पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। क्या 101 गतिरोध को तोड़ने की पहल करना। जो युवक्सी खुश दिखकर ली ने अपने सुझाव दिए। जो युवक्सी इस नकदी गाय को सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की जानी चाहिए। एक और आधा घंटा बीत गया। लवली बिग बैड वुल्फ गिफ्ट एंकर कार्निवल गुना 6664। लवली बिग बैड वुल्फ एंकर कार्निवल गुना 6665 प्रस्तुत करता है। लवली बिग बैड वुल्फ एंकर कार्निवल गुना 6666 प्रस्तुत करता है। ली ने 6666 कार्निवल दिए हैं, जो नकद में 20 मिलियन के बराबर है। दर्शक सुनना थे, वाह 20 मिलियन। क्या भेड़ियों को आखिरकार नहीं रोका जाना चाहिए? हालांकि ली का रुकने का कोई इरादा नहीं था। मैंने देखा कि कार्निवल विशेष प्रभाव जारी रहे। लवली बिग बैड वुल्फ एंकर कार्निवल गुना 6667 प्रस्तुत करता है। लवली बिग बैड वुल्फ गिफ्ट एंकर कार्निवल गुना 6668। लवली बिग बैड वुल्फ गिफ्ट एंकर कार्निवल गुना 6669। लाइव प्रसारण कक्ष में लोग पागल हो रहे थे। ओह माय गॉड, मिस्टर वुल्फ पहले ही 20 मिलियन से अधिक टिप्स दे चुके हैं। क्या ये 30 मिलियन नहीं है? कमाल, आप वुल्फ बॉस कहलाने के योग्य हैं। हर बार जब वह हमला करता है तो यह पृथ्वी बिखरने के लिए बाध्य होता है। एक और आधा घंटा। लवली बिग बैड वुल्फ एंकर कार्निवल गुना 9998 देता है। लवली बिग बैड वुल्फ एंकर कार्निवल गुना 9999 देता है। लवली बिग बैड वुल्फ दूर स्ट्रीमर कार्निवल x 10,000 देता है। ली ने 10,000 कार्निवल टिप्स दिए, नकद में 30 मिलियन के बराबर। लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शक सभी उत्साहित थे। हे भगवान, श्री वुल्फ बहुत घमंडी हैं, उन्होंने सीधे 30 मिलियन का इनाम दिया। मैं वास्तव में लोशी से ईर्ष्या करता हूँ। शुद्ध लाभ 15 मिलियन है। पिछली बार बॉस लैंग ने उसे 20 मिलियन का इनाम दिया था। इस इनाम के साथ ये पहले से ही 50 मिलियन है। ओह माय गॉड, बॉस लैंग लोशी के लिए बहुत अच्छा है। स्वर्ग बहुत अनुचित है। भगवान ने मुझे एक लड़का क्यों बनाया? मैं एक लड़की बनना चाहता हूँ। मैं मिस्टर वुल्फ के साथ रहना चाहता हूँ। विज्ञापन भाई ऊपर दिल मत खोना, आपके पास अभी भी एक मौका है। थाईलैंड जाओ और एक XY सौंदर्य में बदल जाओ। चलो। जो युवक्सी शामिल व्यक्ति पूरी तरह से हैरान था। वह जानती थी कि ली अमीर थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह उसके लिए बहुत अच्छा होगा और उसे 30 मिलियन के रूप में एक इनाम के रूप में दे दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अन्य लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार करता है, वह खुद को अलग तरह से व्यवहार करता है। यह मेरी गलती है कि मैं अभी भी उसके साथ और उसे अनदेखा कर रहा हूँ। यह मेरी सारी गलती है। जब वह इस बारे में सोचता था तो जो युवक्सी ने थोड़ा दोषी महसूस किया। प्रसारण के कुछ और मिनटों के बाद जो युवक्सी के लाइव प्रसारण कक्ष में लोगों की संख्या 150,000 से अधिक हो गई थी। हालांकि उसने लाइव प्रसारण को समाप्त करने के लिए चुना क्योंकि वह ली के साथ एक वीडियो कॉल करना चाहती थी, उसकी उपस्थिति को देखने और उसकी आवाज सुनने के लिए। वह वास्तव में ली से चूक गई। मेरे डियर्स, आज का लाइव प्रसारण यहाँ समाप्त होता है। हम आपको अगली बार देखेंगे। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। एंकर, अगला लाइव प्रसारण क्या है? जो युवक्सी, मैं अब के लिए नहीं जानता। सभी को अलविदा अलविदा। जो युवक्सी के बोलने के बाद उन्होंने तुरंत लाइव प्रसारण को समाप्त कर दिया। ली के पुरस्कारों की लहर ने जो युवक्सी की उनके प्रति अनुकूलता को थोड़ा बढ़ा दिया, लेकिन होटल की घटना के प्रभाव के कारण अनुकूलता कम हो गई। केवल 5 अंक। कब्जा लक्ष्य जो युवक्सी, अनुकूलता जोड़ 5, वर्तमान अनुकूलता 75 अंक। उसी समय ली जो बीजिंग में बहुत दूर थे को भी एक सिस्टम अधिसूचना मिली। जो युवक्सी ने लाइव प्रसारण को इतनी जल्दी समाप्त कर दिया कि लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में दर्शकों ने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी थी। वे अभी भी संतुष्ट नहीं थे और केवल उपशीर्षक के साथ संदेश छोड़ सकते थे। धिक्कार है, प्रसारण को समाप्त करने के लिए सहपाठी युवक्सी इतना चिंतित क्यों है? क्या आप यह नहीं देख सकते हैं कि यह पहले से ही चार्ट पर हावी है? क्या आप बस कुछ समय के लिए प्रसारण जारी नहीं रख सकते हैं? इसे भूल जाओ। क्या आप देख नहीं सकते? लोशी हवा से उतरने और श्रीलैंग के साथ डेट पर जाने की जल्दी में होना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है। मिस्टर वुल्फ बड़ा विजेता है। मैं मंदारिन बतख या अमरता से ईर्ष्या नहीं करता। मैं हर दिन भेड़ियों से ईर्ष्या करता हूँ। निश्चित रूप से। बाद में जो युवक्सी ने लाइव प्रसारण समाप्त किया, उन्होंने ली से संपर्क किया। जो युवक्सी के 3 रूममेट भी थे। उसके प्रसारण को देखने के बाद वे ली से संपर्क करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। रूममेट लिंशी ने मुस्कुराया और कहा, वाह, हमारे सहपाठी युवक्सी अब उस पर पागल नहीं है। जो युवक्सी, मैं अभी भी उससे नाराज हूँ, लेकिन पहले की तरह गुस्से में नहीं। आपके रूममेट तियान ने कहा, बेशक आपने कहा कि उसने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, लेकिन उसने आपको एक शब्द कहे बिना 1 और 30 मिलियन दिया। आप इस तरह के एक आदर्श आदमी को कहां पा सकते हैं? योशी, आपको उस पर पकड़ करनी चाहिए और उसे अन्य फूहों से दूर नहीं होने देना चाहिए। इस बिंदु पर जो युवक्सी ने थोड़ा निराश महसूस किया और कहा, अफसोस, उसके चारों ओर काफी घोटाले हैं। रूममेट ल्यूमो ने कहा, योशी, जो परवाह करता है कि यह एक घोटाला है या नहीं, हम सभी देख सकते हैं कि ली वास्तव में आपके लिए भावनाएं हैं। घोटालों में शामिल अन्य लड़कियों में से कौन सी कमाई है? इसके अलावा उसने आपको पैसे से बाहर नहीं किया या एसेक्स? ये सिर्फ कुछ गपशप है। इसके बारे में एक बड़ी बात मत करो। उद्धरण चिन्ह। लेकिन जो युवक्सी वास्तव में कहना चाहता था, लेकिन वांग शुई ने 2 लड़कियों के साथ एक होटल में जांच की। क्या उसे बहुत मजा आ रहा था? विज्ञापन। हालांकि जो युवक्सी ने इसे जोर से नहीं कहा और उसने अपने रूममेट्स को इस मामले के बारे में नहीं बताया। ठीक है, ये कहना बंद करो। लेकिन युवक्सी, अगर आप पहल नहीं करते हैं तो हम सभी आपके साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। चलो उसे एक वीडियो कॉल दें। तीनों रूममेट्स ने मजाक में कहा। जो युवक्सी ने सिर हिलाया, ली की प्रोफाइल चित्र पाया और उसे एक वीडियो कॉल किया। जल्द ही वीडियो जुड़ा हुआ था। जो युवक्सी के पास कहने के लिए 1000 चीजें थी, लेकिन जिस क्षण उसने ली को देखा, वह अब कुछ भी नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि उसने ली को होटल में लेते देखा था। क्या वह अभी भी उन 2 लड़कियों के साथ है? क्या ऐसा हो सकता है कि वे पहले से ही हैं? क्या यह एक और नई लड़की हो सकती है? कई विचार जो युवक्सी के दिमाग में पॉप अप हुए। वह एक शब्द कहे बिना ली को खाली कर दिया। ली मुस्कुराई और कहा, युवक्सी, लंबे समय से नहीं देखा, क्या गलत है? क्या आप मेरी सुंदरता से स्तब्ध हैं? ली ने अजीबता को तोड़ दिया। जो युवक्सी आखिरकार अपने इंद्रियों पर वापस आ गई और कहा, लंबे समय तक कोई नहीं देखा गया। वीडियो में जो युवक्सी का खूबसूरत चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वह अपने सिर को थोड़ा कम करती है और उसकी आंखें जटिल भावनाओं के साथ चमकती हैं, जिसमें कृतज्ञता, अपराध, संदेह और अगोचर शर्मीलेपन का संकेत शामिल है। ली में वह बोलने में संकोच करती थी, जैसे कि वह नहीं जानती थी कि कहां से शुरू करें। दोनों ने एक दूसरे को एक पल के लिए देखा, जैसे कि हजारों शब्दों को चुपचाप व्यक्त किया गया था। ली को पता था कि उसे अभी भी उस घटना से परेशान होना चाहिए, अन्यथा उन्होंने 30 मिलियन नहीं फेंके और केवल उनकी अनुकूलता 5 अंक बढ़ा दी। ऐसा लगता है कि यह चीजों को स्पष्ट करने का समय है, अन्यथा जो युवक्सी हमेशा उसके दिल में एक शिकायत रखेगी और उसे सफलतापूर्वक जीतना मुश्किल होगा। ली ने यह कहने की पहल की, योशी, मैं देख रहा हूं कि आप हाल ही में मेरे प्रति काफी दूर हैं। क्या आपके दिमाग में कुछ है? जो युवक्सी ने एक पल के लिए सोचा और पूछा, अब आप कहां हैं? ली ने अनुमान लगाया कि वह शायद उस मामले के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन सीधे पूछना मुश्किल था, इसलिए उसने जवाब दिया, मैं होटल में हूँ। जो युवक्सी, ओह, आप डॉर्मिटरी में क्यों नहीं हैं? आप फिर से होटल में क्यों जा रहे हैं? ली, मैं भी डॉर्मिटरी में रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास एक होटल में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मैं बीजिंग की व्यावसायिक यात्रा पर हूँ। जो युवक्सी को नहीं पता था कि ली अभी तक राजधानी में गए थे, इसलिए उन्होंने पूछा, ओह, आप राजधानी में गए थे? ली, हाँ, यहाँ एक मरीज है, वह ठीक होने के बाद बाहर शहर लौट आएगा। जो युवक्सी, क्या मरीज? क्या आपको जाना है? ली, यह एक जटिल मामला नहीं था, बस एक आम देर से चरण का लीवर कैंसर था।
उपचार के 1 सप्ताह से अधिक के बाद वह पूर्ण स्वास्थ्य पर वापस आ गया है। जो युवक दम रह गई। विज्ञापन अध्याय 102 उसके साथ खाता सुलझाएं। देयर स्टेज लिवर कैंसर, क्या यह एक मुश्किल और जटिल बीमारी नहीं है? क्या आप वातावरण का अध्ययन नहीं कर रहे हैं? जो युवक ने संदेह से पूछा। हाँ, मानव शरीर के अंदर का पर्यावरण भी एक वातावरण है, इसे प्रबंधित भी किया जा सकता है। ली ने आधा मजाक करते हुए कहा। जो युवक ने पाउट किया, अपने कूल्हों पर हाथ रखो और गुस्से में कहा, मुझे बाधित मत करो, मैं गंभीर हूँ। क्या आप बीमारियों को ठीक कर सकते हैं? ली हाँ, मैं या तो डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। क्या आप पारंपरिक थक्सिया मेडिसिन के शानचिन विश्वविद्यालय में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं? जो युवक वास्तव में हैरान था। वह हाल ही में नाराज था और ली पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। किसने सोचा होगा कि वह वास्तव में पारंपरिक थक्सिया चिकित्सा के प्रोफेसर थे? जो युवक के रूम में स्वाभाविक रूप से उनकी बातचीत सुन सकते थे। किसी ने तुरंत खोज करना शुरू कर दिया। जल्द ही उन्होंने ऑनलाइन खबर देखी कि शिनचेन यूनिवर्सिटी ऑफ पारंपरिक थक्सिया मेडिसिन ने ली को एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर के रूप में काम पर रखा था। उन्होंने अपने मोबाइल फोन पर एक स्क्रीनशॉट लिया और इसे जो युवक के सामने लहराया। जो युवक ने ऊपर देखा और स्तब्ध था। आप वास्तव में बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, यह आश्चर्यजनक है, जो युवक ने ईमानदारी से कहा। उसी समय उसने महसूस किया कि वह ली को अच्छी तरह से नहीं जानती थी। उसके पास कितने रहस्यों के बारे में पता नहीं है। ये ली वास्तव में एक खजाना लड़का है। वह मुझे हर बार एक आश्चर्य देता है। ये सोचकर जो युवक की ली के प्रति अनुकूलता थोड़ी अधिक हो गई। कब्जा लक्ष्य जो युवक अनुकूलता जोड़ 5, वर्तमान अनुकूलता 80 अंक। जब उन्हें सिस्टम नोटिफिकेशन साउंड मिला तो ली को खुशी हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह थोड़ी देर के बाद अपनी पहचान का खुलासा करके एहसान हासिल कर सकती है। हालांकि जो युवक की अनुकूलता पहले 90 अंक तक पहुंच गई थी, लेकिन होटल के कमरे की घटना के बाद ये 70 अंक तक गिर गया। अब भी ये केवल 80 अंक तक बढ़ गया है, जो अभी भी पहले की तुलना में 10 अंक कम है। हमें कड़ी मेहनत करते रहना होगा। ली ने कहा, तारीफ के लिए धन्यवाद। अफसोस, मैं वास्तव में असहाय भी हूँ। जो युवक की जिज्ञासा को पिक किया गया था और उन्होंने पूछा, आप इतने असहाय क्यों हैं? आपने अभी तक विश्वविद्यालय से स्नातक नहीं किया है और आप पहले से ही प्रोफेसर बन गए हैं और आप अभी भी असहाय हैं। ली हाँ, आप अभी नहीं जानते हैं। मैं आपको कुछ तस्वीरें भेजूंगा और आपको पता चल जाएगा कि जब आप उन्हें देखेंगे मैं वास्तव में असहाय हूँ। ओह ठीक है, इसे मेरे पास भेजें और मुझे एक नजर रखने दें। जो युवक ने जवाब दिया। ली ने तुरंत उन तस्वीरों को अग्रेषित किया जो ली जियांगवान ने उन्हें जो युवक के पास भेजा था। विज्ञापन चित्रा 1, चित्रा 2, चित्रा 3, चित्रा 6। जो युवक ने करीब से नजर डाली और पाया कि यह एक प्रशंसा दस्तावेज और एक पुरस्कार प्रमाण पत्र था। इस साल माउंटेन सिटी के शीर्ष 10 सबसे छूने वाले नागरिक। जो युवक ने पूछा, क्या चल रहा है? क्या आप वर्ष के शीर्ष 10 सबसे छूने वाले नागरिकों में से एक हैं? ली ने अपने हाथ फैलाए और कहा, हाँ, कुछ दिनों पहले मैं एक नायक था और संकट में एक डैमी को बचाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं जिन लुटेरों को घायल कर रहा था वे 10 साल पहले से एक अनसुलझी हत्या के मामले में संदिग्ध थे। क्योंकि मैं एक नायक था और संकट में डैमी को बचाया था, वे गलती से पुलिस द्वारा पकड़े गए थे। पुलिस ने एक बड़ा मामला हल किया, इसलिए उन्होंने मेरी सराहना करने का फैसला किया। मैं प्रसिद्ध नहीं होना चाहता, नहीं, मैं एक अच्छा नागरिक बनना चाहता हूं जो माउंटेन सिटी को स्थानांतरित करता है। मैं सिर्फ एक इंटरनेट टाइकून बनना चाहता हूं। लियोशी, क्या आपको लगता है कि मैं असहाय महसूस करता हूं? जो युवक अवाक था। क्या इसे असहायता भी कहा जाता है? ये बहुत वर्षाय है। आज कोई चैटिंग नहीं है। हालांकि ली ने जानबूझकर जो युवक को हीरो सेव द ब्यूटी की प्रमुख जानकारी का खुलासा किया और सफलतापूर्वक उसका ध्यान आकर्षित किया। जो युवक ने पूछा, आपने एक नायक की तरह काम क्यों किया और सुंदर को बचाया? लड़की, क्या आपको चोट लगी? ये सुनकर ली ने तुरंत अपनी छाती को अपने हाथों से ढक दिया और कहा, मैं घायल हो गया हूँ, बहुत गंभीरता से। जो युवक तुरंत नर्वस हो गया और पूछा, तुम कहाँ घायल हो? अब तुम कैसे हो? मुझे देखने दो। जो युवक को उसकी देखभाल करते हुए देखकर ली ने खुद को मुस्कुराया और कहा, मेरा दिल आहत है। जो युवक ने अपने पैरों पर मुहर लगाई और कहा, नफरत है। क्या आप मुझे फिर से चिढ़ाते हैं? मैं गंभीर हूँ। ली, मैं भी गंभीर था। आप नहीं जानते, उस रात किसी ने यामाशिरो यूनिवर्सिटी ऑफ फाइन आर्ट्स की एक खूबसूरत लड़की को लूट लिया। मैंने उसे बचाया और एक बयान देने के लिए उसके साथ पुलिस स्टेशन गया। बाद में उसकी बहन उसकी तलाश में आए, लेकिन वे दोनों कॉलेज के छात्र थे। जब वे पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गए तो बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वे वापस स्कूल नहीं जा सकते थे। इसलिए उन्हें एक होटल में रहना पड़ा। रात में वे डर गए और जोर देकर कहा कि मैं उनकी अधिक रक्षा करता हूँ। मुझे लगा कि मैं अंत तक एक अच्छा इंसान बनूंगा, इसलिए मैं उन्हें एक होटल में ले गया और उनके कमरे के लिए भुगतान किया। कौन जानता था कि मुझे स्कूल से पता था कि कोई व्यक्ति हमें देखा और सोचा कि मैं एक बुरा व्यक्ति था। 2 लड़कियों को एक होटल में ले गया। तुम्हें नहीं पता, मैं अन्यायपूर्ण रूप से मर गया। ली हलकों में घूमे और आखिरकार उन्होंने कहा कि कैसे उन्होंने होटल में जांच की। जो युवक ने ध्यान से सुना और चीजों की उम्मीद नहीं की। क्या वह परिचित वांग शुई है? जो युवक ने पूछा। ली ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह वांग शुई है जिसने पहले आपका पीछा किया था। वह एक लड़की को एक होटल में ले गया और सोचा कि मैं उसके जैसा ही था। मैं उसे कुछ भी समझाने के लिए बहुत आलसी था। मैं उसे खड़ा नहीं कर सकता। जो युवक तो आप 2 लड़कियों को एक होटल में जांचने के लिए ले गए और उस रात कुछ भी नहीं हुआ? ली ने मजाक में कहा, किस तरह की कहानी हो सकती है? अगर वास्तव में एक कहानी है तो यह एक दुर्घटना होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि मैं सुंदर हूं और मैं मानता हूं कि मैं आपको बिट्स के लिए मंत्रमुग्ध कर देता हूं, लेकिन क्या 2 बहनों को एक ही समय में मेरे द्वारा मंत्रमुग्ध किया जा सकता है? जो युवक ने चटाया और कहा, आप बस कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, 2 लड़कियां हैं। जो नायक ब्यूटी को बचाता है वह खुद को देने के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन उसकी बहन ऐसा नहीं करेगी। ली अब जब आप इसका उल्लेख करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं एक नुकसान में हूँ। विज्ञापन जो युवक आपके साथ क्या गलत है? ली, आपने कहा कि मैं एक नायक था और सुंदरता को बचाया, इसलिए उसे खुद को मुझे देना चाहिए था, लेकिन वह अभी तक नहीं है। यह मेरे लिए कोई नुकसान नहीं है। जो युवक इसे नफरत है। गंभीरता से, आप कब तक राजधानी में रहने जा रहे हैं? ली, इसमें शायद कुछ दिन लगेंगे। ल्यूकेमिया के साथ 1 सहित 2 मरीज लगभग ठीक हो गए हैं। जो युवक आप आदमी, मुझे ये भी नहीं पता कि क्या आप कहते हैं कि आप क्या कहते हैं या गलत है। उन्नत यकृत कैंसर, ल्यूकेमिया, ये टर्मिनल बीमारियां नहीं है। आप उन्हें इतनी आसानी से इलाज क्यों कर रहे हैं? ली, बेशक मैं एक चमत्कार डॉक्टर हूँ। जो युवक दूर जाओ, तुम बहुत तुच्छ हो। अनिच्छा से फोन को लटकाने से पहले दोनों ने 10 मिनट से अधिक समय तक बातचीत की। जो युवक ली के साथ वीडियो चैटिंग कर रहा था और उसके 3 रूममेट बहुत ध्यान से सुन रहे थे। फोन को लटकाने के बाद उनमें से तीनों ने कहा, लियोशी, आपको एक खजाना मिला है। ये ली कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बिल्कुल, वह बहुत समृद्ध, सुंदर है। न्याय की इतनी मजबूत भावना है और यहाँ तक कि बीमारियों को ठीक कर सकता है। वह वास्तव में हमारा आदर्श आदमी है। लियोशी, मैं इसे अब और नहीं पकड़ सकता। मैं वास्तव में चाहता हूँ कि वह मुझ पर जांच करे, ये देखने के लिए कि क्या मेरे पास डिस्चार्ज में वृद्धि है। जो युवक ने शर्माया और कहा, दूर जाओ, तुम सब गंभीर हो। 4 लड़कियों ने थोड़ी देर के लिए खेली, फिर जो युवक ने शांत किया और इसके बारे में सोचा। मुझे लगता है कि मैंने पहले ली को गलत समझा। मुझे लगा कि चित्रों ने सच्चाई का खुलासा किया। जब मैंने उसे 2 लड़कियों के साथ एक होटल में जांच करते देखा तो मुझे लगा कि वह एक प्लेबॉय और एक स्कंबैग है। कौन जानता था कि वह लड़कियों को बचाने वाला एक नायक था? कौन लगता था कि दूसरे पक्ष के पास होटल में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और वे वापस स्कूल नहीं जा सकते थे।
सब कुछ गलत है। मैंने ली को गलत तरीके से दोषी ठहराया। इस बारे में सोचते हुए जोल योक्सी की ली के प्रति अनुकूलता तेजी से बढ़ गई। कब्जा लक्ष्य जोल योक्सी अनुकूलता जोड़ 5। कब्जा लक्ष्य जोल योक्सी अनुकूलता जोड़ 5। वर्तमान अनुकूलता 90 अंक। ली के प्रति जोल योक्सी की अनुकूलता 90 अंकों पर लौट आई। सिस्टम प्रॉम्प्ट साउंड प्राप्त करने के बाद ली मुस्कुराया। होटल बुकिंग की घटना के प्रभाव को आखिरकार हल किया गया है। जब आप अगली बार किसी लड़की को होटल के कमरे में ले जाते हैं तो सावधान रहें, अन्यथा ये वास्तव में परेशानी भरा होगा यदि आप परिचितों द्वारा देखे जाते हैं। ली को राहत मिली थी, लेकिन जोल योक्सी बहुत गुस्से में था। वह ली पर नाराज नहीं था, लेकिन वांग शुई पर। वह वांग शुई के साथ स्कोर का निपटान करना चाहती है। विज्ञापन अध्याय 103। जियो शुई उदास है। जोल योकी सोचते थे कि वांग शुई एक अच्छे वरिष्ठ थे, लेकिन कौन जानता था कि वह अंदर से बहुत अंधेरा था। यदि आप मुझे पकड़ नहीं सकते हैं तो आओ और ली को बदनाम कर दो। उनकी बदनामी के कारण मुझे ली के बारे में इतनी गहरी गलतफहमी थी। अगर उसने आज गलती से यह नहीं कहा होता तो गलतफहमी मेरे जीवन के बाकी हिस्सों के लिए जारी रही होगी। यह अधिक संभावना है कि आप ली के साथ अपने भाग्य को याद करेंगे। वह ये कैसे कर सकता है, ये वास्तव में असहनीय है। इस बारे में सोचते हुए जोल योक्सी ने तुरंत वांग शुई का फोन नंबर पाया और उसे बुलाया। वैसे वांग शुई वर्तमान में एक नया हिट गेम ब्लैक मिथ वुकोंग खेल रहा है। उन्होंने लगातार 5 दिनों तक कड़ी लड़ाई लड़ी और आखिरकार स्तर को पारित करने वाले थे। अंतिम चरण में तियानिंग शेष शरीर और वुकोंग के विचारों के खिलाफ लड़ता है। यदि आप जीतते हैं तो आप खेल पूरा करेंगे। वांग शुई इतना उत्साहित था कि उसने गेम कंट्रोलर को लगभग तोड़ दिया। जाओ उसे मारो, वांग शुई ने गेम खेलते समय चिल्लाया। अचानक उसका सेल फोन बज गया। बीप बीप बीप। ये कौन है? मुझे खेल खेलने से परेशान मत करो, मैं लगभग इसके साथ काम कर रहा हूँ। स्तर को पारित करने के लिए वांग शुई ने अपना फोन वाइब्रेट मोड में सेट किया। हालांकि थोड़ी देर के झटके के बाद फोन फिर से बज गया। बीप बीप बीप। बीपिंग साउंड कष्टप्रद लगा है। बेवकूफ, तुम अभी तक नहीं किया गया हो, क्या तुम हो? वांग शुई ने अंदर की ओर शाप दिया और फोन को लटकाने वाला था। हालांकि जब उन्होंने फोन करने वाले को देखा तो वांग शुई ने तुरंत परेशान हो गए। जोल योक्सी, ये शनचेन विश्वविद्यालय की कैंपस ब्यूटी देवी जोल योक्सी निकली जिसने उसे बुलाया। वांग शुई उत्साहित था। उत्साहित? क्या देवी आखिरकार मेरे द्वारा चली गई? वांग शुई ने जल्दी से खेल को रोक दिया, एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज को स्थिर और कोमल बनाने की कोशिश की। हेलो लुओशी, आप मुझे अचानक क्यों बुला रहे हैं? फोन के दूसरे छोर पर जोल योक्सी की आवाज थोड़ी ठंडी थी। वांग शुई, आपने जानबूझकर ली की बदनामी की और मुझे उसे गलत समझा। क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता? जोल योक्सी की आवाज असंतोष और क्रोध से भरी थी। विज्ञापन। वांग शुई का दिल कड़ा हो गया, ये सोचकर कि यह अच्छी बात है, लेकिन उसने जोल योक्सी से उम्मीद नहीं की कि वह उससे सवाल करेगा। उन्होंने चालाकी से तर्क दिया। लुओशी, आप गलत समझा। मैं जानबूझकर उसे कैसे बदनाम कर सकता हूँ? जोल योक्सी, क्या आप कह रहे हैं कि उसने 2 लड़कियों के साथ एक होटल में जांच की है? मुझे वह फोटो दें जो उसने मुझे भेजा था। वांग शुई, हाँ, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। क्या मैं नहीं था? जोल योक्सी, हम्फ, आप बहुत मतलबी हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है। ली ही उनकी मदद कर रहा है, समझे? क्या आपको लगता है कि ली आपकी तरह है? लड़कियों को एक होटल में ले जाना है जो चारों ओर गड़बड़ करने के लिए है। वांग शुई उलझन में था। क्या चल रहा है? यह एक निश्चितता है कि वह 2 लड़कियों को एक होटल में जांचने के लिए ले गया। ली, ये इसके साथ कैसे ठीक हो सकता है? लुओशी, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। आप मुझ पर क्यों विश्वास नहीं करते? एक लड़का एक लड़की को एक होटल में ले गया। अगर यह नहीं था तो यह और क्या हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि वे सिर्फ एक साथ बैठे थे और चैट कर रहे थे? वाह, जोल योक्सी बहुत गुस्से में था और कहा, अपने गंदे विचारों के साथ ली के बारे में मत सोचो। ठीक है, अगर मैं आपको बताता हूं तो भी आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इसे उस पर छोड़ दें। वांग शुई, भविष्य में मुझसे संपर्क न करें किसी भी परिस्थिति में। वांग शुई ने घबराकर कहा। लुओशी, क्या चल रहा है? इसे स्पष्ट रूप से समझाएं। जोल योक्सी, कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, बस अपना ख्याल रखें। मैं आपको दूसरों की निंदा करने के लिए घृणा करता हूं। ये कहने के बाद जोल योक्सी ने फोन को सीधे लटका दिया और उसे अपने मोबाइल नंबर और वीचैट दोनों को अवरुद्ध कर दिया। वांग शुई अवाक था। थोड़ी देर के लिए एक कटौती में खड़े होने के बाद उसने तुरंत जोल योक्सी को बुलाया। ये पता चला कि जैसे ही मैंने इसे डायल किया, कॉल को काट दिया गया। कई बार नंबर पर कॉल करने के बाद वांग शुई उदास हो गए। बकवास, उसने मुझे अवरुद्ध कर दिया। वांग शुई छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और जोल योक्सी को एक और वीचैट संदेश भेजा। नतीजतन एक बड़ा लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह दिखाई दिया। पर निर्भर वांग शुई अवाक था और उसका वीचैट अवरुद्ध हो गया था। आहे ली, आप बीत आराम दी। मैंने स्पष्ट रूप से आपको 2 लड़कियों को एक होटल में ले जाते हुए देखा और आप अभी भी इसे चारों ओर मोड़ने में कामयाब रहे। मैं बहुत बीत आराम दी ऑफ। वांग शुई इतना क्रोधित था कि उसके हाथ हिल रहे थे। उन्होंने ली से निपटने के लिए एक और अवसर खोजने के लिए अपना मन बना लिया। भले ही वह जोल योक्सी का पीछा करने के लिए नहीं था, उसे अपना गुस्सा उठाना पड़ा। जोल योक्सी ने उसे फोन किया और उसे डांटा और उसे अवरुद्ध कर दिया। वह खेल को पूरा करना चाहता था, लेकिन अब उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। खेल को फिर से शुरू करने के बाद वह कुछ चालों में सन वुकोंग के शेष निकाय द्वारा मारा गया था। वांग शुई इतना क्रोधित था कि उसने अपने खेल नियंत्रक को लगभग फेंक दिया। मैंने लगातार कुछ और गेम खेले, लेकिन मैं पहले की तुलना में बहुत खराब था और ब्लैक बियर मॉन्स्टर को भी नहीं हरा सकता था। विज्ञापन। वांग शुई की मानसिकता ढह गई और वह थोड़ा उदास लगा। वांग शुई को एक सबक देने और उसे पूरी तरह से अवरुद्ध करने के बाद जोल योक्सी ने बहुत बेहतर महसूस किया। उसने ली को एक और वेच्छा संदेश भेजा। आप शनचेन कब लौट सकते हैं? ली, मुझे लगभग 1 सप्ताह में वापस जाने में सक्षम होना चाहिए। जोल योक्सी, ठीक है, मेरा जन्मदिन 1 सप्ताह में है, आपको मेरे जन्मदिन की पार्टी में आना चाहिए। ली आश्चर्यचकित था। क्या 1 सप्ताह में जोल योक्सी का जन्मदिन है? आपको उपस्थित होना चाहिए। कोई बात नहीं, ये हमारे सहपाठी योक्सी की जन्मदिन की पार्टी है और मुझे उपस्थित होना है। वैसे ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? क्या आपने एक स्थल बुक किया है? जोल योक्सी ने शर्माया और जवाब दिया, हमने अभी तक एक स्थल पर फैसला नहीं किया है। क्या हम इसे विला में पकड़ सकते हैं? ली, बेशक, यह आप पर निर्भर है। जोल योक्सी, ये कैसे हो सकता है? विला आपका है। बेशक, मुझे आपसे पूछना है। ली, विला आपके नाम पर है, इसलिए आप मालिक हैं। वैसे क्या हम अभी आगे बढ़ सकते हैं? हम कब आगे बढ़ सकते हैं? जोल योक्सी, मैं इसे अगले कुछ दिनों में साफ करूंगा और जन्मदिन की पार्टी से पहले अंदर जाऊंगा। ली, ठीक है। जोल योक्सी, वैसे जब आप वापस आते हैं तो कृपया मुझे अपनी उड़ान की जानकारी भेजें ताकि मैं आपको हवाई अड्डे पर उठा सकूं। ली, कोई समस्या नहीं है। अगले कुछ दिनों में ली ने खुद को जो मेई की मां और झांग येफी के इलाज के लिए समर्पित किया। जो मेई की मां को 1 या 2 दिन में पूरी तरह से ठीक होने की उम्मीद है। झांग येफी 10 दिनों से अधिक समय से उपचार प्राप्त कर रहा था। ये देखते हुए कि समय लगभग समाप्त हो गया था, ली ने झांग येफी को उसके शरीर में सभी कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने के लिए मजबूत करने की एक और लहर देने का फैसला किया और उसे अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से ठीक करने की अनुमति दी। उसी समय इस अवसर का लाभ उठाएं कि झांग येफी के साथ अधिक निकट संपर्क रखें और उसके प्रति मेरी अनुकूलता बढ़ाने का प्रयास करें। इस दिन झांग येफी की पल्स लेने के बाद झांग गुआंगू और उनकी पत्नी ने पूछा, प्रोफेसर ली, फेफी की स्थिति कैसी है? ली ने गहरा होने का नाटक किया, फिर कहा, ठीक है, 10 दिनों से अधिक के उपचार के बाद येफी के शरीर में 90% कैंसर कोशिकाएं गायब हो गई हैं। हालांकि अभी भी कुछ जिद्दी कैंसर हैं कोशिकाओं को जिन्हें विशेष एक्यूपॉइंट मालिश विधियों का उपयोग करके पूरी तरह से मिटाने की आवश्यकता है।
झांग गुआंगयू एक्यूपॉइंट मसाज। यह विधि क्या है? ली यी एक्यूप्रेशर मसाज काफी जटिल है, लेकिन सरल शब्दों में ये शरीर की क्षमता को जगाने के लिए एक्यूप्रेशर और मसाज तकनीकों को जोड़ती है, जीवन शक्ति को सक्रिय करती है, शरीर को खुद को मरम्मत करने की अनुमति देती है और पूरी तरह से कैंसर कोशिकाओं को मारती है। झांग गुआंगू, क्या यह एक अच्छा अनुमान है? ली यी, जब तक फेफी सहयोग करता है, मैं 100% आश्वस्त हूँ। इसके अलावा इलाज के बाद उसे फिर से कैंसर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। झांग गुआंगयू और उनकी पत्नी यह सुनते ही खुश थे। उन्होंने कहा, महान, मैं आपको परेशान करूंगा प्रोफेसर ली, हमें क्या करना चाहिए? ली यी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फेफी को मानसिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता है। झांग यफी ने पूछा, प्रोफेसर ली, क्या यह मुश्किल है? ली यी, यह न तो मुश्किल है और न ही आसान है। यह मुश्किल है क्योंकि मैं एक्यूप्रेशर मसाज तकनीकों में कुशल हूँ, इसलिए यह आसान है। यह मुश्किल है क्योंकि आपको नग्न होना होगा और इसे करने के लिए जागना होगा, अन्यथा ये काम नहीं करेगा। झांग यफी का चेहरा लाल हो गया। विज्ञापन अध्याय 104। कृपया धैर्य रखें, कोई कपड़े नहीं, क्या जागते समय ये किया जाना है? यह इसका मतलब यह नहीं है कि प्रोफेसर ली मेरे बारे में सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कितना शर्मनाक। ली यी ने कहा, इसलिए मेरे लिए ये कहना मुश्किल है। बेशक आप इसे नहीं करने के लिए चुन सकते हैं, लेकिन कैंसर कोशिकाओं को मिटाया नहीं जा सकता है। वास्तव में ऐसी कोई चीज नहीं है। मरीज जागते समय कपड़े और मालिश नहीं पहनने का विचार सिर्फ ली यी है, जो बेईमान डॉक्टरों की चाल की नकल कर रहा है। अंत में उन्होंने कहा कि इस बीमारी को ऐसा किए बिना नहीं मिटाया जा सकता है। ऐसा लगता है कि आपके पास एक विकल्प है, लेकिन वास्तव में आपके पास कोई विकल्प नहीं है। निश्चित रूप से झांग गुआंगयू और उनकी पत्नी यह सुनने पर चिंतित हो गए और सलाह दी, फीफी, ये ठीक है। प्रोफेसर ली एक दयालु डॉक्टर है और यह सब आपके अपने अच्छे के लिए है। यह सही है। एक्यूप्रेशर मालिश के बाद आपके शरीर में कैंसर कोशिकाओं को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है और आपको फिर से कैंसर कभी नहीं मिलेगा। कितना अद्भुत है। जब झांग यफी ने यह सुना तो उसके गाल सूर्यास्त चमक के रूप में लाल हो गए और उसे मिश्रित भावनाओं को महसूस हुआ। वह अपनी बीमारी की गंभीरता के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ थी। यदि यह प्रोफेसर ली के लिए नहीं होता तो वह मर चुकी होती। झांग यफी ने समझा कि यह पूरी तरह से बीमारी से छुटकारा पाने का एकमात्र मौका था। अपने माता पिता की उम्मीद के टकटकी के तहत उसने अपने दांतों को पीस लिया और अंत में सिर हिलाया। उसकी आवाज एक मच्छर के रूप में पतली थी, जैसा कि उसने कहा, मैं करता हूँ। ये देखकर ली यी को गुप्त रूप से प्रसन्न किया गया था। ये पता चला कि दिनचर्या वास्तव में प्रभावी थी। हालांकि ली यी शांत रहे, एक डॉक्टर की व्यावसायिकता और गंभीरता को बनाए रखते हुए। ठीक है, तो चलो कल सुबह की मालिश करते हैं। अगले दिन सुबह 9 बजे ली यी, झांग यफी, झांग गुआंगयू और झांग यफी की मां यांग योक्सिया सभी कमरे में थे। ली यी ने कहा, मैं और अधिक नहीं कहूंगा, मैंने पहले ही इसे कहा था। चलो एक पल में शुरू करते हैं। झांग यफी एक कुंवारी और स्वाभाविक रूप से बहुत शर्मीली है। मां, तो तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रहो। ली यी ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, कोई बाहरी व्यक्ति आपके साथ नहीं हो सकता है, अन्यथा यदि आप विचलित हो जाते हैं और गलत एक्यूपॉइंट को दबाते हैं तो आपके सभी प्रयास बर्बाद हो जाएंगे। हमें पूर्ण चुप्पी की आवश्यकता है और आप भी बात नहीं कर सकते हो। झांग यफी थोड़ा भ्रमित था। वह उसकी अपनी मां भी उसके साथ नहीं हो सकती थी। तब आप और प्रोफेसर ली कमरे में होंगे। आपने अपने सभी कपड़े भी उतार दिए। कितना शर्मनाक। झांग यफी का चेहरा एक शरद ऋतु सेब के रूप में लाल था। झांग गुआंगू ने कहा, प्रोफेसर ली सही है, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। लुक्सिया, आप और मैं बाद में बाहर जाऊंगा। यांग लुक्सिया, फीफी, मां दरवाजे के बाहर आपका इंतजार कर रही है। झांग यफी के पास सिर हिलाकर और कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है ली यी, ये बहुत जल्दी है, उपचार शायद आगे में खत्म हो जाएगा बेटा। हालांकि झांग गुआंगयू और उनकी पत्नी थोड़ी चिंतित थे, फिर भी वे निर्देश के अनुसार कमरे से बाहर निकल गए और ध्यान से ली यी में ट्रस्ट से बाहर दरवाजे को बंद कर दिया। विज्ञापन ली यी और झांग यफी कमरे में केवल बचे थे। हवा जमने लग रही थी और झांग यफी इतनी घबराई हुई थी कि वह लगभग अपने दिल की धड़कन सुन सकती थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, एक गहरी सांस ली और उसके दिल को शांत करने की कोशिश की। ली यी धीरे धीरे उसके ऊपर चले गए और फुसफुसाए, फीफी, आराम करो, मुझे विश्वास करो। हालांकि यह प्रक्रिया थोड़ी विशेष है, मैं आपकी सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करूंगा। अपने कपड़े और स्कर्ट उतारें और बिस्तर पर लेट जाएं। हालांकि झांग यफी शर्मीली थी, फिर भी उसने जैसा बताया गया था वैसा ही किया था। धीरे धीरे अपने कपड़े उतारकर नग्न लेट गए। हालांकि वह अभी भी शर्मीली और असहज महसूस करती थी, वह जानती थी कि यह उसके स्वास्थ्य और उसके भविष्य के लिए था। जब उसने देखा तो ली यी लगभग एक नाक से बनी थी। झांग यफी का आंकड़ा वास्तव में अद्भुत है। इससे पहले झांग यफी कैंसर के देर से चरण में था और उपस्थिति प्रणाली ने उसे 91 का स्कोर दिया। 10 दिनों से अधिक के उपचार के बाद वह लगभग पूरी तरह से ठीक हो गई। अब मेकअप के बिना झांग यफी की उपस्थिति 95 है, जो वास्तव में अविश्वसनीय रूप से सुंदर है। ली यी ने कुछ नजरें दी, जिससे झांग यफी और भी शर्मिंदा हो गए। प्रोफेसर ली, आपने अभी तक शुरू क्यों नहीं किया है? ये बहुत शर्मनाक है। हालांकि वह शर्मिंदा महसूस करती थी, झांग यफी की ली यी के प्रति अनुकूलता फिर से मालिश शुरू होने से पहले फिर से बढ़ गई। सुधार लक्ष्य झांग यफी, अनुकूलता जोड़ 5, वर्तमान अनुकूलता 65 अंक। अनुकूलता की जानकारी ली यी के दिमाग में सिंक्रोनाइज की गई थी। ली यी एक पल के लिए दम रह गया, फिर इसका मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया। लड़कियों, विशेष रूप से जिनके पास प्यार में कोई अनुभव नहीं है, वे सोचेंगे कि आप उनके दिलों के नीचे से उसके लिए एक हैं। जब आप उसके साथ अंतरंग शारीरिक संपर्क करते हैं या उसके शरीर को देखते हैं, मैं अपने दिल के नीचे से आपके बारे में अच्छा महसूस करूंगा। इसलिए ली यी ने सिर्फ झांग यफी को देखा और उसकी अनुकूलता रेटिंग में 5 अंक बढ़ गए। बेशक यदि आप हिंसा का उपयोग करते हैं तो यह एक और मामला है। हालांकि वास्तविक जीवन में कुछ मेलोड्रामेटिक घटनाएं भी हैं जहां लड़कियों पर हमला किया जाता है और हमलावर के साथ प्यार में पड़ जाते हैं। ये पहल को जब्त करने, लड़कियों के साथ अधिक शारीरिक संपर्क और उनके शरीर को देखने का लाभ है। ली यी ने अपनी रचना को फिर से हासिल कर लिया और कहा, फीफी, चूंकि आप या तो बोल नहीं सकते, मैं पहले आपके मुंह बिंदु को सील कर दूंगा। आप उपचार के दौरान नहीं बोल पाएंगे, क्या ये ठीक है? झांग यफी ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं प्रोफेसर ली, चलो। अच्छा। ली यी ने आगे कदम बढ़ाया और झांग यफी के म्यूट पॉइंट पर एक उंगली की ओर इशारा किया। झांग यफी ने अचानक अपने गले को कस लिया और वह बोल नहीं सका। झांग यफी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन बेतहाशा सोचना शुरू कर सकता था। मुझे क्या करना चाहिए? मैं कोई आवाज नहीं बोल सकता या नहीं कर सकता। प्रोफेसर ली जियाउशा नहीं है ना? वह मेरे प्रति कोई बुरा इरादा नहीं होगा। क्या वह होगा? अगर किसी ने वास्तव में मेरे साथ कुछ बुरा किया तो मैं मदद के लिए रो भी नहीं पाऊंगा। विज्ञापन। हालांकि प्रोफेसर ली काफी सुंदर हैं, जिस तरह झांग यफी को विचार में खो दिया गया था। ली यी ने फिर से इशारा किया। झांग यफी पर 2 एक्यूपॉइंट्स को दबाया। ठीक है फाइफे, मैं आपकी मालिश करना शुरू करने जा रहा हूँ। आप स्थानांतरित नहीं हो पाएंगे, लेकिन यह आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, इसलिए बस इसके साथ सहन करें। ली यी ने झांग यफी की मालिश करना शुरू कर दिया। झांग यफी ने पाया कि वह वास्तव में आगे नहीं बढ़ सकती थी और अपनी उंगलियों को भी नहीं झुक सकती थी। कोई बात नहीं, अब हम केवल प्रोफेसर ली को हमें नियंत्रित करने दे सकते हैं। झांग यफी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी आंखें बंद कर सकता था। वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास मालिश है या नहीं। बस इसे मजबूत करने के लिए सिस्टम का उपयोग करें और यह सीधे किया जाएगा। मालिश सिर्फ उसका लाभ उठाने का अवसर है और उसके साथ अधिक अंतरंग संपर्क है। इस मामले में ली यी स्वाभाविक रूप से सही स्थानों को दबाता है। यहाँ तक कि स्थानों पर भी स्पर्श नहीं किया जाना चाहिए, काफी सटीक रूप से दबाया जाता है। ऊपर से नीचे तक दबाने के बाद झांग यफी का चेहरा उसकी गर्दन के लिए सभी तरह से लाल हो गया।
यह इस तथ्य से भी संबंधित था कि झांग यीफी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों को छीनने के बाद उसके शरीर की होश अधिक तीव्र होगी, इसलिए वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि ली यी का हाथ जहां भी छूता है, जिससे उसे तुरंत शर्मा दिया गया। ली यी ने सोचा कि यह बहुत अच्छा लगा और 2 बार सामने को दबाया। फिर ये पीछे देखने का समय है। ली यी ने झांग यीफी को पलट लिया। अच्छा अफसर, पीछे से देखा जाने पर उसका फिगर अद्भुत है। ली यी ने अपने गंदे हाथों को झांग यीफी की चिकनी वापस फिर से रखा और फिर नीचे चले गए। बेशक केवल उसका फायदा उठाने के लिए प्रकट नहीं होने के लिए ली यी ने अभी भी दबाव और मालिश करने में एक निश्चित मात्रा में बल का उपयोग किया था। 10 मिनट बाद कमरे के दरवाजे पर झांग यीफी के माता पिता ने झांग यीफी के प्रमुख उपचार के बारे में चिंतित थे और सोच रहे थे कि क्या ये पूरी तरह से सफल हो सकता है। उसी समय वे भी चिंतित थे कि उन दोनों के साथ कुछ हो सकता है। यांग ल्योक्सिया ने फुसफुसाया, फेफे प्रोफेसर ली द्वारा आर तारांकन डी नहीं होगा, है ना? झांग गुआंग्यू, आप प्रोफेसर ली को कम मानते हैं। हमने उन्हें चिकित्सा उपचार के लिए 100 मिलियन की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इस तरह के साहस से इनकार कर दिया। क्या आपको लगता है कि वह एक साधारण व्यक्ति है? वह ऐसा काम नहीं करेगा। यांग लुक्सिया, तब मुझे राहत महसूस हुई। झांग गुआंग्यू ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और सार्थक कहा, मैं चिंतित हूँ। यांग ल्योक्सिया ने उस पर अपनी आंखें घुमाई और नाखुश कहा, क्यों? क्या आप अभी भी चाहते हैं कि आपकी बेटी किसी और के द्वारा आर तारांकन दी हो? झांग गुआंग्यू ने कहा, पत्नी, आपको समस्या में गहराई से देखने और लंबी अवधि के दृष्टिकोण से चीजों को देखने की जरूरत है। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? यांग लुक्सिया ने पूछा, क्या समस्या है? विज्ञापन अध्याय 105 में भूलना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर सकता। यांग लुक्सिया ने झांग गुआंग्यू को उत्सुकता से देखा। झांग गुआंग्यू ने बहुत जानकार दिखते हुए देखा। उन्होंने कहा, आपने कहा कि प्रोफेसर ली दवा, अमीर और सुंदर में कुशल हैं। यदि हमारी बेटी उनका पीछा करती है तो क्या आपको लगता है कि वह पीड़ित होगी? यांग लुक्सिया ने एक पल के लिए सोचा और कहा, यह समझ में आता है। फेफी के पास उच्च मानक हैं और आम लोगों को नीचे नहीं देखते हैं। प्रोफेसर ली काफी अच्छे हैं। हालांकि तो क्या ये वास्तव में उनके लिए एक साथ अकेले रहना एक अच्छी बात है? झांग गुआंग्यू, ये सुनिश्चित है। शायद वे इसे मार देंगे, फिर हमें एक खजाना दामाद मिला होगा। उसका चिकित्सा कौशल अकेले हमें एक लंबा जीवन दे सकता है। ठीक है, ये किसी भी चीज से बेहतर है। यांग लुक्सिया ने कहा, ये समझ में आता है। चलो सुनते हैं और देखते हैं कि क्या अंदर कोई आंदोलन है। दोनों ने अपना मन बदलने के बाद वे चिंता से चले गए कि झांग यीफी को यह उम्मीद करने के लिए छेड़छाड़ की जाएगी कि उसका ली यी के साथ एक संबंध होगा। हालांकि थोड़ी देर के लिए सुनने के बाद दोनों ने कुछ भी नहीं सुना। यांग लुक्सिया ने अपना सिर हिलाया और झांग गुआंग्यू के कान में फुसफुसाया, कुछ भी नहीं। आपने क्या सुना? झांग गुआंग्यू ने भी अपना सिर हिला दिया। ये दर्शाता है कि उसने कुछ भी नहीं सुना। 1 और 10 मिनट बीत गए। ली यी को लगा कि यह लगभग हो गया है। उन्होंने झांग यीफी को 3 बार प्रत्येक आगे और पीछे की मालिश की थी और उसके शरीर के हर हिस्से की ठीक से मालिश की गई थी। यह उसे अंतिम बढ़ावा देने का समय है। सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन टारगेट झांग यीफी को मजबूत करें। डिंग प्रॉम्प्ट बाध्य विषय में कैंसर कोशिकाओं को पूरी तरह से समाप्त करना और स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए 15 सुदृढ़ीकरण बिंदुओं की एक बार की खपत की आवश्यकता है। क्या आप उनका उपभोग करना चाहते हैं? उपभोग डिंग मेजबान से 15 एनहेंसमेंट पॉइंट्स में कटौती करना। कैप्चर टारगेट को मजबूत करना। झांग यीफी की काया पूरी तरह से मजबूत करना। एक पल में ली यी ने झांग यीफी की काया को मजबूत किया। झांग यीफी के शरीर में सभी कैंसर कोशिकाएं मार दी गईं और उसके महत्वपूर्ण संकेत सामान्य हो गए। ली यी एक पल के लिए दम रह गया। सिस्टम यह नहीं कहता कि यह 30 लेगा। झांग यीफी के शरीर में कैंसर कोशिकाओं को पूरी तरह से खत्म करने के लिए मजबूत अंक 10 मजबूत बिंदुओं का सेवन करते हुए उसे एक बार पहले मजबूत किया गया था। इस बार इसे 20 सुदृढ़ीकरण बिंदुओं का उपभोग करना चाहिए। 5 अंक कम क्यों है? क्या सिस्टम ने इसकी गणना की है? डिंग रिमाइंडर, चूंकि लक्ष्य की शारीरिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है, इसलिए कैंसर कोशिकाओं को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आवश्यक सुदृढ़ीकरण अंक कम हो गए हैं। ली यी खुश थे। इसका मतलब यह था कि पिछले कुछ दिनों में उपचार ने उन्हें 5 सुदृढ़ीकरण अंक बचाए थे। अगले क्षण सिस्टम प्रॉम्प्ट फिर से लग रहा था। डिंग ट्रांसफॉर्मेशन टारगेट झांग यीफी लेट स्टेज लीवर कैंसर को ठीक कर दिया गया है। मजबूत होने के बाद उसकी उपस्थिति 96 अंकों पर लौट आई है। विज्ञापन ली यी ने फिर से झांग यीफी को देखा और पाया कि वह बेहतर स्वभाव और उच्च उपस्थिति के साथ पहले की तुलना में अधिक गोल और मोटा था। यह वास्तव में एक प्रणाली है। यह अत्यधिक कुशल है। ली यी खुश थे। झांग यीफी की उपस्थिति बरामद हो गई थी। उसे सिर्फ 95 अंकों से अधिक के लिए अपनी अनुकूलता का इंतजार करना पड़ा ताकि उसे इनाम मिल सके। ली यी ने कहा, फीफी मालिश पूरी हो गई है। सब कुछ ठीक हो गया। आपके शरीर में कैंसर कोशिकाओं को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अब मैं आपके एक्यूपंक्चर बिंदुओं को खोल दूंगा। ली यी ने 3 बार झांग यीफी को टैप किया और झांग यीफी ने अपनी स्थानांतरित करने की क्षमता हासिल कर ली। उसने इसे ध्यान से महसूस किया और महसूस किया कि उसका शरीर ऊर्जा से भरा है। झांग यीफी ने अपनी आंखें खोली, ली यी को देखा और कहा, प्रोफेसर ली, धन्यवाद। ली यी, आपको मुझे प्रोफेसर ली को फोन करने की जरूरत नहीं है। मैं केवल पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन अंशकालिक अभ्यास कर रहा हूँ और हम एक ही उम्र के बारे में हैं, इसलिए बस मुझे मेरे नाम से कॉल करें। झांग यीफी, नहीं, मैं तुमसे छोटा हूँ। फिर मैं तुम्हें भाई ली कहूंगा। ली यी, एक छोटा सा शब्द क्यों जोड़ें? झांग यीफी, कोई कारण नहीं है, ये सिर्फ दिमाग में आया। हा। ली यी मुस्कुराया और कहा, ठीक है। झांग यीफी ने बैठकर देखा कि ली यी के माथे को पसीने के ठीक मोतियों के साथ कवर किया गया था। भाई ली, आप इतने लंबे समय से मेरे साथ इलाज कर रहे हैं, आपको थक जाना चाहिए। मुझे अपने पसीने को पोंछने दें। झांग यीफी ली यी को उसके चेहरे से पसीने से पोंछने में मदद करने के लिए बाहर पहुंचा, लेकिन उसके सामने 2 बड़े कटोरे अचानक 3 आयामी हो गए और ली यी के सामने लेटे हो गए, जिससे ली यी का खून उबाल आया। झांग यीफी ने ली यी की आंखों को नीचे देखा और महसूस किया कि उसने अभी तक कोई कपड़े नहीं पहने हैं। झांग यीफी ने ऊपर के महत्वपूर्ण भागों को कवर किया, लेकिन पाया कि नीचे छोटा त्रिकोण उजागर हुआ था। वह शर्म से दूर हो गई। ली यी, ठीक है, मैं पहले बाहर जाऊंगा, आप अपने कपड़े डालते हैं। ली यी ने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। दरवाजे के बाहर झांग गुआंग्यू और यांग ल्योक्सिया ने जल्दबाजी की और पूछा, प्रोफेसर ली, ये कैसा है? ली यी, उपचार बहुत सफल रहा। फेफी की कैंसर कोशिकाओं को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। आप उपचार की प्रभावशीलता की पुष्टि करने के लिए उसे एक पूर्ण बॉडी चेकअप और कैंसर सेल स्क्रीनिंग दे सकते हैं। झांग गुआंग्यू, ये बहुत अच्छा है प्रोफेसर ली, बहुत बहुत धन्यवाद। यांग ल्योक्सिया, प्रोफेसर ली वास्तव में एक चमत्कारिक डॉक्टर हैं। प्रोफेसर ली से मिले हमारे सम्मान की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। पति, जल्दी से 100 मिलियन युआन को प्रोफेसर ली को उपचार के लिए स्थानांतरित करें। ली यी, श्री झांग, आप बहुत विनम्र हैं। मैंने आपको बताया, फेफी और मैं एक साथ होना तय कर रहे हैं और उसका इलाज करना भी एक तरह का भाग्य है। मैं आपसे शुल्क नहीं लूंगा, यह मुफ्त है। विज्ञापन झांग गुआंग्यू, ये प्रोफेसर ली, आपने हमें एक पैसा नहीं दिया जिससे हमें शर्मिंदा महसूस होता है। ली यी, ये ठीक है, आप पहले से ही चिकित्सा खर्चों के लिए भुगतान कर चुके हैं। मैं शनचेन विश्वविद्यालय के पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर हूँ। स्कूल में आपके द्वारा दान किए गए लाखों लोगों ने चिकित्सा खर्चों के बराबर हैं। ली यी ने ये कहा। झांग गुआंग्यू और यांग ल्योक्सिया ने बेहतर महसूस किया। कमरे में झांग यीफी अपने कपड़े पहन रहा था। मालिश को याद करते हुए ली यी ने उसे दिया। उसने मेरे पूरे शरीर को देखा। उन्होंने सभी संवेदनशील भागों को दबाया। कितना शर्मनाक। हालांकि प्रोफेसर ली एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। वह सिर्फ मुझे एक मालिश दे रहा था और उसने मेरा फायदा भी नहीं लिया। उनके पास वास्तव में महान चिकित्सा नैतिकता है। इसके अलावा झांग यीफी ने पाया कि ली यी का आंकड़ा और उसके हाथ उसके दिमाग में आ रहे थे, जैसे कि वे उसके दिमाग में उकेरे गए हों। समय समय पर मैं उस दृश्य के बारे में सोचता था जब उसने मुझे मालिश दी थी। उफ, झांग यीफी, आप बहुत बेशर्म हैं। आप इसके बारे में भी कैसे सोच सकते हैं? उसने खुद को उस समय के बारे में नहीं सोचने के लिए मजबूर किया जब
ली यी ने अपने नग्न शरीर की मालिश की, लेकिन जितना अधिक उसने खुद को इसके बारे में सोचने के लिए मजबूर किया, उतना ही वह इसे नहीं भूल सकती थी। इसके बजाय वे दृश्य एक फिल्म की तरह उसके दिमाग में चमक गए। मैं भाई ली के प्यार में नहीं पड़ने वाला, क्या मैं हूँ? जहां येफी ने खुद नहीं जानते थे कि उसने पहले से ही ली के लिए गहरी भावनाओं को विकसित किया था और ली के प्रति उसकी अनुकूलता बहुत बढ़ गई। सुधार लक्ष्य झांग येफाई अनुकूलता जोड़ 5। सुधार लक्ष्य झांग येफाई अनुकूलता जोड़ 5। सुधार लक्ष्य झांग येफाई अनुकूलता जोड़ 5। वर्तमान अनुकूलता 80 अंक। उसी समय ली को उनके दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट साउंड मिला। ली चुपके से खुश थे। ये सच था कि प्राचीन काल के बाद से सच्चे प्यार को बरकरार नहीं रखा जा सकता था और केवल ट्रिक्स ही लोगों के दिलों को जीत सकते थे। सिर्फ एक साधारण चाल के साथ झांग येफी की उसके प्रति अनुकूलता में 20 अंक बढ़ गए। ये लहर एक निश्चित जीत है। अपने कपड़े पहनने के बाद झांग येफी ने अपने विचारों को छांटा और दरवाजा खोला। झांग येफी कमरे से बाहर चला गया और ली को अपने माता पिता से बात करते हुए देखा। वह हल्के से खांसती है, तीनों का ध्यान आकर्षित करती है। पिताजी, माँ, मैं बाहर हूँ। झांग येफी ने अपनी आवाज को सामान्य बनाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर ब्लश ने उसके भीतर के शर्म को धोखा दिया। उसने ली पर नजर डाली और जल्दी से दूर देखा। विज्ञापन अध्याय 106 एक और असामान्यता। झांग गुआंग्यू और यांग लोक्सिया दोनों अनुभवी लोग हैं, इसलिए झांग येफाई का इतना छोटा विवरण उनकी आंखों से कैसे बच सकता है? दोनों एक दूसरे को मुस्कुराए। वे जानते थे कि इस घटना के बाद उनकी बेटी और ली के बीच संबंध असामान्य होना चाहिए। ली बहुत बकाया है। वे बहुत संतुष्ट हैं। उन्होंने ली को देखा जैसे कि वह उनके दामाद हो। फीफी, आपको कैसा लगता है? यांग लुक्सिया ने चिंता के साथ पूछा। माँ, मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, पहले से कहीं बेहतर। झांग येफी ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। फिर ली को देखा। छोटे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ली ने थोड़ा मुस्कुराया और कहा, आपका स्वागत है। मैंने आपको बताया कि हम एक साथ रहने के लिए किस्मत में हैं। मैं ये भी बहुत खुश हूँ कि आप अब स्वस्थ हैं। झांग गुआंगू ने सुझाव दिया। प्रोफेसर ली, हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हम आपको रात के खाने के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे। क्या आप हमें सम्मानित करने के लिए तैयार होंगे? ली ने इसके बारे में सोचा और समझौते में सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हालांकि ये अभी भी जल्दी है, इसलिए पहले एक पूर्ण बॉडी चेकअप के लिए फीफी को क्यों न लें? परिणाम रात के खाने के बाद बाहर हो जाएंगे। झांग गुआंग्यू ने कहा। प्रोफेसर ली बहुत विचारशील हैं। चलो पहले चेकअप के लिए यूनियन अस्पताल में जाएं। समूह यूनियन अस्पताल गया। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कई लोग यूनियन अस्पताल में आ रहे थे और इस जगह पर भीड़ थी, लेकिन झांग गुआंगू ने ऑन्कोलॉजी विभाग के निदेशक ने पहले से ही कंजोंगवेई को किया था। जब निदेशक यान को पता चला कि ली भी जा रहा था, तो वह व्यक्तिगत रूप से उसे बधाई देने के लिए अस्पताल के प्रवेश द्वार पर गया। व्यापार कार अस्पताल के प्रवेश द्वार पर रुक गई। कई लोगों के कार से उतरने के बाद कियान जोंगवेई ली के पास आया और उसने सम्मानपूर्वक कहा, मास्टर से मिलें। ली, हाँ, मैंने फाइफे का इलाज समाप्त कर दिया है। उसके शरीर की सभी कैंसर कोशिकाओं को समाप्त कर दिया गया है और उसके सभी शरीर के कार्यों को बहाल कर दिया गया है। उसे चेकअप के लिए ले आओ। कृपया सीटी रूम, रंग को सूचित करें, अल्ट्रासाउंड रूम, ब्लड टेस्ट रूम और अन्य विभाग, और आज दोपहर परीक्षण के परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करें। उद्धरण चिन्ह। निर्देशक यान ने कहा, मास्टर, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप इतने चिंतित क्यों हैं? ली, मैं अब 10 दिनों से अधिक समय से बीजिंग में हूँ और यह माउंटेन सिटी वापस जाने का समय है। मैंने अभी तक विश्वविद्यालय से स्नातक नहीं किया है, इसलिए मुझे अभी भी स्कूल वापस जाना है। निर्देशक यान ने कहा, मास्टर, आप कक्षाएं लेने के लिए वापस क्यों जाना चाहते हैं? अपने चिकित्सा कौशल के साथ हमारा यूनियन अस्पताल भी आपको एक विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त कर सकता है। ली, ओल्ड कियान, आपको समझ में नहीं आता है। मुझे सीखना बहुत पसंद है। इसके अलावा विश्वविद्यालय एक अनुभव है। आपको स्नातक करना होगा और एक डिप्लोमा और एक डिग्री प्राप्त करनी होगी। वास्तव में सीखने का कोई भी शौक सिर्फ एक बहाना है। ये ठीक है अगर वह सिर्फ लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना पसंद करता है। माउंटेन सिटी में बहुत सारी सुंदरियां हैं और ली बस जल्द से जल्द वापस जाना चाहते हैं। झो योक्सी जैसे लोग भी हैं जो बाध्य वस्तु में सफलतापूर्वक विजय प्राप्त करने वाली हैं, जिन्हें भी कब्जा कर लिया जाना चाहिए। विज्ञापन। बेशक कियान जोंगवेई और झांग येफाई की नजर में ली वास्तव में सीखना पसंद करता है। उनके चिकित्सा कौशल इतने उन्नत हैं कि वह अपने अमीर घेरे में बीमारियों का इलाज करके समृद्ध हो सकते हैं। फिर भी वह विश्वविद्यालय डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार है। चीजों के प्रति यह गंभीर रवैया दुर्लभ और सराहनीय है। आमतौर पर यूनियन अस्पताल में कुछ परीक्षा आइटमों को 2 या 3 दिनों की प्रतीक्षा समय की आवश्यकता होती है, लेकिन कियान जोंगवेई के अभिवादन के साथ उन्होंने मूल रूप से लगभग 1 घंटे में सब कुछ समाप्त कर दिया और फिर परीक्षण के परिणामों का इंतजार किया। परीक्षा के परिणाम भी तेज हो गए थे। न केवल झांग गुआंग्यू और उनकी पत्नी परिणामों को जानना चाहते थे, बल्कि ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन अस्पताल के कियान जोंगवेई और अन्य डॉक्टर भी परिणाम जानना चाहते थे। क्या पारंपरिक हक्सिया दवा वास्तव में चमत्कारी है? क्या ये केवल 1 दर्जन दिनों में उन्नत यकृत कैंसर को पूरी तरह से ठीक कर सकता है? परीक्षा के बाद कियान जोंगवेई रात के खाने के लिए उनके साथ एक हाई एंड रेस्तरां में गए। भोजन के दौरान झांग येफी ने समय पर ली पर नजर डाली और ली के लिए भोजन लेने की पहल की। भाई ली, आपने कड़ी मेहनत की है, अधिक खाएं। धन्यवाद फाइफे, आप अभी एक गंभीर बीमारी से उबर चुके हैं और अपने पोषण को फिर से भरने की जरूरत है। आपको अधिक खाना चाहिए। ली ने झांग येफी के लिए कुछ भोजन भी उठाया। उन दोनों ने एक दूसरे को भोजन पारित किया, जिससे बुजुर्ग लोगों को ईर्ष्या हुई। युवा होना अच्छा है। भोजन के दौरान ली ने यह भी पाया कि झांग येफी अन्य लड़कियों से थोड़ा अलग था। वह एक अमीर परिवार में पली बड़ी और अधिक शिक्षा और शिष्टाचार प्राप्त किया। एक महान परिवार की एक महिला की गरिमा और सुंदरता थी। हर आंदोलन उसने बनाया था और हर मुस्कान इतनी गर्म थी। क्या भव्य सुंदरता है, ली ने खुद को सोचा। रात के खाने के बाद सभी ने आराम किया और फिर परिणाम देखने के लिए यूनियन अस्पताल गए। जब हम पहुंचे तो सभी परीक्षण परिणामों में तेजी आई। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन अस्पताल के उप मुख्य चिकित्सक फैंग डैन को पहले परिणाम मिले। उन्हें पढ़ने के बाद वह हैरान था और परिणामों के साथ कियान जोंगवेई, झांग गुआंगू और अन्य लोगों को खोजने के लिए जल्दबाजी में चमत्कार, क्या चमत्कार है। फैंग डैन ने उन्हें सभी परीक्षण परिणाम दिखाए और उत्साह से कहा, येफी की कैंसर कोशिकाएं वास्तव में चली गई हैं। कियान जोंगवेई एक एक करके उन्हें देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था और फिर वह भी दम रह गया। झांग गुआंगू और उनकी पत्नी ने पूछा, निर्देशक कियान, ये कैसा है? कियान जोंगवेई भी बहुत उत्साहित थे और कहा, जैसा कि निर्देशक फैंग ने कहा, येफी की कैंसर कोशिकाएं सभी चली गई हैं। ये सुनकर झांग गुआंगू और उनकी पत्नी इतनी उत्साहित थे कि आंसू गिरने वाले थे। ये बहुत अच्छा है, ये वास्तव में बहुत अच्छा है। प्रोफेसर ली के लिए धन्यवाद, वह वास्तव में एक चमत्कार डॉक्टर है। कियान जोंगवेई ने ली को प्रशंसा से भरी आंखों से देखा और कहा, मास्टर, आप बहुत अद्भुत हैं। ली चकित एक गुरु की तरह दिख रहा है और कहा, बेशक, अन्यथा मैं आपका गुरु कैसे हो सकता हूँ? कियान जोंगवेई ने परीक्षण के परिणाम आयोजित किए और खुशी से कहा, यह सही है। उनके झटके की तुलना में झांग येफी बहुत शांत लग रहा था। विज्ञापन। वह अपने भाई जियोली पर बहुत भरोसा करती है। अचानक निर्देशक फैंग, जो अभी भी परीक्षा के परिणामों को देख रहे थे, ने कहा, हो। कियान जोंगवेई ने पूछा, हो, वह क्या है? फैंग डैन। निर्देशक कियान, लुक, फेफी के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में स्पष्ट असामान्यताएं हैं। कियान जोंगवेई ने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लिया और देखा कि वास्तव में झांग येफी के दिल की लय के साथ कुछ गड़बड़ थी। इससे पहले झांग येफी की हृदय गति लगभग 80 बीट प्रति मिनट थी। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से पता चलता है कि झांग येफी की हृदय गति केवल 36 बीट है। आगे में दिल की दर में कटौती। क्या यह दिल की समस्या है? झांग गुआंग्यू ने देखा कि कियान जोंगवेई और फैंग डैन दुखी दिख रहे थे और उनका दिल डूब गया। उन्होंने पूछा, क्या यह इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम संकेतक गलत हैं? कियान जोंगवेई ने इसे बार बार देखा और कहा, वास्तव में एक समस्या है।
कियांग जोंगवेई ने ली यी को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम सौंपा और कहा, मास्टर एक नजर डालें। ली यी ने इसे लिया और देखा कि झांग यीफी की हृदय गति केवल 36 थी। क्या यह अच्छी बात नहीं है? इससे पता चलता है कि झांग यीफी का दिल का कार्य मजबूत हो गया है और अब उसकी दिल की ताकत शीर्ष एथलीटों की तुलना में है। वास्तव में ली यी ने झांग यीफी के शरीर को मजबूत करने के लिए सिस्टम को मजबूत किया और सभी कार्यों को मजबूत किया गया। आंतरिक अंगों, रक्त, मांसपेशियों, नसों आदि को सभी व्यवस्थित रूप से मजबूत किया गया था। इस परिणाम की उम्मीद थी, हालांकि कियांग जोंगवेई और अन्य लोगों को नहीं पता था। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि झांग यीफी की हृदय गति पहले और बाद में दोगुनी से अधिक थी, जो स्पष्ट रूप से असामान्य थी। ली यी ने कियांग जोंगवेई को देखा और कहा, ओल्ड फैंग, इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के साथ क्या हो रहा है? आपको क्या लगता है? कियांग जोंगवेई ने कहा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से देखते हुए फीफी की हृदय गति बहुत कम है। मुझे संदेह है कि हालांकि फीफी का कैंसर ठीक हो गया है, उससे कोरोनरी हृदय रोग और एक अनियमित दिल की धड़कन हो सकती है। निर्देशक फैंग, आप क्या सोचते हैं? फैंग डैन ने सिर हिलाया और कहा, मेरी राय निर्देशक यान से सहमत है। ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के दौरान जब दिल की लय अनियमित थी तो कम हृदय गति का पता चला। यदि ये दूसरी बार होता तो हृदय गति अधिक हो सकती है। झांग गुआंगयू और यांग लुक्सिया तुरंत चिंतित हो गए। झांग गुआंगू यांग लुक्सिया ने झांग यीफी को गले लगाया और कहा, मेरी गरीब बेटी, आपको फिर से कोरोनरी हार्ट डिजीज कैसे है? ली यी मुस्कुराई और कहा, बहुत जल्दी रोना मत, मेरी राय लाओ कियान और अन्य लोगों से थोड़ी अलग है। सभी ने ली यी को देखा और पूछा, प्रोफेसर ली, आपको क्या लगता है? विज्ञापन अध्याय 107 10 बिलियन। ली यी ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, मेरी राय में हालांकि फीफी का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कम हृदय गति दिखाता है, यह एक बुरी बात नहीं है। वास्तव में यह अक्सर बढ़ाया शारीरिक कार्य का संकेत है। इसके बारे में सोचें, शीर्ष एथलीटों में अक्सर आम लोगों की तुलना में दिल की दर कम होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके दिल अधिक शक्तिशाली होते हैं और प्रत्येक बीट अधिक रक्त पंप कर सकता है, इसलिए दिल को अक्सर हराने की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण चिन्ह क्या यह अभी भी संभव है? झांग गुआंगयू और उनकी पत्नी थोड़ी हैरान थे। कियांग जोंगवेई ने कहा, मेरे गुरु ने जो कहा वह सच है। कई एथलीटों में औसत व्यक्ति की तुलना में दिल की दर कम है। फैंग डैन ने यह भी कहा, वास्तव में क्योंकि एथलीटों के दिल के मजबूत कार्य हैं, कई एथलीटों की दिल की दर 60 बीट प्रति मिनट से कम होगी। कुछ लंबी दूरी के धावकों की दिल की दर भी 35 से 50 बीट प्रति मिनट तक कम हो सकती है। ली यी मुस्कुराया और जारी रखा, मैंने जो इलाज दिया वह फीफी सिर्फ कैंसर के लिए नहीं था, इसने उसके समग्र शरीर के समारोह को भी अनुकूलित किया। उसका दिल अब मजबूत है, जैसे दिल की तरह सख्ती से प्रशिक्षित एथलीट। तो ये हृदय गति उसके शरीर को मजबूत करने के लिए एक सामान्य प्रतिक्रिया है, न कि एक रोग संबंधी स्थिति। चिंता मत करो, कियांग जोंगवेई ने कहा। हाँ, जब तक कि कोई तालमेल, थकान या अन्य असुविधा के लक्षण नहीं है, तब तक ये कम हृदय गति सामान्य और बहुत अच्छा माना जाता है। ये सुनकर झांग गुआंगयू और उनकी पत्नी ने तुरंत झांग यीफी से पूछा, फीफी, क्या आप कहीं भी असहज महसूस करते हैं? झांग यीफी ने कहा, नहीं, मुझे ठीक लग रहा है। ली यी, फीफी, 300 बार जगह कूदने की कोशिश करें, इससे आपके माता पिता को आराम मिलेगा। भाई, मैं कई बार कूद नहीं सकता, मैं केवल 30 पर 30 कूद सकता हूँ और फिर मैं सांस से बाहर हो जाऊंगा। झांग यीफी ने अपने पिछले अनुभव के आधार पर जवाब दिया। ली यी, नहीं, यह आपकी पिछली शारीरिक स्थिति थी, अब आपके लिए 300 बार कूदना मुश्किल नहीं है। वास्तव में फिर मैं इसे आजमाऊंगा। झांग यीफी भी बहुत उत्सुक थे। क्या आपकी शारीरिक फिटनेस वास्तव में एक पेशेवर एथलीट के समान है? झांग यीफी ने मौके पर कूदना शुरू कर दिया। हर बार जब वह कूदती थी तो जमीन से कम 30 सेंटीमीटर दूर अपने पैरों के साथ 1 2 3 30 31। झांग यीफी पहले ही 30 बार कूद चुका था। जैसे जैसे वह कूदती रही, उसने उत्साह से कहा, मैंने 30 को पार कर लिया है, मुझे बहुत आराम लगता है। 98 99 100। विज्ञापन हर कोई उसके लिए भी गिनती कर रहा था। झांग यीफी ने 100 बार छलांग लगाई। झांग गुआंगू ने पूछा, फीफी, क्या आप थक गए हैं? क्या आप एक ब्रेक लेना चाहते हैं? झांग यीफी, पिताजी, मैं थक नहीं गया हूँ। झांग यीफी ने जगह में नृत्य करना जारी रखा। 10 मिनट बाद 299 299 300 300 और 1। झांग यीफी ने सांस के लिए हॉर्न से पहले 301 बार कूद लिया। हालांकि वह तेजी से सांस ले रही थी, वह बहुत थक गई नहीं थी। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और कहा, धन्यवाद भाई, मैंने वास्तव में ये किया था। यांग लुक्सिया ने पूछा, फीफी, आपको कैसा लगता है? झांग यीफी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और नाचता रह सकता झटका, पागल झटका, अविश्वसनीय। कियांग जोंगवेई, फैंग डैन और झांग गुआंगू और उनकी पत्नी सभी स्तब्ध थे। उन्होंने झांग यीफी को देखा जैसे कि वे उसे नहीं देख रहे थे, लेकिन एक एथलीट पर। फीफी, ये बहुत अच्छा है, आपकी शारीरिक फिटनेस बहुत अच्छी है। यांग लुक्सिया इतना खुश था कि आंसू बाहर आ गए। झांग गुआंगू ने भी राहत महसूस की। झांग गुआंगू ने ली यी को देखा, उसके सामने घुटने टेक दिए और अपनी ईमानदारी से आभार व्यक्त किया। प्रोफेसर ली, बहुत बहुत धन्यवाद। हम नहीं जानते कि हमारे परिवार के लिए अपनी दयालुता कैसे चुकानी है। ली यी ने जल्दी से उसकी मदद की और कहा, श्री झांग, आपका स्वागत है। मैंने कहा है कि मेरा उपचार भाग्य पर निर्भर करता है। चूंकि फीफी और मैं एक साथ होना तय कर रहे हैं, ये किस्मत में है। उन्होंने कुछ समय के लिए बात की, इससे पहले कि ली यी को अंत में छोड़ने का समय मिला। झांग गुआंगयू और उनकी पत्नी और झांग यीफी घर गए, जबकि कियांग जोंगवेई और अन्य काम करते रहे। ली यी के जाने के बाद यांग लुक्सिया ने झांग गुआंगयू को पाया और कहा, ओल्ड झांग, आपको कैसे लगता है कि हमें प्रोफेसर ली को धन्यवाद देना चाहिए? वह उस पैसे को स्वीकार नहीं करेगा जो हमने उसे पेश किया था। कैसे हम सिर्फ उससे शादी के लिए पूछते हैं? हमारी बेटी से उससे शादी करें। उन्होंने हमारी बेटी की जान को नरक के राजा के हाथों से बचाया, आखिरकार। उदाहरण चिन्ह विज्ञापन। झांग यीफी ने यह सुनकर शर्माया और कहा, ओह, ये घृणित है। क्या आप अपनी बेटी को बेचने की कोशिश कर रहे हैं? ये बहुत शर्मनाक है, कोई रास्ता नहीं। ऐसा कहने के बाद झांग यीफी ने अपना चेहरा ढक लिया और भाग गया। झांग गुआंगयू ने बेहोशी से मुस्कुराया और कहा, ऐसा लगता है कि हमारी बेटी के पास प्रोफेसर ली के लिए भी भावनाएं हैं। आप देख सकते हैं कि वह कितनी खुश है, वह इसे छिपा नहीं सकती। यांग लुक्सिया, प्रोफेसर ली 2 दिनों में राजधानी छोड़ देंगे। निर्देशक कियान से मैचमेकर बनने और शादी का प्रस्ताव कैसे पूछें? झांग गुआंगयू ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मुझे लगता है कि मुझे पहले फीफी की राय पूछनी चाहिए। 10 मिनट बाद में झांग गुआंगयू और उनकी पत्नी ने झांग यीफी को कॉल किया। फीफी, माँ और पिताजी चाहते हैं कि आपके साथ दिल से दिल की बात करें। हमें बताएं, क्या आपको भाई पसंद है? झांग यीफी ने ये सुना और कहा, मुझे ये पसंद है। भाई इतना अच्छा और उत्कृष्ट व्यक्ति है, उसे ये पसंद करना चाहिए। यांग लुक्सिया ने कहा, कैसे के बारे में? माँ और पिताजी किसी को आपके लिए एक मैचमेकर खोजने के लिए भेजते हैं और क्या आप उससे शादी करते हैं? झांग यीफी ये देखकर चौंक गए कि वे गंभीर थे। माँ, पिताजी, मैं अभी भी एक सोफोमो हूँ, ये थोड़ा ज्यादा नहीं है। इसके अलावा हम नहीं जानते कि भाई क्या सोच रहा है। शायद वह नहीं चाहता है। यह सच है। झांग गुआंगयू और उनकी पत्नी ने एक पल के लिए सोचा और कहा, तब आपको भाई के साथ अधिक समय बिताना चाहिए। आप दोनों को एक साथ होना चाहिए, इसलिए शायद ये काम करेगा। ओह, आपको इस तरह की बात के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद झांग यीफी फिर से भाग गया। झांग गुआंगयू और यांग लुक्सिया एक दूसरे को मुस्कुराए। हालांकि अपनी बातचीत समाप्त करने के आधे घंटे बाद शिनशिन माइनिंग ग्रुप के महाप्रबंधक यांग जियो ने कहा, बॉस झांग, कुछ भयानक हुआ है। झांग गुआंगयू शिनशिन खनन समूह के अध्यक्ष हैं। एक बहु अरबपति के रूप में वह स्वाभाविक रूप से शांत है। उन्होंने पूछा, आप सभी के बारे में क्या उपद्रव कर रहे हैं? क्या हो सकता है आप समूह कंपनी के महाप्रबंधक हैं, तो आप इतने भड़क गए हैं? महाप्रबंधक यांग जियो ने कहा, श्री झांग, ये वास्तव में एक आपदा है। हमारा ऋण परिपक्व होने वाला है और हमने कई बैंकों को एक्सटेंशन के लिए आवेदन किया है, लेकिन
उन्होंने सभी को अस्वीकार कर दिया है। यदि हम एक एक्सटेंशन नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो हमारा ऋण विस्फोट होगा और कंपनी समाप्त हो जाएगी। क्या? झांग गुआंग्यू अपनी कुर्सी से कूद गया और कहा, मुझे विस्तार से बताओ। महाप्रबंधक यांग जियो ने झांग गुआंग्यू को विवरण समझाया और कहा, श्री झांग, आप जानते हैं कि हाल के वर्षों में हमारा जिनटियन समूह तेजी से बढ़ गया है। विस्तार करने के लिए हमने भारी उधार लिया है और हमारा ऋण अनुपात 80% के रूप में अधिक है। यदि बैंक ऋणों में कटौती करता है तो हम समाप्त हो जाएंगे। झांग गुआंग्यू ने स्वाभाविक रूप से बैंक के ऋण निलंबन की गंभीरता को समझा। अपने पैमाने का विस्तार करने के लिए कई कंपनियां अपर्याप्त धन के कारण बैंकों से पैसे उधार लेंगी। ब्याज दर आमतौर पर कम नहीं है, कम से कम 7% अंक। ये कहना है, यदि आप 1 बिलियन युआन उधार लेते हैं तो आपको हर साल ब्याज में 70 मिलियन युआन का भुगतान करना होगा। इसलिए कुछ कंपनियां समृद्ध दिखती हैं और दावा करती हैं कि सैकड़ों अरबों, खरबों या यहाँ तक कि खरबों का पैमाना है, लेकिन एक बार बैंक ऋण यानी ऋण अनुपात कटौती की जाती है, बहुत कुछ नहीं बचा है। शिनशन खनन समूह कोई अपवाद नहीं है। जल्द ही कितने ऋण हैं? झांग गुआंग्यू ने पूछा। 10 खरब। प्रबंधक यांग ने धमाका किया। विज्ञापन अध्याय 108 बेटी बेचना। 10 अरब, और यह कार्यशील पूंजी है जो किसी भी कंपनी के लिए एक खगोलीय व्यक्ति है। कुछ कंपनियों के पास खरबों का पैमाना हो सकता है, लेकिन वे किसी भी समय कार्यशील पूंजी में 10 बिलियन के साथ आने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक उद्यम के पैमाने में फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटीज एसेट्स भी शामिल हैं। बहुत अधिक नकद नहीं। ये सुनकर झांग गुआंग्यू दंग रह गया। बार बार पुष्टि करने के बाद उन्होंने पूछा, 10 बिलियन? प्रबंधक यांग, हाँ श्री झांग, 10 बिलियन युआन के कुल 3 ऋण इस सप्ताह होने वाले हैं। यदि इन 3 ऋणों को बढ़ाया नहीं जा सकता है तो हमें बैंक को 10 बिलियन युआन चुकाना होगा। वर्तमान में कंपनी के पास कार्यशील पूंजी में केवल 1 बिलियन युआन है और 9 बिलियन युआन के फंडिंग गैप का सामना करते हैं। झांग गुआंग्यू, 9 बिलियन आपको स्तंभ करने के लिए पर्याप्त है? यदि यह बैंक काम नहीं करता है तो एक और कोशिश करें। प्रबंधक यांग, झांग, मुझे संदेह है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर हमारी कंपनी को निशाना बना रहा है। मैंने व्यक्तिगत रूप से 10 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का दौरा करने के लिए एक टीम का नेतृत्व किया और उन सभी ने हमारे उच्च ऋण अनुपात का हवाला देते हुए हमारे ऋण को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया। हम शेष छोटे बैंकों का दौरा नहीं करते थे, लेकिन वे एक ही कारण से हमें ऋण प्रदान करने से इनकार करने की बहुत संभावना है। उद्धरण चिन्ह। झांग गुआंग्यू ने अपनी आंखें थोड़ी संकीर्ण कर दी। केवल कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को उनकी कंपनी के वास्तविक ऋण अनुपात का पता था। जनता के लिए घोषित ऋण अनुपात 50% से कम था। उन्हें लक्षित किया गया होगा, इसलिए उन्होंने बैंक को ऐसा मुख्य रहस्य बताया। इसके अलावा इसके पीछे का व्यक्ति एक ही समय में प्रमुख बैंकों को जानकारी पारित करने में सक्षम था, जो दर्शाता है कि उसकी एक असाधारण पृष्ठभूमि है। शिनशन खनन समूह में अमीर लौह अयस्क, लिथियम अयस्क और कुछ दुर्लभ पृथ्वी संसाधनों का मालिक है और विदेशों में कई खदानें भी हैं। इसका नया ऊर्जा वाहन, बैटरी निर्माण, एरोस्पेस सामग्री और अर्धचालक चिप सामग्री जैसे उद्योगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा लगता है कि हम बड़ी मुसीबत में हैं। झांग गुआंग्यू ने एक पल के लिए विचार किया। उनके स्वर ने एक दृढ़ता का खुलासा किया जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। सबसे पहले ये सुनिश्चित करने के लिए आपातकालीन योजना को तुरंत सक्रिय करें कि कंपनी के दैनिक संचालन प्रभावित नहीं है। उसी समय हमें अपनी वित्तीय स्थिति की व्यापक समीक्षा करने और पूंजी संरचना को अनुकूलित करने की आवश्यकता है कि क्या हम आंतरिक समायोजन के माध्यम से दबाव को कम कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। प्रबंधक यांग, झांग, हम पहले से ही ऐसा करना शुरू कर चुके हैं। फिर भी 1 सप्ताह के भीतर परिपक्व होने में 10 बिलियन का दबाव बना हुआ है। इसके अलावा 2 सप्ताह में 10 बिलियन के कुल 5 और बैंक ऋण परिपक्व होंगे। इसका मतलब है कि हमें 2 सप्ताह के भीतर 20 बिलियन फंड जुटाने की जरूरत है। कंपनी के खाते में 1 बिलियन के अलावा हमारे पास अभी भी 19 बिलियन का अंतर है। उद्धरण चिन्ह। झांग गुआंग्यू एक बुरे मूड में था और कहा, ठीक है, मैं पहले कुछ कॉल करूंगा। झांग गुआंग्यू ने मैनेजर यांग के साथ फोन लटका दिया। फुलाया। यांग लुक्सिया ने पूछा, क्या हुआ? झांग गुआंग्यू ने संक्षेप में ये समझाया और यांग लुक्सिया का चेहरा बदलकर वह घबरा गया। हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें ऋण नहीं मिल सकता है और बैंक के प्रिंसिपल को चुका नहीं सकता है तो हमारी कंपनी को जब्त किया जा सकता है और नीलाम किया जा सकता है। झांग गुआंग्यू, ये ठीक है, मेरे पास बैंकों में बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उन्हें फोन करूंगा और देखूंगा कि क्या वे इसे हल कर सकते हैं। विज्ञापन। झांग गुआंग्यू ने अपने दोस्तों को बैंक में बुलाया और फिर भी आशा व्यक्त की। हालांकि उनकी निराशा के लिए यहाँ तक कि छोटे बैंकों ने इस आधार पर शिनशन खनन समूह को उधार देने से इनकार कर दिया कि इसका ऋण अनुपात बहुत अधिक था। लाओ झांग, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन आपकी कंपनी का ऋण से अनुपात पहले से ही 80% है। कौन आपको पैसे उधार देने की हिम्मत करेगा? यदि कोई जोखिम है तो ऋण का पैसा खराब ऋण बन जाएगा और हम मूल्यांकन पास करने में सक्षम नहीं होंगे। कृपया समझें। 1 दर्जन से अधिक कॉल करने के बाद झांग गुआंग्यू ने उन सभी बैंकिंग कनेक्शनों को बुलाया जो उन्हें पता था, लेकिन परिणाम समान था। झांग गुआंग्यू वास्तव में घबरा रहा था। ये खत्म हो गया है। जिनटियन खनन समूह जिसे मैंने स्थापित किया था हो सकता है। यांग लुक्सिया ने पूछा, क्या स्थिति वास्तव में गंभीर है? क्या हम अभी भी 19 बिलियन से कम हैं? हमें क्या करना चाहिए? झांग गुआंग्यू ने कहा, ऐसा लगता है कि हम अभी भी 19 बिलियन से कम हैं, लेकिन अगर हम 9 बिलियन प्राप्त कर सकते हैं और पहले देय ऋण का भुगतान कर सकते हैं तो हमारी कंपनी का ऋण अनुपात काफी गिर जाएगा। फिर हम बैंक ऋण नवीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं या ऋण के लिए एक और बैंक पा सकते हैं। इसलिए पूंजी यह 9 बिलियन है। 9 बिलियन, यह एक छोटी राशि नहीं है। झांग गुआंग्यू और उनकी पत्नी बेहद चिंतित थे और कुछ समय के लिए समाधान के बारे में नहीं सोच सकते थे। अचानक यांग लुक्सिया की आंखें जल गईं और उसने कहा, ओल्ड झांग, क्या आपको अभी भी याद है कि हुटियन नेटवर्क के श्री वांग ने पिछली बार क्या उल्लेख किया था? झांग गुआंग्यू की आंखें भी जलती हैं और उन्होंने कहा, क्या आप शादी के प्रस्ताव के बारे में बात कर रहे हैं कि हुटियन नेटवर्क के सीईओ वांग जिंगहुआ ने पिछली बार उल्लेख किया था? यांग लुक्सिया ने कहा, हाँ, हुटियन नेटवर्क अब बहुत शक्तिशाली है। यदि हम वांग परिवार के साथ एक गठबंधन बना सकते हैं तो यह उनसे 10 बिलियन उधार लेने की समस्या नहीं होगी, है ना? झांग गुआंग्यू ने एक पल के लिए सोचा और कहा, वे 1 ट्रिलियन युआन के लायक हैं, इसलिए 10 बिलियन एक समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर वे इसके साथ नहीं आ सकते हैं तो उन्हें 10 बिलियन का बैंक ऋण प्राप्त करने में मदद करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये फेफी पर कठिन होने जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। जब भी वह वांग जिंगहुआ के परिवार के युवा गुरु के बारे में सोचता था तो झांग गुआंग्यू ने सिरदर्द महसूस किया। वांग जिंगहुआ के 2 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा वांग यू काफी सक्षम है। उन्होंने पहले ही एक परिवार शुरू किया है और पारिवारिक व्यवसाय के हिस्से के प्रभारी हैं। सबसे छोटा बेटा वांग टैंग हर दिन निष्क्रिय और निष्क्रिय था। वह अक्सर पीने और पार्टी करने में मजा करने के लिए बाहर जाता था और कभी कभी कई लड़कियों को खेलने के लिए भी ले जाता था। वह एक प्रसिद्ध प्लेबॉय था। अगर उसकी इकलौता बेटी झांग यफी उससे शादी करती तो वह पीड़ित होती। हालांकि वे बढ़िया कपड़े और स्वादिष्ट भोजन के शानदार जीवन के आदी हैं। यदि वे वास्तव में दिवालिया हो जाते हैं और फिर से गरीब हो जाते हैं तो वे मर जाते हैं। विज्ञापन। इसलिए अगर उनकी बेटी का जीवन का दूसरा भाग खुश नहीं है तो भी वे परवाह नहीं करते हैं। यांग लुक्सिया ने कहा, मैं वांग टैंग के चरित्र को जानता हूं, लेकिन हम 9 बिलियन कैसे जुटा सकते हैं? मुझे परवाह नहीं है कि उसका चरित्र क्या है। फीफी को उससे शादी करने पर पैसा मिलेगा और हमारे परिवार के व्यवसाय को संरक्षित किया जाएगा। फीफी का जीवन भविष्य में बुरा नहीं होगा। झांग गुआंग्यू, यही मैंने कहा है, लेकिन ये स्पष्ट है कि फीफी को प्रोफेसर ली को पसंद है। हम अपने वर्तमान जीवन के बदले में फीफी की खुशी का त्याग कर रहे हैं। यांग लुक्सिया ने कहा, आप ऐसा नहीं कह सकते। हमारी फेफीली बहुत सुंदर है। शायद वांग टैंग से शादी करने के बाद वह बदल जाएगा। झांग गुआंग्यू, काश, अब ऐसा लगता है कि फेफीली केवल अन्याय हो सकती है। मुझे आशा है कि वह हमें दोषी नहीं ठहराएगी। यांग लुक्सिया ने कहा, चिंता मत करो, फेफी और मैं आज रात सोऊंगा जबकि मैं उसके विचारों पर काम करता हूँ।
वांग परिवार के लिए आप उनके साथ संवाद करने वाले एक होंगे। झांग गुआंग्यू, ठीक है। झांग गुआंग्यू और उनकी पत्नी ने जांग यिनिंग ग्रुप को बचाने के लिए 9 बिलियन युआन के बदले में झांग यफी से वांग टैंग से शादी करने के लिए सहमति व्यक्त की है। झांग यफी को अभी तक पता नहीं है इस मामले में शिनशन खनन समूह का जीवन और मृत्यु शामिल है, इसलिए झांग गुआंग्यू स्वाभाविक रूप से इसे बहुत गंभीरता से लेता है। उन्होंने तुरंत वांग जिंगहुआ से मिलने और बात करने के लिए कहा। जब वह यात्रा के उद्देश्य को जानता था तो वांग जिंगहुआ बहुत खुश था। उन्होंने कहा, पुराने झांग, आपने आखिरकार इसका पता लगाया। ठीक है, चलो मिलते हैं और बात करते हैं। दोनों के बाद और थोड़ी देर के लिए अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद वे व्यापार के लिए नीचे उतरने लगे। झांग गुआंग्यू ने सीधे कहा कि वह वांग परिवार से झांग यफी से शादी करने पर विचार कर सकते हैं। वांग जिंगहुआ ये सुनकर बहुत खुश था। झांग यफी झांग गुआंग्यू की इकलौती बेटी है। यदि वह परिवार में शादी करती है तो झांग परिवार का व्यवसाय स्वाभाविक रूप से भविष्य में वांग परिवार से संबंधित होगा। यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसे लाभ कमाने की गारंटी है। हालांकि जब झांग गुआंग्यू ने उन्हें एक सप्ताह के भीतर 10 बिलियन देने के लिए कहा तो वांग जिंगहुआ का चेहरा मौके पर अंधेरा हो गया। लाओ झांग, 10 बिलियन, क्या आपको लगता है कि यह $100 है? एक सप्ताह, मैं इसे आपके लिए कहां से प्राप्त कर सकता हूं? हमारी कंपनी की कार्यशील पूंजी केवल 3 बिलियन है। झांग गुआंग्यू ने पहले ही इस बारे में सोचा था और कहा, आप 6 बिलियन उधार लेने के लिए बैंक जा सकते हैं। चिंता न करें, मैं केवल कुछ समय के लिए इसका उपयोग करूंगा और जब कंपनी का संकट हल हो जाता है तो मैं स्वाभाविक रूप से आपको वापस भुगतान करूंगा। ये 6 बिलियन आपके बराबर है कि आप इसे उधार लेने में मदद करें और मैं ब्याज का भुगतान करूंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? विज्ञापन अध्याय 109 का फायदा उठाते हुए ये सुनकर वांग जिंगहुआ ने जाहिर है स्पष्ट रूप से प्रस्ताव से असंतुष्ट हो गया। 9 बिलियन, क्या आपको 9 बिलियन की बेटी की परवरिश कर रही है? उन्होंने एक पल के लिए विचार किया और फिर धीरे से कहा, पुराने झांग, आप और मैं पुराने दोस्त हैं। मैं आपकी कठिनाइयों को समझता हूं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि पैसा अभी तंग है और ऋण प्राप्त करना मुश्किल है, विशेष रूप से बड़े ऋण। अनुमोदन प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली है। एक सप्ताह में 10 बिलियन जुटाना बहुत मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह। झांग गुआंग्यू का लहजा ईमानदारी और तात्कालिकता से भरा था। ओल्ड वांग, मैंने अपने जीवन में किसी भी चीज के लिए कभी भीख नहीं दी है, लेकिन इस बार समूह का अस्तित्व दांव पर है। शिनशन खनन न केवल मेरा जीवन है बल्कि हजारों कर्मचारियों की आजीविका भी है। मैं आपकी क्षमता और प्रभाव में विश्वास करता हूं। जब तक आप एक हाथ उधार देने के लिए तैयार हैं, बैंक को रियायतें देने में सक्षम होना चाहिए। ब्याज के लिए मैं इसे उच्चतम बाजार दर तक बढ़ाने के लिए तैयार हूं। मैं आपको कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। वांग जिंगहुआ ने झांग गुआंग्यू की ईमानदारी से स्थानांतरित कर दिया, लेकिन फिर भी संकोच कर रहा था। पुराने झांग, मैं स्वाभाविक रूप से हमारी दोस्ती को महत्व देता हूं, लेकिन इतनी बड़ी राशि के साथ आप जानते हैं कि मुझे परिवार के बाकी हिस्सों के साथ इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। इसके अलावा मैं अकेले ऋण पर फैसला नहीं कर सकता, इसके लिए संपार्श्विक और औपचारिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही झांग गुआंग्यू निराश हो गया, लेकिन वह ये भी जानता था कि यह सबसे अच्छा संभव परिणाम था। उन्होंने जल्दी से उन्हें धन्यवाद दिया। ओल्ड वांग, कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिणाम क्या है, मैं गहराई से आभारी हूं। कृपया मुझे इसके लिए लड़ने में मदद करें। शिनशन खनन का भविष्य आपके हाथों में है। वांग जिंगहुआ, आप मुझसे मदद के लिए नहीं पूछ रहे हैं, आप अपनी बेटी से मदद मांग रहे हैं। वैसे क्या उसकी बीमारी वास्तव में ठीक हो गई है? झांग गुआंग्यू, ठीक है, ये ठीक है। मैं एक महान डॉक्टर से मिला जो फेफी को ठीक करता है। उसकी शारीरिक स्थिति अब एक शीर्ष एथलीट के बराबर है। वांग जिंगहुआ, ये बहुत अच्छा है। वैसे हम कल 2 जूनियर्स के बारे में कैसे मिलते हैं? झांग गुआंग्यू, ठीक है, एक बार ऋण तय होने के बाद हम मिलेंगे। ठीक है, वांग जिंगहुआ ने जवाब दिया। मेरे लिए रुको, मैं इसे तुरंत करूंगा। फोन को लटकाने के बाद वांग जिंगहुआ ने चकित कर दिया और खुद को सोचा, क्या आप अभी भी मुझे अपने बच्चों की शादी पर चर्चा करने से पहले ऋण होने तक इंतजार करने की धमकी दे रहे हैं? ठीक है, झांग गुआंग्यू, मैंने आपको धोखा दिया है और आप अभी भी इतना घमंडी कार्य करना चाहते हैं। मैं वसा मांस के इस बड़े टुकड़े को लेने के लिए दृढ़ हूं। जिनचिन मिनिंग। आपकी बेटी मेरे वांग परिवार का हिस्सा बनना तय है। बचने के बारे में भी मत सोचो। 3 घंटे बाद वांग जिंगहुआ ने झांग गुआंग्यू कहा। झांग गुआंग्यू ने जल्दी से कॉल का जवाब दिया और पूछा, ओल्ड वांग, कैसी स्थिति कैसे है? वांग जिंगहुआ ने शर्मिंदा काम किया और कहा, पुरानी झांग, चीजें ऊपर दिख रही हैं। मैंने सिर्फ एक पारिवारिक बैठक कहा और वे इस कठिन समय के माध्यम से आपकी मदद करने के लिए सहमत नहीं हैं। वे कहते हैं कि आपका ऋण अनुपात बहुत अधिक है। झांग गुआंग्यू तुरंत चिंतित हो गया और कहा, पुराने वांग, क्या आप उन्हें मना नहीं सकते? विज्ञापन। वांग जिंगहुआ, बेशक मैंने उन्हें राजी कर लिया। बहुत अनुनय के बाद मेरा परिवार आखिरकार 9 बिलियन के ऋण और अग्रिम भुगतान में आपकी मदद करने के लिए सहमत हो गया। झांग गुआंग्यू ने ये सुनकर राहत की सांस ली और कृतज्ञतापूर्वक कहा, ओल्ड वांग, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वास्तव में मेरी बहुत मदद की। वांग जिंगहुआ, ओल्ड झांग परिवार के बाकी लोग सहमत हो गए हैं, लेकिन उनके पास एक शर्त है। क्या शर्तें हैं? झांग गुआंग्यू ने पूछा। वह जानता था कि यह इतना आसान नहीं होगा। मेरे परिवार ने कहा कि हम इतना बड़ा जोखिम उठा रहे थे और अगर हमने कोई गलती की तो हमारी पारिवारिक कंपनी ढह जाएगी। इसलिए वे 9 बिलियन युआन के लिए शिनशन माइनिंग ग्रुप के 51% शेयर चाहते थे। 51% हिस्सेदारी का मतलब कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण है। ये सुनकर झांग गुआंग्यू का चेहरा तुरंत अंधेरा हो गया। शिनशन खनन का मूल्य 100 बिलियन युआन है और आप केवल 9 बिलियन युआन के लिए 51% शेयर प्राप्त करना चाहते हैं। ये बहुत क्रूर है और यह बस डकैती है। मुझे अपनी बेटी को भी बलिदान करना है। हालांकि अब कंपनी के लिए जीवन और मृत्यु का मामला है और इनकार करने का कोई तरीका नहीं है। झांग गुआंग्यू ने अपने अधिकारों और हितों के लिए लड़ने की पूरी कोशिश करते हुए कहा, ओल्ड वांग, क्या आप बहुत अनैतिक नहीं है? आप 9 बिलियन के साथ शिनशन खनन का पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं? मैं सहमत नहीं हूं। अधिकतम शेयर होल्डिंग 49% है, अन्यथा इसे भूल जाओ। झांग गुआंग्यू ने निर्णायक स्वर में बात की, लेकिन मेन तथ्य यह है कि वह थोड़ा दोषी लगा। फोन के दूसरे छोर पर वांग जिंगहुआ ने शर्मिंदा होने का नाटक किया, फिर कहा, काश, लाओ झांग, आप मुझे एक कठिन स्थिति में डाल रहे हैं। हालांकि हमारी लंबे समय से चली आ रही दोस्ती के लिए मैं परिवार की ओर से सहमत हूं। हम 49% हिस्सेदारी रखते हुए शिनशन खनन में 9 बिलियन युआन का निवेश करेंगे। उद्धरण चिन्ह। जब उन्होंने ये कहा तो वांग जिंगहुआ बहुत अनिश्चित लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह फोन के दूसरे छोर पर जोर से हंसने में मदद नहीं कर सकता था। आमतौर पर शेयरों को प्राप्त करने के लिए 49 बिलियन का खर्च आता है, लेकिन सिर्फ एक साधारण योजना के साथ 40 बिलियन बच गए थे। मैं वास्तव में एक व्यापार प्रतिभा हूं। वांग जिंगहुआ ने खुद को म्यूट कर दिया। मुझे दोष मत दो, ये जंगल का कानून है। यदि आपको किसी को दोष देना है तो खुद को बहुत कमजोर होने के लिए दोषी ठहराएं। 9 बिलियन युआन सौदे के साथ झांग यफी और वांग टैंग की शादी स्वाभाविक रूप से चर्चा का एक औपचारिक विषय बन गई। झांग गुआंग्यू और वांग जिंगहुआ समय और स्थान पर सहमत हुए। अगले दिन झांग यफी और वांग टैंग के बीच एक बैठक की व्यवस्था करने की तैयारी की। विज्ञापन। बातचीत के बाद झांग गुआंग्यू बहुत खुश नहीं थे। उन्हें बहुत बुरा लगा कि 10 साल से अधिक समय तक उनके द्वारा चलाए गए कारोबार का आधा हिस्सा किसी और द्वारा छीन लिया जाएगा। जब उन्होंने इस बारे में यांग लुक्सिया को बताया तो वह सदमे और क्रोध से भर गई। ओल्ड वांग और अन्य इतने नीच हैं, क्या वे किसी के दुर्भाग्य का फायदा नहीं उठा रहे हैं? झांग गुआंग्यू ने असहाय रूप से कहा, मुझे पता है, लेकिन हम और क्या कर सकते हैं? उनके अलावा हम अब उतना पैसा नहीं पा सकते हैं। हालांकि झांग गुआंग्यू और यांग लुक्सिया नाराज थे, उनके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस रात झांग यफी की मां यांग लुक्सिया ने उसके साथ सोने की पेशकश की। झांग यफी ने कहा, मां, तुम कई सालों से मेरे साथ नहीं सोए थे।
तुम आज रात मेरे साथ क्यों सोना चाहते हो? यांग लुओक्सिया ने कहा, मेरी प्यारी बेटी, यह इसलिए है क्योंकि मैं आपके साथ कई वर्षों तक नहीं सोया है कि मम्मी आपके साथ सोना चाहती हैं। दोनों ने बिस्तर पर चैट करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के लिए चैट करने के बाद यांग लुओक्सिया ने इस बिंदु पर जाना शुरू कर दिया और कहा, फीफी, क्या आप अभी भी अपने चाचा वांग जिंगहुआ के दूसरे बेटे वांग टैंग को याद करते हैं? जांग यफी ने स्वाभाविक रूप से इसे याद किया, क्योंकि उसने वांग टैंग को एक लग्जरी कार चलाते हुए देखा था और बीजिंग के गेट पर लड़कियों को एक से अधिक बार उठाया था। उसने देखा कि उनमें से कम 3 को उठाया जा रहा है। वह सिर्फ कचरा और एक मैल का एक टुकड़ा है। माँ, आप उसका उल्लेख क्यों कर रहे हैं? जांग यफी ने पूछा। यांग लुओक्सिया दंग रह गया। ऐसा लग रहा था कि फीफी को उसकी अच्छी छाप नहीं थी। उसे अपनी भावनाओं और उसके साथ कारण से अपील करनी थी। फीफी, उसके खिलाफ पूर्वाग्रहित मत हो। आखिरकार हर किसी के पास चीजों को करने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, मैंने सुना है कि वह काफी प्रतिभाशाली है और भविष्य में हुटियन नेटवर्क के व्यवसाय का हिस्सा विरासत में मिलेगा। जांग यफी तुरंत सतर्क हो गया और पूछा, माँ, आपने उसका उल्लेख क्यों किया? कुछ नहीं, बस लापरवाही से चैटिंग। जांग यफी को हटाने के लिए यांग लुओक्सिया ने इस बारे में बात की और एक लंबे समय के बाद उसने कहा, फीफी, जियो वांग वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति है। उनके पिता और आपके पिता कई सालों से दोस्त हैं, इसलिए हमने सोचा कि यह बहुत अच्छा होगा यदि हमारे दो परिवार शादी कर सकते हैं और सेना में शामिल हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही जांग यफी का चेहरा बदल गया। उसने कहा, नहीं माँ, मैं वांग टैंग से शादी नहीं करना चाहती। मुझे वह पसंद नहीं है। जांग यफी के पास पहले से ही उसके दिल में ली है। ली यी ने उसे नग्न देखा और उसे कई बार छुआ। जांग यफी ने लंबे समय से महसूस किया था कि वह इस जीवन में ली यी की थी, इसलिए वह किसी और से कैसे शादी कर सकती थी। विज्ञापन। अध्याय 110। हमेशा के लिए जेल में रहें। जांग यफी का स्वर दृढ़ संकल्प और प्रतिरोध से भरा था और उसकी आंखें दृढ़ और निर्विवाद थीं। ये देखकर यांग लुओक्सिया को अनिश्चित लगा, लेकिन अपने परिवार के भाग्य और कंपनी के अस्तित्व के बारे में सोचते हुए उसने अभी भी अपने दांतों को पीस लिया और उसे मनाना जारी रखा। वह अपनी बेटी को जानती थी, लाई ली, लेकिन वह क्या कर सकती थी? ली के पास कोई पैसा नहीं था, तो एक महान चरित्र कैसे जीवन जी सकता था? क्या वह अपनी कंपनी को बचाने के लिए 10 बिलियन के साथ आ सकती है? नहीं। इस बारे में सोचते हुए यांग लुओक्सिया ने उसे आराम दिया। फीफी, माँ को पता है कि यह निर्णय आपके लिए मुश्किल है और यह माँ और पिताजी के लिए भी मुश्किल है, लेकिन आपको समझना होगा, ये पूरे परिवार के भविष्य के लिए है। अभी शिनशन खनन एक विशाल अस्तित्व संकट का सामना कर रहा है। हमारा ऋण अनुपात बहुत अधिक है और बैंक हमारे ऋण को नवीनीकृत नहीं करेगा। पर्याप्त वित्तीय सहायता के बिना हम 1 सप्ताह में दिवालिया हो जाएंगे। तब तक न केवल हमारे जीवन की गुणवत्ता को खतरे में डाल दिया जाएगा, बल्कि उन निर्दोष कर्मचारियों को भी अपनी नौकरी खो दी जाएगी और उनके परिवारों का जीवन प्रभावित होगा। उद्धरण चिन्ह। जांग यफी ने पूछा, माँ, आपको कितने पैसे की जरूरत है? मेरे पास मेरे खाते में 100 मिलियन है। यह मेडिकल खर्च है जो भाई ली ने मुझे पहले वापस भेजा था। बस ये सब ले लो। यांग लुओक्सिया ने जांग यफी के सिर को रगड़ दिया और कहा, फीफी, मेरे प्यारे बच्चे, हम 20 बिलियन से कम हैं। ये 100 मिलियन काफी दूर है। जांग यफी को बिना किसी रास्ते से छोड़ने के लिए यांग लुओक्सिया ने जानबूझकर कहा कि 9 बिलियन युआन 20 बिलियन युआन था, जिसे पिछले आधे महीने में चुकाने की आवश्यकता थी। निश्चित रूप से ये सुनने के बाद जांग यफी चुप हो गया। वह इतनी स्मार्ट है कि उसे बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में भर्ती किया जा सकता है। वह तुरंत समझ गई कि उसके माता पिता का क्या मतलब है। क्या वे धन के बदले वांग टैंग से शादी करने का फैसला कर रहे थे? लेकिन इस और बेटी को बेचने में क्या अंतर है? क्या अधिक है? वांग टैंग इतना चंचल है कि उससे शादी करना एक आग के गड्ढे में गिरने जैसा है। जांग यफी के आंसू उसके गालों को लुढ़क गए और उसने कुछ नहीं कहा। यांग लुओक्सिया ने एक उत्तर लिया और अपने आंसू पोंछते हुए कहा, फीफी, हम या तो नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है तो आपके पिता और मुझे कर्ज के लिए जेल में डाल दिया जा सकता है। फीफी, हम अब पूरी तरह से आप पर निर्भर हैं। जांग यफी ने मिश्रित भावनाओं को महसूस किया, क्योंकि उसने अपनी माँ के शब्दों को सुना। वह थोड़ी देर के लिए चुपचाप रोती रही, लंबे समय तक सोचा और कहा, माँ, मैं समझती हूँ। आपने मुझे उठाया और मुझे 2 जीवन दिए। फीफी, आपको कभी नहीं चुका सकते। मैं अपनी खुशी का त्याग करने और आपकी व्यवस्थाओं को सुनने के लिए तैयार हूँ। ये कहने के बाद जांग यफी बिस्तर पर लेट गया, उसके सिर को एयर कंडीशनिंग रजाई के साथ कवर किया और दुखी होकर रोया। भाई जियोली, अगर वहाँ एक बार में है, फाइफे बहादुरी से आपको फिर से पीछा करेगा। जांग यफी ने खुद को सोचा, इस जीवन में भाई ली के साथ रहने की कोई संभावना नहीं है। वो जांग यफी ने कहा। यांग लुओक्सिया की आंखें थोड़ी लाल थीं और उसने बहुत कुछ नहीं कहा, बस कहा, फीफी, धन्यवाद। उस रात कोई शब्द नहीं बोला गया था। अगले दिन सुबह की धूप पर्दे में अंतराल के माध्यम से चमकती है और जांग यफी के बिस्तर पर छिड़का जाता है, लेकिन वह अभी भी उसके चेहरे पर आंसू के साथ रजाई में घुसा हुआ था। यांग लुओक्सिया जल्दी उठ गया। उसने गर्म बाजरा दलिया का एक कटोरा रखा, बिस्तर से बैठी और धीरे से अपनी सोती हुई बेटी को जगाया। फीफी, उठो और कुछ खाओ। आपके पास आज करने के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं। यांग लुओक्सिया की आवाज दिल के दर्द और असहायता से भरी थी। जांग यफी ने बैठने के लिए संघर्ष किया, दलिया का कटोरा लिया और इसे छोटे घूंटों में पिया, जैसे कि प्रत्येक मुंह से 1000 पाउंड वजन हो। विज्ञापन। वह जानती थी कि आज की बैठक न केवल 2 परिवारों की सभा थी, बल्कि उसके भाग्य में एक मोड़ भी थी। जांग और वांग परिवार शादी पर चर्चा करने के लिए आइवरी कैफे में मिलने के लिए सहमत हुए। ली यी ने बीजिंग में 10 दिनों से अधिक समय बिताया और सीखा कि दुनिया में सबसे महंगी कॉफी ब्लैक आइवरी कॉफी है, जिसकी कीमत $1000 - 1500 प्रति पाउंड है। ये सिर्फ इतना हुआ कि बीजिंग में एक काली आइवरी कैफे था, जो कि आइवरी कैफे था जिसे जांग और वांग परिवारों ने व्यवस्थित किया था। ली यी ने यह देखने का फैसला किया कि यह उस तात्कालिक कॉफी से कैसे अलग था, जिसे वह कुछ डॉलर के पैक के लिए पीती थी। हालांकि वह जल्दी में नहीं था। वह तब तक सोया जब तक वह स्वाभाविक रूप से नहीं उठा और फिर चला गया। वांग जिंगहुआ का परिवार पहले आ गया और 3 मिनट बाद जांग गुआंग्यू का परिवार भी आ गया। जब से एक पारिवारिक सभा में जांग यफी से मिले, वांग टैंग उसके बारे में सोच रहे हैं। उसने पहले जांग यफी का पीछा किया था, लेकिन उसने उसे स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। अब उसके पास आखिरकार सुंदरता जीतने का मौका है। जांग यफी के लिए उन्हें आज एक सुंदर केश विन्यास मिला, एक शर्ट पहनी और बहुत सुरुचिपूर्ण लग रहा था। फीफी, तुम यहाँ हो? जांग गुआंगू और अन्य लोगों को देखकर वांग टैंग ने उन्हें मुस्कुराते हुए अभिवादन किया, लेकिन यह मुस्कान जांग यफी को बहुत भयावह लग रही थी। हाँ, जांग यफी ने धीरे से जवाब दिया। फिर वांग जिंगहुआ के विपरीत बैठ गया। वांग टैंग के साथ बहुत अधिक आंखों के संपर्क से बचने के लिए उसे पूरी कोशिश की। ये देखकर वांग जिंगहुआ को उनके दिल में कुछ शिकायतें थीं, लेकिन उन्होंने अभी भी सतह पर एक दोस्ताना मुस्कान बनाए रखी और लोगों को बधाई देने लगे। वांग टैंग को कभी कभार जांग यफी से बात करने के लिए विषय मिलते थे। उनके बीच की दूरी को संकीर्ण करने की कोशिश करते थे, लेकिन जांग यफी ने हमेशा एक विनम्र और ठंडे रवैये के साथ जवाब दिया, जिससे वातावरण थोड़ा अजीब लग रहा था। वांग जिंगहुआ ने ये देखा और बहुत खुश नहीं था, लेकिन उसने खुद को सोचा, तो क्या होगा अगर आप अनिच्छुक हैं? मैं आपको अब त्यागने के लिए मजबूर करने जा रहा हूँ। आइए देखें कि आप कैसे जवाब देते हैं। वांग जिंगहुआ ने इस विषय को बदल दिया और 2 परिवारों के बीच विवाह का उल्लेख किया। ओह जांग, मुझे लगता है कि दोनों बच्चे काफी संगत हैं। हम इस मामले को अंतिम रूप क्यों नहीं देते हैं? चलो जल्द से जल्द एक तारीख चुनें और शादी को आयोजित करें। वांग टैंग ने कहा, हाँ, जितनी जल्दी बेहतर होगा। ठीक है, चलो एक समय पर चर्चा करते हैं। ये सुनकर जांग गुआंग्यू और यांग लुओक्सिया ने जांग यफी को अपनी आंखों में जटिल भावनाओं के साथ देखा। हालांकि वे 9 बिलियन होने के बाद शादी को आयोजित करने की भी योजना बनाते हैं। जांग यफी ने अपना सिर नीचे कर दिया और चुप रह गई, लेकिन उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह गए। ये देखकर वांग जिंगहुआ ने अपनी कोहनी के साथ वांग टैंग को नंगा कर दिया और कहा, टैंग, फीफी खुशी के साथ रो रहा है।
आप क्यों नहीं जाते हैं और उसके आंसू पोंछते हैं? ये सुनकर वांग टैंग ने कहा, सही सही सही। वांग टैंग ने एक नैपकिन निकाला और झांग यफी के आंसू पोंछने के लिए पहुंच गया, लेकिन झांग यफी ने उसे रोका और कहा, इतना पाखंडी होने की जरूरत नहीं है। वांग टैंग ने कहा, मैं अब आपका मंगेतर हूं, इसलिए आपकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। वांग टैंग ने अपने आंसू पोंछने पर जोर दिया, लेकिन झांग यफी ने स्वाभाविक रूप से उसे छूने से इनकार कर दिया। विज्ञापन। वांग टैंग ने खुद को सोचा, कोई भी महिला नहीं है जो मुझे नहीं मिल सकती है। आपने मुझे आपको छूने नहीं दिया, लेकिन मैं अभी भी आपके माता पिता के सामने आपको छूना चाहता था। वांग टैंग झांग यफी के बगल में बैठ गया और अपनी बांह को उसकी कमर के चारों ओर रखा। झांग यफी ने अपना हाथ थप्पड़ मारा और कहा, खो जाओ। वांग टैंग, तुम क्या कर रहे हो? वांग टैंग, हम और क्या कर सकते हैं? ये प्रेमियों के बीच सिर्फ एक सामान्य गले है। ये कहने के बाद वांग टैंग फिर से झांग यफी को गले लगाने के लिए आया था। झांग यफी ने लगातार 3 बार वांग टैंग के हाथों को थप्पड़ मारा। वांग टैंग ने गुस्सा किया और चेहरे पर झांग यफी को थप्पड़ मारा। टकराना। झांग यफी का चेहरा लाल, थप्पड़ मारा गया था। झांग यफी, हमारे परिवार ने आपको खरीदने के लिए 9 बिलियन खर्च किए, बेशर्म मत बनो। वांग टैंग ने गुस्से में कहा। झांग गुआंग्यू और उनकी पत्नी ने इसे देखने का नाटक नहीं किया। वांग जिंगहुआ बस मुस्कुराया और कहा, तेंग र कोमल बनो। झांग यफी ने आंसू में फट गए। वो। इस समय वांग टैंग ने फिर से झांग यफी को गले लगाया और देखा कि झांग यफी ने विरोध नहीं किया। वह वास्तव में दंडित होने के योग्य है। वांग टैंग को उनके दिल में गर्व था। इस समय ली यी आखिरकार आ गया। उनके शरीर को अब सिस्टम द्वारा मजबूत किया गया है और उनकी 5 इंद्रियां बेहद मजबूत हैं। जल्द ही जैसे ही वह कैफे में प्रवेश किया, उसने शोर सुना और झांग यफी की ओर देखा। मैंने देखा कि वांग टैंग का हाथ झांग यफी की कमर तक पहुंचने वाला था। एफ तारांगन के तुम कैसे आप मेरी महिला को छूने की हिम्मत करते हैं? ली यी उग्र थे। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरी पार्टी कौन थी या स्थिति क्या थी। वह चिल्लाया, स्टॉप। निराशा में झांग यफी ने ली यी की आवाज सुनी, मुड़कर देखा कि यह वास्तव में ली यी था। उसे अचानक ऐसा लगा जैसे उसने अपनी रीढ़ की हड्डी पाया और तुरंत वांग टैंग से परहेज किया। वांग टैंग फिर से झांग यफी को गले लगाने में विफल रहे। उसे बहुत गुस्सा आया। वह खड़ा हो गया और ली यी को देखने के लिए बदल गया। हो जाओ, तुम कौन हो? हालांकि उनके पास केवल ये कहने का समय था कि ली यी ने उन्हें चेहरे पर थप्पड़ मारा, अपने 2 दांतों को खटखटाया। सामने के दांत बाहर उड़ गए और वांग जिंगहुआ के चेहरे को मारा, जिससे वह दर्द हुआ। आप मुझे मारने की हिम्मत करते हैं? आप मौत की तलाश में हैं। क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? वांग जिंगहुआ भी उग्र था। उन्होंने कहा, ये बर्बर कहाँ से आया? आपने मुझे कैसे मारा? मैं अभी पुलिस को फोन कर रहा हूँ और मैं आपको जीवन के लिए जेल में डालने जा रहा हूँ। विज्ञापन। अध्याय 111। इतना अभिमानी। क्या आप अभी भी पुलिस को फोन करने की हिम्मत करते हैं? ली यी ने चकराया और डांटा, पुलिस को फोन करें। उन्हें अब फोन करें। आप एक झटका अगर आप नहीं करते हैं। इस झटके ने दिन के उजाले में एक महिला से छेड़छाड़ की। उसका अपराध क्या है? उसे कितने सालों की सजा सुनाई जानी चाहिए? मैं न्याय के लिए ऐसा कर रहा हूँ। आप पुलिस को बुलाने की कोशिश करते हैं। ली यी के शब्दों ने उन्हें पुलिस को बुलाने से रोक दिया। वांग टैंग ने सार्वजनिक रूप से झांग यफी को गले लगाया, जिसे एक महिला से छेड़छाड़ माना जाता है। वांग जिंगहुआ अचानक नहीं पता था कि क्या कहना है। ली यी झांग यफी के पास चली गई और चिंता के साथ पूछा, फीफी, क्या आप ठीक हैं? झांग यफी के आंसू उसके गालों को तुरंत लुढ़क गए। उसने खुद को ली यी पर फेंक दिया और उसे कसकर गले लगाया। भाई जियोली, फीफी आपके लिए खेद है। फीफी की शादी हो रही है। झांग गुआंग्यू और उनकी पत्नी भी जल्दी से खड़े होकर ली यी को बधाई दी। प्रोफेसर ली। वांग टैंग का चेहरा काला हो गया जब उसने देखा कि उसने अपने मंगेतर को किसी और द्वारा गले लगाया जा रहा था और यहाँ तक कि खुद को उस पर फेंकने की पहल भी कर रही थी। झांग यफी, आप भी तारांकन च, आप किसी को चोरी करने की हिम्मत कैसे करते हैं? ये सुनकर ली यी ने मुड़कर अपने चेहरे के दूसरे पक्ष को फिर से थप्पड़ मारा, ये कहते हुए, अपना मुंह बंद रखें। वांग टैंग स्तब्ध था। वह एक प्लेबॉय रहा है जब वह एक बच्चा था जो उसे भड़काने की हिम्मत करता है। आज इस व्यक्ति ने वास्तव में उसे 2 बार सार्वजनिक रूप से चेहरे पर थप्पड़ मारा। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? मैं आज तुम्हें मारने जा रहा हूँ। वांग टैंग ने गुस्सा किया और एक स्टूल उठाया और ली यी के सिर पर उसे तोड़ दिया। ली यी इतनी तेज थी कि स्टूल गिरने से पहले उसने अपना पैर उठाया और वांग टैंग को बाहर निकाल दिया। टकराना। वांग टैंग जमीन पर गिर गया, अपना पेट पकड़े हुए, खड़े होने में असमर्थ और वहां घूमने में असमर्थ। वांग जिंगहुआ ने देखा कि स्थिति सही नहीं थी और उसे 2 अंगरक्षकों में बुलाया गया। 2 अंगरक्षकों ने ली यी को घेर लिया। वांग जिंगहुआ ने कहा, आप कौन हैं? आप इतने अशिक्षित हैं, किसी को सार्वजनिक रूप से मार रहे हैं। हम आज आपको नष्ट करने जा रहे हैं। ये देखकर झांग गुआंग्यू ने आगे बढ़ा और कहा, आवेगी मत बनो, हम इसे बाहर बात कर सकते हैं। प्रोफेसर ली, ये राष्ट्रपति वांग है। राष्ट्रपति वांग, ये प्रोफेसर ली, डॉक्टर जो फीफी का इलाज करते हैं। वांग जिंगहुआ ने ठंड से छींटाकशी की और कहा, एक डॉक्टर की हिम्मत, कितनी घमंडी होने की हिम्मत है। हालांकि श्री झांग, ऐसा लगता है कि इस डॉक्टर का आपकी बेटी के साथ एक विशेष संबंध है। जाहिर है। वांग जिंगहुआ के शब्दों में कुछ और था। झांग गुआंग्यू ने कहा, यह सही है। प्रोफेसर ली ने मेरी बेटी की जान बचाई। वे भाई और बहन की तरह हैं। झांग गुआंग्यू ने कहा कि वे भाई और बहन की तरह थे, जिसने उनके गले की अजीबता को कम कर दिया। विज्ञापन। झांग गुआंग्यू चिंतित था कि वांग जिंगहुआ नाराज हो जाएगा और 9 बिलियन युआन को खो देगा, इसलिए उसने तुरंत झांग यफी को डांटा, यफी, आप सार्वजनिक रूप से कैसे व्यवहार कर सकते हैं? जाने दो। ली यी ने झांग यफी की पीठ को धीरे से थपथपाया और कहा, फीफी, ये ठीक है, मैं ठीक हूँ यहाँ, और सब ठीक है ना? जाने देने के बाद ली यी ने देखा कि झांग यफी का चेहरा लाल था। उसने पूछा, क्या उन्होंने आपको हराया था? झांग यफी ने सिर हिलाया, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं। ली यी समझ गया कि झांग यफी को पीटा गया होगा। उसने वांग टैंग को देखा जो अपने पेट को पकड़ रहा था और दर्द में रो रहा था, और पूछा, क्या तुमने उसे मारा? वांग टैंग, तो क्या? ली यी, महान फीफी, मैं आपको बाद में वापस बुलाऊंगा। झांग यफी, वांग जिंगहुआ, युवा आदमी, क्या आप स्थिति को नहीं समझते हैं? आप अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते। ली यी ने 2 लंबे और मजबूत अंगरक्षकों को देखा और पूछा, बस उन्हें? वांग जिंगहुआ, चलो चलो, उसे एक साथ लड़ो और उसे नष्ट कर दो। 2 अंगरक्षकों ने बाएं और दाएं से ली यी पर हमला किया। ली यी ने झांग यफी को पीछे धकेल दिया और सीधे बाईं ओर अंगरक्षक के पास गया। ली यी पहले पहुंचे और सीने में अंगरक्षक को मुक्का मारा। टकराना। एक सुस्त थट के साथ अंगरक्षक को वापस खटखटाया गया। ली यी ने अपना पैर उठाया और दूसरी तरफ अंगरक्षक को साइड पे किया। अंगरक्षक को चौंका दिया गया और उसे ब्लॉक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने महसूस किया कि वह उससे आ रहा है। एक दरार के साथ उसकी बांह टूट गई और वह पीछे की ओर उड़ गया, जिससे 3 मीटर से अधिक की दूरी पर लात मारी गई। अंगरक्षक ने दर्द महसूस किया और उठ नहीं सका। एक और अंगरक्षक अपने होश में आया, एक तह चाकू निकाला और ली यी को चाकू मार दिया। ली यी ने अपने बाएं हाथ से अपनी कलाई को पकड़ लिया और उस आदमी को ऐसा लगा जैसे उसका हाथ एक लोहे के क्लैंप से टकरा गया था और वह नहीं चल सकता था। ली यी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे मंदिर पर मुक्का मारा। टकराना। अंगरक्षक ने केवल उसके सिर में एक गुलजार महसूस किया और फिर जमीन पर गिर गया। ली यी वांग टैंग के सामने कूद गया और कहा, आप फीफी को मारने की हिम्मत करते हैं? मैं दोहरा प्रतिशोध लूंगा। ली यी ने चेहरे पर 2 बार वांग टैंग को थप्पड़ मारा। लगातार 2 बार चेहरे पर थप्पड़ मारा जाने के बाद वांग टैंग का चेहरा सूज गया, वास्तव में सूज गया। विज्ञापन। फीफी, मैंने तुम्हें वापस बुलाया। ली यी ने कहा। जब वह ये सुनती थी तो झांग यफी को गहराई से स्थानांतरित कर दिया गया था। मेरे माता पिता केवल मुझे लाभ का आदान प्रदान करने के लिए एक उपकरण के रूप में मानते हैं। केवल मेरा भाई जियोली कुछ भी नहीं कहता है और जब वह देखता है कि मैं एक नुकसान में हूँ तो वह मुझ पर गुस्सा निकालता है। भाई जियोली मेरे लिए सबसे अच्छा है। इसके अलावा भाई इतना शक्तिशाली है कि वह अकेले कई लोगों से लड़ सकता है और यहाँ तक कि अंगरक्षक भी उसके लिए कोई मुकाबला नहीं है।
इस बारे में सोचते हुए झांग यीफी की ली यी के प्रति अनुकूलता फिर से बढ़ गई। सुधार लक्ष्य झांग यीफाई अनुकूलता जोड़ 5। सुधार लक्ष्य झांग यीफाई अनुकूलता जोड़ 5। वर्तमान अनुकूलता 90 अंक। 90 अंकों की अनुकूलता पहले से ही साधारण बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच अनुकूलता से अधिक है। वांग जिंगुआ को तब दिल टूट गया था जब उसने देखा कि उसके बेटे को पीटा हुआ है और वह जल्दी से चिल्लाया, बंद करो, बात करो। वह डर गया था। उनके दो व्यक्तिगत अंगरक्षक आमतौर पर 1 दर्जन से अधिक लोगों से लड़ सकते थे, लेकिन वे इस युवा के खिलाफ 3 से अधिक राउंड नहीं रह सकते थे। वह इतना कुशल है कि यदि आप उस पर बल का उपयोग करते हैं तो आप निश्चित रूप से पीड़ित होंगे। जैसा कि कहा जाता है, एक अच्छा आदमी उसके सामने कभी नुकसान नहीं पहुंचाता है। अपने सिर को अस्थायी रूप से देने का मतलब यह नहीं है। वांग जिंगुआ ने खुद को सांत्वना देते हुए कहा, वे सभी श्री झांग के दोस्त हैं और अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा है। कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ली यी ने चकित कर दिया और कहा, क्या अब हम दोस्त हैं? क्या आप सिर्फ यह नहीं कहते थे कि आप मुझे नष्ट करना चाहते हैं? गलतफहमी, गलतफहमी। वांग जिंगुआ ने एक मुस्कान के लिए मजबूर किया, लेकिन उसकी आंखें शर्मिंदगी और गुस्से की मिश्रित भावनाओं को नहीं छिपा सकी। वह अच्छी तरह से जानता था कि इस समय एक सिर पर टकराव एक बुद्धिमान कदम नहीं था, इसलिए वह केवल इसे अस्थायी रूप से सहन कर सकता था और एक बदलाव की तलाश कर सकता था। प्रोफेसर ली, ये सब एक गलतफहमी है। हमें इतने छोटे मामले पर रिश्ते को क्यों बर्बाद करना चाहिए? हम क्यों नहीं बैठते? एक कप चाय है और एक अच्छी चैट है। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने अपने आदमियों को अपने रुख को दूर करने के लिए संकेत दिया और वातावरण को काम करने की कोशिश करें। ली यी ने कहा, झांग यीफी के अभी भी लाल गाल को देखने के लिए बदल गया और कहा, बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, बाहर जाओ। वांग जिंगुआ का चेहरा पीला हो गया। कौन है ये? इंटरनेट टाइकून। उन्होंने अपनी मुद्रा को कम कर दिया और एक छोटे व्यक्ति के साथ बैठकर बात करना चाहते थे, लेकिन दूसरे पक्ष ने वास्तव में उसे खो जाने के लिए कहा था। युवा आदमी, अपना रास्ता संकीर्ण मत करो। वांग जिंगहुआ ने एक उदास चेहरे के साथ कहा, ल्यू, आप स्पष्ट रूप से अच्छे लोग नहीं हैं। मैं आपसे कैसे निपट सकता हूँ? अभी यहाँ से बाहर निकलें। यदि आप यहाँ रास्ते में आते रहते हैं तो मैं पुलिस को फोन करूंगा और महिलाओं को छेड़छाड़ करने के लिए रिपोर्ट करूंगा। ली यी उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप। वांग जिंगहुआ का चेहरा सुअर के जिगर की तरह अंधेरा हो गया, लेकिन उसने गुस्सा करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने झांग गुआंग्यू को देखा और कहा, अच्छा, बहुत अच्छा, निर्देशक झांग, आपके पास एक अच्छा सहायक है। उससे आपके लिए पैसे के मुद्दे का पता लगाने दें। चलो चलते हैं। वांग टैंग के 2 दांत खटखटाते थे, उसका मुंह खून बह रहा था और उसका शरीर दर्द में था। वह बहुत असंबद्ध था और कहा, पिताजी, वह बहुत घमंडी है। क्या हम बस इस तरह से छोड़ने जा रहे हैं? वांग जिंगहुआ, आप क्यों नहीं छोटे और अपने आप को शर्मिंदा करने के लिए यहाँ रहते हैं? वांग टैंग, झांग यीफी के बारे में क्या हम बस उसे जाने देने जा रहे हैं? झांग यीफी नाम सुनकर ली यी कूद गया और 5 या 6 मीटर की दूरी पर कूद गया। वह सीधे वांग टैंग के सामने आया और उसके दिल पर कदम रखा। विज्ञापन अध्याय 112 गहरी पृष्ठभूमि। ली यी ने केवल एक छोटा बल उतारा और वांग टैंग ने अपने उरोस्ती को खुद महसूस किया और वह शायद ही सांस ले सके। उसने अपने हाथों से ली यी के पैरों को धकेलने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। इस समय उन्होंने वास्तव में मौत की सांस महसूस की। उनका मानना था कि अगर ली यी ने अधिक बल दिया तो उन्हें मौत के घाट उतार लिया जाएगा। बंद करो प्रोफेसर ली, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। वांग जिंगहुआ जल्दी से चिल्लाया। ली यी ने वांग टैंग को देखा और उसे डांटा। सुनो। वांग टैंग वास्तव में डर गया था और जल्दी से अपना सिर हिलाया, ये कहते हुए, नहीं, मैं इसे फिर से करने की हिम्मत नहीं करूंगा, फिर कभी नहीं। ली यी, उठो और यहाँ से निकल जाओ। ली यी ने अपने पैरों को दूर ले जाया और वांग टैंग ने दर्द को सहन किया और उठकर दरवाजे की ओर रेंगते हुए उठे। वह अभी कितना अभिमानी था, अब वह कितना शर्मिंदा है। झांग यीफी ने इसे देखकर बहुत खुश और सुरक्षित महसूस किया। हालांकि वह भाई ली के बारे में चिंतित थी। क्या वे उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगे? भाई ली, झांग यीफी चिल्लाया। ली यी ने झांग यीफाई को उसे फोन करते हुए सुना, उसके पास चला गया और कहा, फीफी, क्या गलत है? झांग यीफी ने उसे एक तरफ खींच लिया और कहा, कुछ भी नहीं। ली यी ने वांग जिंगहुआ और अन्य लोगों को देखा। वांग जिंगहुआ, जल्दी करो, उठो और बाहर जाओ। झांग गुआंग्यू घबरा गया और आगे बढ़ते हुए कहा, बॉस वांग, मुझे बहुत खेद है, मैं आपको सिर्फ पैसे उधार दूंगा। क्या मैं थोड़ा और रुचि जोड़ सकता हूँ? वांग जिंगहुआ, मैं हिम्मत नहीं करता, मैं नहीं की हिम्मत करता हूँ। आपके पास इतना अच्छा सहायक है, आपको मेरी मदद करने के लिए मेरी आवश्यकता क्यों है? ये कहने के बाद वांग जिंगहुआ वांग टैंग और अन्य लोगों के साथ छोड़ दिया। ली यी ने दुकान के मालिक को बुलाया। दुकान के मालिक ने कई दृश्यों को देखा था, लेकिन उन्होंने कभी भी ली यी जैसे किसी को नहीं देखा था जो आसानी से कई लोगों को खुद से हरा सकते थे। वह चला गया और सावधानी से पूछा, आप क्या चाहते हैं बॉस? ली यी, गणना करें कि टूटी हुई सीटों की लागत कितनी है, मैं आपको क्षतिपूर्ति करूंगा। बॉस ये भी जानता है कि व्यवसाय कैसे करना है। हालांकि कुछ सीटें क्षतिग्रस्त हो गईं, वे ज्यादा लायक नहीं थीं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं ली यी, ठीक है, क्योंकि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं आपके लिए विनम्र नहीं होगा। ओह, और आप में से प्रत्येक के लिए सबसे अच्छी कॉफी का 1 कप। ठीक है, कोई बात नहीं, बॉस ने जवाब दिया और तुरंत वेटर को कॉफी तैयार करने के लिए कहा। चूंकि मैं यहाँ हूँ, इसलिए मुझे यह महंगी कॉफी पीनी होगी। जीवन स्वाद से भरा होना चाहिए। ली यी ने खिड़की से एक सीट पाई और झांग यीफी के साथ बैठ गया। झांग गुआंग्यू और यांग लियोक्सिया के चेहरे पर भाव अद्भुत थे। उन्होंने मूल रूप से आज वांग परिवार के साथ एक गठबंधन बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन कौन था कि शादी नहीं होगी और उन्होंने वांग परिवार पर भी हमला किया और आपातकालीन राहत के लिए इस्तेमाल किए गए 9 बिलियन युआन भी खो गए। विज्ञापन अपनी बेटी को बेचने और एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं करने का उनका व्यवहार जब उसे तंग करते हुए देखकर उन्हें बैठने में शर्म महसूस हो गई। वे बस वहीं खड़े थे, छोड़ने या बैठने में असमर्थ थे। ली यी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और झांग यीफी से पूछा, फीफी, क्या चल रहा है? मुझे बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या है, मैं आपके लिए इसका ध्यान रखूंगा। झांग यीफी ने अपने दिल में गर्व महसूस किया, ऊपर उठी, ली यी को गले लगा लिया और धीरे से सो गया। ली यी, ठीक है फीफी, अच्छा बनो, अपने भाई को बताओ कि क्या चल रहा है। झांग यीफी ने शांत किया और संक्षेप में बताया कि क्या हुआ था। वास्तव में मैं आज एक शादी की व्यवस्था करने के लिए यहाँ आया था। माँ और पिताजी मुझसे 9 बिलियन युआन के लिए शादी करना चाहते हैं। ली यी, यह 9 बिलियन नहीं है, वांग परिवार भी 49% शेयर चाहता है। हमारी फीफी इतनी अच्छी है, वह एक अनमोल खजाना है, लेकिन ईमानदार होने के लिए आपके माता पिता को भी कठिनाइयां हैं। चिंता न करें भाई, आपको इसे हल करने में मदद करेगा। झांग यीफी, भाई, मैं आपके लिए बहुत भाग्यशाली हूँ, लेकिन इतने पैसे के साथ मैं वास्तव में वांग परिवार को छोड़कर किसी से भी नहीं मिल सकता। ली यी, मूर्खतापूर्ण, मैं भी अमीर हूँ। झांग यीफी ने हंसी में फूट लिया और कहा, आप अभी भी एक वरिष्ठ हैं, आपके पास कितना पैसा हो सकता है? ली यी, मैं बहुत अमीर हूँ। बोलने के बाद ली यी ने अपना मोबाइल फोन उठाया और इसे संचालित करना शुरू कर दिया। जल्द ही झांग यीफी का सेल फोन बजा। डिंग, पिछले नंबर 6666 के साथ आपका बैंक कार्ड ट्रांसफर में 20 बिलियन युआन प्राप्त हुआ। झांग यीफी का फोन ट्रांसफर नोटिफिकेशन टोन के साथ बजा। 20 बिलियन सीधे खाते में जमा हो जाएंगे। ली यी ने चकित किया और कहा, ठीक है, मैं आपके द्वारा आवश्यक धन को अपने कार्ड में स्थानांतरित कर दूंगा। झांग यीफी भ्रमित था। 20 बिलियन? बिल्कुल नहीं, क्या भाई इतना अमीर है? उसने जल्दी से अपने फोन पर शेष राशि की जांच की और पाया कि 20 बिलियन वास्तव में स्थानांतरित हो गए थे। यह झांग यीफी स्तब्ध था और नहीं जानता था कि क्या कहना है। झांग गुआंग्यू और यांग लुक्सिया ने भी अपने सेल फोन की अधिसूचना टोन सुना।
झांग गुआंगू यांग लुक्सिया झांग गुआंगयू स्तब्ध था। यांग लुक्सिया दंग रह गया। प्रोफेसर ली ने अपनी बेटी को 20 बिलियन का स्थानांतरण किया। अच्छा काम। वे मूल रूप से बैठने के लिए शर्मिंदा थे, लेकिन अब वे तुरंत उनके साथ एक ही मेज पर बैठे थे। प्रोफेसर ली, ये सच है? आपने सिर्फ 20 बिलियन को फेफी में स्थानांतरित कर दिया है? झांग गुआंगू की आवाज अविश्वास से कांप गई। उन्होंने अपनी आंखें चौड़ी कर दी और झांग यफी की मोबाइल फोन स्क्रीन पर घूर कर देखा, जैसे कि संख्याओं की स्ट्रिंग तुरंत उनके परिवार के भाग्य को बदल सकती है। विज्ञापन। यांग लुक्सिया इतना उत्साहित था कि उसने अपने हाथों को जकड़ लिया और उसकी आंखें लाल थीं। उसने कभी सपना नहीं देखा कि प्रोफेसर ली इतना उदार होंगे। ली ने कहा, हाँ, यदि यह पर्याप्त नहीं है तो फेफी हमेशा मुझसे और अधिक मांग सकता है। झांग यफी, झांग गुआंगयू और यांग लुक्सिया सभी स्तब्ध थे। 20 बिलियन को स्थानांतरित करने के बाद क्या मैं अभी भी उससे किसी भी समय इसके लिए पूछ सकता हूँ? प्रोफेसर ली कितने अमीर हैं? झांग गुआंगयू और अन्य तुरंत समझ गए। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रोफेसर ली ने केवल भाग्य पर विचार किया और मरीजों का इलाज करते समय धन नहीं, ये सोचकर कि रोगी पैसे से कम नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने पहले मेडिकल फीस में 100 मिलियन युआन को स्थानांतरित कर दिया, लेकिन उन्होंने तुरंत इसे वापस कर दिया, क्योंकि 100 मिलियन वास्तव में अन्य लोगों की आंखों में सिर्फ एक छोटी संख्या है। प्रोफेसर ली की पारिवारिक पृष्ठभूमि आश्चर्यजनक होनी चाहिए। झांग गुआंगू ने अस्थायी रूप से पूछा, प्रोफेसर ली, आपके पास इतना पैसा कैसे है? हालांकि वह जानता था कि यह पूछना एक बुरा विचार था, फिर भी उसने पूछा। ली को पता था कि अगर उसने इतना पैसा निकाला तो अन्य निश्चित रूप से संदिग्ध होंगे। उन्होंने पहले ही एक बहाने के बारे में सोचा था और कहा था, ओह, ये सब परिवार के पैसे हैं, लेकिन मेरा परिवार मुझे आपको बताने नहीं देगा। झांग गुआंगू की आंखें जलाया और वह तुरंत समझ गया, ये सभी पारिवारिक पैसे हैं और उनका परिवार उन्हें किसी को बताने की अनुमति नहीं देता है। ऐसा लगता है कि प्रोफेसर ली की पारिवारिक पृष्ठभूमि सरल नहीं है। यह एक बड़ा परिवार होना चाहिए, अन्यथा वे कार्यशील पूंजी में 20 बिलियन के साथ लापरवाही से नहीं आएंगे। अब जब फेफी ने उसके साथ एक संबंध स्थापित किया है तो झांग परिवार भविष्य में अच्छे आकार में होगा। यह वांग जिंगहुआ के परिवार से बहुत बेहतर है। झांग गुआंगयू को लगा जैसे उसे एक खजाना मिला है और वह बहुत खुश है। ये बहुत अच्छा है। इस बार हमारे शिनशिन खनन समूह को बचाने के लिए प्रोफेसर ली को धन्यवाद। झांग गुआंगयू और यांग लुक्सिया दोनों ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। ली ने अपना हाथ लहराया और कहा, मुझे धन्यवाद मत करो, ये पैसा फेफी के लिए है, न कि आपके जिंटियन खनन समूह के लिए। ये सुनकर झांग गुआंगयू और यांग लुक्सिया बहुत निराश महसूस हुआ। ली ने कहा, बेशक, अगर फेफी का उपयोग जिंटियन खनन समूह की मदद करने के लिए इसका उपयोग करने के लिए तैयार है तो ये ठीक है। फेफी, क्या आप तैयार हैं? झांग यफी ने कहा, मैं नहीं चाहता। भाई ली, फेफी आपके पैसे नहीं ले सकते। मुझे अपना कार्ड नंबर दें और मैं इसे वापस आपके पास स्थानांतरित कर दूंगा। ली ने कहा, मुझे इसे क्यों लौटाएं? मुझे इन 20 बिलियन की आवश्यकता नहीं है। आपकी कंपनी को इसकी तत्काल आवश्यकता है। झांग यफी ने दृढ़ता से कहा, कंपनी है, मैं हूं। मैं अपने भाई के पैसे नहीं ले सकता। झांग यफी नहीं चाहते थे कि ली के साथ उसका संबंध पैसे के कारण अशुद्ध हो। ली ने स्वाभाविक रूप से देखा कि वह क्या सोच रही थी। पीछे हटना, क्या यह मेरे धन के लिए मेरे रास्ते को अवरुद्ध नहीं कर रहा है? यह कैसे हो सकता? विज्ञापन। अध्याय 113 सबसे बड़ा शेयरधारक। इससे पहले ली ने 100 मिलियन युआन को मेडिकल खर्चों में झांग यफी को स्थानांतरित कर दिया और सोचा कि वह काफी समझदार है। उसने आज 20 बिलियन युआन को क्यों स्थानांतरित किया और उसे वापस स्थानांतरित करना चाहती है? बिल्कुल नहीं। ली ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ झांग यफी को देखा और कहा, एक भाई अपनी बहन को कुछ पैसे कैसे दे सकता है और फिर उसे वापस करने के लिए कह सकता है? क्या हम वास्तव में उस औपचारिक हैं? यदि ऐसा है तो मुझे कभी भी भाई को फोन न करें और हमें अब एक दूसरे से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से पर्याप्त है। जब उन्होंने कहा कि झांग यफी तुरंत घबरा गया। भाई ली, मेरा मतलब यह नहीं है। ओह, मैं इसे ले जाऊंगा, मैं नहीं कर सकता। मैं इसे आपके लिए रखूंगा और जब भी आपको इसकी आवश्यकता होती है तो आप इसके लिए मेरे पास आ सकते हैं। ली, यह मेरे लिए रखने के लिए नहीं है। पैसा आपका है, आप इसे पसंद कर सकते हैं जैसा आप पसंद करते हैं। झांग यफी ने सिर हिलाया। ठीक है ली, यह सही है। मेरे साथ इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। जब मैंने आपका इलाज करने का फैसला किया तो मुझे पता था कि हम एक साथ होने के लिए किस्मत में थे। झांग यफी ने सिर हिलाया। वह बहुत खुश महसूस कर रही थी। भाई ली के साथ चाहे कितनी भी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यह कोई समस्या नहीं है। इस बारे में सोचते हुए झांग यफी की ली के प्रति अनुकूलता फिर से बढ़ गई। सुधार लक्ष्य झांग यफी, अनुकूलता जोड़ 1। सुधार लक्ष्य झांग यफी, अनुकूलता जोड़ 1। वर्तमान अनुकूलता 92 अंक। अनुकूलता की जानकारी ली के दिमाग में सिंक्रोनाइज की गई थी। अनुकूलता 90 अंकों तक पहुंच गई है और इसे एक बिंदु से भी बढ़ाना मुश्किल है। अब झांग यफी ने इसे 2 अंक बढ़ा दिया है, इसलिए पैसा बर्बाद नहीं हुआ है। केवल 3 और अंक झांग यफी को सफलतापूर्वक जीतने के लिए बचे हैं। झांग गुआंगयू और यांग लुक्सिया आश्चर्यचकित थे और जब उन्होंने ये सुना तो खुश थे। अब जब चीजों ने बेहतर के लिए एक मोड़ ले लिया था, न केवल पैसे की समस्या हल हो गई थी बल्कि उन्हें वास्तव में विश्वसनीय बैकअप भी मिला था। ली ने झांग यफी से पूछा, फेफी, क्या आप अपने माता पिता की कंपनी की कठिनाइयों को हल करने के लिए पैसे का उपयोग करने के लिए तैयार हैं? झांग यफी ने कहा, भाई, फेफी आपको सुनता है। ऐसा नहीं है कि झांग यफी नहीं करना चाहती थी, लेकिन पैसा मूल रूप से ली का था, इसलिए उसने कहा कि वह ली को सुनेंगी। विज्ञापन। बेशक, एक और कारण है, अर्थात झांग यफी का ट्रस्ट इन ली उसके विश्वास से भी अधिक गहरा है। अभिभावक। जब पारिवारिक व्यवसाय को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो उसके माता पिता ने उसे किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने के बारे में सोचा जो वे लाभ के बदले में पसंद नहीं करते थे। हालांकि भाई ली को किसी भी चीज की परवाह नहीं थी और बस पहले खुद के लिए खड़ा था। ये जानकर कि परिवार कठिनाई में था, उसने कुछ भी नहीं कहा, किसी भी बंधक या गारंटी के लिए नहीं कहा और सीधे 20 बिलियन को खुद को स्थानांतरित कर दिया। माता पिता जो प्यार अपने बच्चों को देते हैं वह हमेशा स्वार्थ के साथ मिलाया जाता है, लेकिन भाई ली के साथ ऐसा नहीं है। वह बहुत शुद्ध है। ये भावना माता पिता के प्यार से कम नहीं है। अगर ली को पता था कि झांग यफी क्या सोच रहा था तो वह निश्चित रूप से उसे एक अंगूठा दे देगी। हाँ, आपके लिए मेरा प्यार शुद्ध है। यह वासना और पैसे की शुद्धता है। बेशक, ली इतना सीधा नहीं हो सकता है। रणनीति का प्रत्येक लक्ष्य पैसा बनाने और अंक कमाने के लिए एक उपकरण है, लेकिन आपको उन्हें पर्याप्त भावनात्मक मूल्य देना होगा। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जानवरों और पौधों के लिए सुखद संगीत खेलना जानवरों को दूध और अंडे का उत्पादन करने के लिए बढ़ावा दे सकता है और उत्पादन बढ़ाने के लिए पौधों को बढ़ावा दे सकता है। केवल जब भावनात्मक मूल्य जगह में होता है तो उपकरण के मूल्य को अधिकतम किया जा सकता है। बेशक, ली को खुद को एहसास नहीं था कि वह वास्तव में उन्हें पूरी तरह से ठंडे उपकरण के रूप में व्यवहार नहीं करता था। झांग गुआंगयू और उनकी पत्नी ने ली को घबराहट से देखा और कहा, प्रोफेसर ली, हमारी कंपनी वास्तव में एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है। निश्चित रूप से 20 बिलियन के बजाय हमें केवल 9 बिलियन की आवश्यकता है और हमारे पास इस ऋण नवीकरण संकट के माध्यम से प्राप्त करने का 60% मौका है। ली, ये 60% यकीन है, यह एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी के सीईओ की शैली नहीं है। चूंकि मैंने पहले ही 20 बिलियन को फेफी में स्थानांतरित कर दिया है, मैं स्वाभाविक रूप से आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे पास एक शर्त है। झांग गुआंगयू ने पूछा, क्या शर्तें हैं? जब तक हम इसे कर सकते हैं हम निश्चित रूप से सहमत होंगे। ली, 20 बिलियन शिनशिन खनन समूह में फाइफे का निवेश है। वह 51% शेयर चाहती है। झांग गुआंगयू स्तब्ध था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ली ऐसा अनुरोध करेंगे। यह झांग गुआंगयू अचानक शर्मिंदा हो गया। यदि वह 51% शेयर देता है तो वह अब नियंत्रित शेयरधारक नहीं होगा और अब शिनशिन खनन समूह में अंतिम नहीं होगा। ली, अगर मुझे सही तरीके से याद नहीं है तो वांग परिवार को 9 बिलियन के लिए शिनशिन खनन समूह के शेयरों का 49% मिला। फाइफे को 20 बिलियन के लिए 51% नहीं मिल सकता है।
विज्ञापन झांग गुआंग यू नहीं प्रोफेसर ली यह नहीं है कि मेरा मतलब नहीं है, मैं चिंतित हूं कि फाइफे बहुत युवा है और कंपनी के व्यवसाय से बहुत परिचित नहीं है। मुझे चिंता है कि अगर वह नियंत्रण लेती है तो कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी। झांग येफी ने यह भी कहा, भाई मैं अभी भी कॉलेज में एक सोफोमो हूं और एक कंपनी का प्रबंधन नहीं करना चाहता। ली ई ने कहा, मैं यह 51% हिस्सेदारी चाहता हूं, न कि फेफी को कंपनी के प्रबंधन को संभालने के लिए बल्कि फेफी को गारंटी देने के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या परिस्थितियां हैं, फेफी इंडियन खनन समूह का सबसे बड़ा शेयरधारक है और उसका पूर्ण कहना है वह कठिनाइयों का सामना करने वाली नहीं है। उदाहरण चिन्ह ली ई ने यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा और वह वास्तव में चिंतित था कि यह स्थिति फिर से होगी। बेशक ली ई का एक और अर्थ था, जहां येफी उनकी बाध्य वस्तु थी और असीमित धन खर्च कर सकती थी, वह सबसे बड़ी शेयरधारक बन गई। जब तक ली ई तैयार था तब तक शिनशिन खनन समूह की पूंजी श्रृंखला में कभी भी समस्या नहीं होगी। झांग गुआंग्यू अभी भी संकोच कर रहा था। यांग लियोक्सिया इसे किसी भी समय में पकड़ नहीं सका। वह झांग गुआंग्यू को देखकर कहती है, आप अभी भी क्या कल्पना कर रहे हैं? प्रोफेसर ली हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर फिफे ने 51% शेयरों को लिया तो क्या फर्क पड़ता है? वह हमारी इकलौती बेटी है और कंपनी मूल रूप से भविष्य में उसे सौंप दी गई थी। क्या ये हो सकता है कि आपके पास कोई और बाहर या एक नाजायज बच्चा हो? यांग लियोक्सिया ने झांग गुआंग्यू के कान को पकड़ लिया और पूछा। झांग गुआंग्यू ने जल्दी से कहा, कैसे कर सकता है कि हो? लुक्सिया, जल्दी से जाने दो, ये दर्द होता है, ये दर्द होता है। उदाहरण चिन्ह। यांग लियोक्सिया ने अभी भी जाने नहीं दिया और कहा, नहीं, यदि नहीं तो आप सहमत क्यों नहीं हैं और आप अभी भी इतने लंबे समय से इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? आप सच क्यों नहीं बताते? झांग गुआंग्यू ने उत्सुकता से कहा, वास्तव में नहीं, मुझे जाने दो, मैं सहमत हूं। यांग लियोक्सिया ने जाने दिया और झांग गुआंग्यू ने कहा, आप सही हैं, जल्द या बाद में कंपनी को फेफी को सौंप दिया जाएगा। यह एक अच्छा मौका होगा कि फेफी को वैध रूप से पहले शेयरधारक बनने दें। प्रोफेसर ली, चिंता न करें, यह कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, ये तय हो गया है। वैसे चलो इसे आजमाएं और देखें कि यह कॉफी कैसे स्वाद लेती है। ली ने कॉफी की ओर इशारा किया जो अभी अभी परोसा गया था। झांग येफी को बहुत छुआ गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि भाई हमेशा उसके बारे में सोच रहा था। उसने ली की बांह पकड़ ली और बहुत खुश महसूस किया। सुधार लक्ष्य झांग येफी अनुकूलता जोड़ 1 वर्तमान अनुकूलता 93 अंक। झांग येफी की ली के प्रति अनुकूलता एक और बिंदु से बढ़ गई। झांग गुआंग्यू और यांग लियोक्सिया भी ये देखकर राहत के साथ मुस्कुराए। वे अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी बेटी के लिए इस तरह के सक्षम और ईमानदार व्यक्ति से मिलना कितना दुर्लभ और भाग्यशाली था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी बेटी को भी ली पसंद आई। शिनशिन खनन समूह का संकट इस प्रकार ली द्वारा हल किया गया था। झांग गुआंग्यू और उनकी पत्नी ने उन्हें वीआईपी के रूप में माना और उन्हें रात के खाने के लिए अपने घर में आमंत्रित किया। प्रोफेसर ली, आपने हमारी बहुत मदद की है। मैं इन दिनों एक होटल में रह रहा हूं और मैंने अभी तक घर पर आपके लिए खाना नहीं बनाया है। आज हमारे घर पर रात का खाना कैसे है? लियोक्सिया एक बहुत अच्छा कुक है, इसलिए मैं आपको कुछ स्वादिष्ट व्यंजन बना सकता हूं। विज्ञापन अध्याय 114 ब्यूटी रिटर्न। घर पर रात के खाने के लिए ली को आमंत्रित करना एक बात है, दूसरी ओर वे ली के साथ अधिक संपर्क करना चाहते थे और आगे ली के साथ अपने संबंधों में सुधार करना चाहते थे, खासकर उनकी बेटी के साथ। ली ने कहा, आज नहीं, मुझे कल माउंटेन सिटी वापस जाना है। मैं आज भी राजधानी शहर जाना चाहता हूँ। वास्तव में ली को बाद में झो में और उसकी मां को देखने के लिए जाना था और अपनी मां को आखिरी इलाज दिया। उसकी मां को आज दोपहर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और उसे उस पर नजर रखने के लिए भी जाना पड़ा, इसलिए उसे शिफ्ट की जिम्मेदारी का बहाना मिला। यह देखते हुए कि वह बार निमंत्रणों के बावजूद नहीं आया, झांग गुआंग्यू और उसकी पत्नी के पास ये कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ठीक है, फिर अगली बार जब आप राजधानी में आएंगे तो हम निश्चित रूप से आपके लिए खुद खाना बना लेंगे। ली, ठीक है, मैं अगली बार आपकी खाना पकाने की कोशिश करने के लिए उत्सुक हूं। उन्हें अलविदा कहने के बाद ली छोड़ दिया और सीधे अस्पताल चले गए। ली लंबे समय से इसकी योजना बना रहे थे। झो में का बचपन से ही कठिन जीवन था। जब वह 4 साल से अधिक उम्र की थी तो उसके पिता ने एक कारखाने में काम किया और एक यांत्रिक विफलता के कारण एक औद्योगिक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। हालांकि उसे मुआवजे में दसियों हजारों युआन मिले। झो में की मां को उसकी देखभाल करनी थी और काम नहीं कर सकती थी। उसने केवल तब काम करना शुरू किया जब झो में प्राथमिक विद्यालय में था और सभी मुआवजे को खर्च किया गया था। वर्षों से मां और बेटी को एक मुश्किल जीवन रहा है। इसके अलावा झो में की मां को ल्यूकेमिया का पता चला था और परिवार के सभी पैसे खर्च किए गए थे। अगर ली ने झो में को 10 मिलियन स्थानांतरित नहीं किया होता तो उन्हें भोजन खोजने में भी परेशानी होती। यद्यपि मां और बेटी प्रामाणिक बीजिंग हैं, वे बीजिंग में 20 वर्ग मीटर से कम के एक साधारण पुराने घर में रहते हैं। उच्च वृद्धि वाली इमारतों से घिरे, उनके पास विध्वंस में कोई हिस्सा नहीं है। कुछ दिनों पहले ली को इस स्थिति के बारे में जानने के बाद उन्होंने झो में के लिए एक अपार्टमेंट खरीदने की योजना बनाई। उन्होंने सिस्टम डेटा को देखा और पाया कि झो में की उनके प्रति अनुकूलता 90 अंकों तक पहुंच गई थी। 95 अंकों तक पहुंचने से पहले आपको जल्दी करना होगा और उस पर पैसा खर्च करना चाहिए। जब आप उसे जीतते हैं और उसे अपना प्रेमी बनाते हैं तो आपको 50% का इनाम मिलेगा, आपका व्यक्तिगत धन। तो जैसे ही वह कार में मिला, ली ने झो में को बुलाया। मेयर, तुम कहाँ हो? झो में, भाई मैं अस्पताल में हूँ। मेरी माँ को आज दोपहर को छुट्टी दे दी जाएगी और मैं तैयार हो रहा हूँ और अपनी चीजें पैक कर रहा हूँ। ली, अस्पताल से छुट्टी देने के बाद आप कहाँ रहेंगे? झो में, बेशक ये हमारा केबिन है। ली, अभी तक पैक मत करो, मैं आज दोपहर तुम्हारे साथ जाऊंगा। 1 मिनट के लिए बाहर आओ और मेरे साथ खरीदारी करने जाओ। झो में ने ये सुना और कहा, ठीक है, आप क्या खरीदना चाहते हैं भाई? ली, मैं कुछ बड़ी वस्तुओं को खरीदना चाहता हूँ। मैं अस्पताल में एक टैक्सी ले रहा हूँ। जब मैं लगभग वहाँ हूँ तो मैं आपको फोन करूंगा और आप नीचे आ सकते हैं। झो में, ठीक है। फोन को लटकाने के बाद टैक्सी यूनियन अस्पताल की ओर बढ़ गई। जब 5 मिनट बचे थे तो ली ने झो में को फिर से बुलाया। मेयर, मैं लगभग वहाँ हूँ, नीचे आओ। झो में, भाई मैं पहले से ही सड़क के किनारे आपका इंतजार कर रहा हूँ। विज्ञापन, ली, ठीक है, मैं वहीं रहूंगा। निश्चित रूप से जब कार यूनियन अस्पताल के गेट पर पहुंची तो झो में पहले से ही सड़क के किनारे आज्ञाकारी रूप से इंतजार कर रहा था। कई टैक्सियां आ रही थीं और जा रही थीं और वह नहीं जानती थी कि कौन ली था। वह हर उस टैक्सी पर एक दूसरी नजर रखती थी जो पास हो जाती थी। ली ने एक नजर डाली और देखा कि झो में ने एक काले रंग की छोटी स्कर्ट के साथ एक छोटी सफेद शर्ट पहनी हुई थी जिसमें उसे एक महिला पेशेवर पोशाक का एक सा दिया। उसके बर्फ सफेद और सीधे पैर बहुत चकाचौंध थे और वाहनों के ड्राइवर आने और जा रहे थे, मदद नहीं कर सकते थे लेकिन कुछ और बार पीछे मुड़कर देख सकते थे। ली को पता चला कि झो में से सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर चश्मा पहने एक थोड़ा अश्लील लड़का था। वह उसे घूरता रहा और उसके मोबाइल फोन के साथ उसकी तस्वीरें ले ली। ली ने चकित किया उन लोगों में से एक जिनके पास इच्छा शक्ति है लेकिन कुछ बुराई करने की हिम्मत नहीं है। ली ने झो में को एक वेछा संदेश भेजा, माया, मैं तुरंत दूर हो रहा हूँ लेकिन चलो दिखावा करते हैं कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है? झो में, भाई तुम क्या करना चाहते हो? ली, जैसा आपको बताया गया है वैसा ही करो। झो में, ठीक है, मैं जो कुछ भी मेरा भाई मुझे करने के लिए कहता हूँ वह करूंगा। ली ने टैक्सी को 10 मीटर दूर रुकने के लिए कहा, कार से बाहर निकले और टैक्सी को इंतजार जारी रखने के लिए कहा। वह आज चप्पल और शॉर्ट्स में लापरवाही से कपड़े पहने हुए थे जिससे उन्हें और अधिक आरामदायक बना दिया गया। वह उस लड़के के पास गया जिसने झो में की तस्वीर ली और उस पर सीटी बजाई। चश्मे के साथ खौफनाक आदमी ली को देखा, थोड़ा भड़क गया। ली ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, यार क्या तुम भी उस लड़की को देख रहे हो?
वह कैसे है, हॉट है ना। जब मनहूस आदमी ने ये सुना तो उसने कहा, पवित्र बकवास यार, तुम मुझे डरा दिया। तो हम उसी व्यापार से हैं। ये लड़की बहुत गर्म है, अगर मैं उसे घर ले जा सकता था तो मैं उसके लिए सूप बनाने के लिए अपनी पसलियों को भी तोड़ दूंगा। ली, क्या उसे वापस ले जाना आसान नहीं है? बस आगे बढ़ो और उसे ले जाओ। मनहूस आदमी चतारांकन के, यार तुम बहुत बढ़िया हो, आगे बढ़ो और कोशिश करो, देखें कि क्या वे तैयार हैं। ली, यह नहीं है कि जब आप एक लड़की को जोड़ रहे होते हैं तो ये कैसे काम करता है। यदि आप एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं तो आप बस उसे गले लगाते हैं और जाते हैं। ये कितना मुश्किल है। मनहूस आदमी ने ली को देखा जो एक टी शर्ट, शॉर्ट्स और चप्पल पहने हुए था, जो एक हारे हुए दिख रहा था। वह कैसे कहती है कि लड़कियों को उठाना इतना आसान है? आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं। आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे लिए निहित हूँ। ली, तो मैं शर्मीली नहीं रहूंगा। ठीक है, आगे बढ़ो। चश्मा वाला डरावना आदमी ली को खुद को मूर्ख बनाने के लिए इंतजार कर रहा था। ठीक है, मुझे 2 मिनट में उस लड़की को नीचे ले जाओ। ली सीधे झो मेई की ओर चला गया। चश्मे के साथ मनहूस आदमी ने गौर से देखा, उसे सुंदर महिला द्वारा अपमानित होते हुए देखना चाहता था। वास्तव में झो मेई ने पहले से ही ली को अपनी आंख के कोने से बाहर देखा था, लेकिन उसने ली की बात सुनी, चारों ओर मुड़कर उसे जाने का नाटक नहीं किया। ली झो मेई तक चली गई और उस पर सीटी बजाई। हाय सुंदर महिला, हेलो। झो मेई चारों ओर मुड़ा, ली को देखा और विनम्रता से कहा, हेलो सुंदर आदमी। विज्ञापन, ली, सुंदर लड़की, मैं पहली बार जब से मैंने आपको देखा था तब से मैं आपकी ओर से आकर्षित हो गया हूँ। मुझे लगता है कि हम एक साथ रहने के लिए किस्मत में हैं। क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? झो मेई लगभग हंसते हुए फूट गया, लेकिन फिर भी सहयोग किया और कहा, कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ मैं आता हूँ। ली ने नीचे गिरा दिया और एक राजकुमारी गले में झो मेई को उठाया। सुंदर महिला, मेरे पास एक कार है और मैं आपके साथ सवारी करना चाहता हूँ, क्या ये ठीक है? कर सकना। इसलिए ली ने झो मेई को ले जाया और सड़क के किनारे टैक्सी की ओर चला गया। जब चश्मे के साथ स्लेजी मैन द्वारा गुजरते हुए ली ने उससे कहा, भाई अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो बस इसे ले जाओ। देखो मुझे एक सुंदर लड़की मिल गई है, ठीक है, अलविदा अलविदा अलविदा। चश्मा के साथ खौफनाक आदमी ने खाली जवाब दिया। चश्मा के साथ खौफनाक आदमी स्तब्ध था। ओह नहीं, क्या ये वास्तव में संभव है? क्या लड़कियों को चुनना आसान है? इस सुंदरता ने 90 से अधिक अंक बनाए और उसे केवल 1 मिनट में ले जाया गया। अच्छा काम, यदि लड़कियों को चुनना इतना आसान है तो मैं गुप्त तस्वीरें क्यों ले जाऊंगा? बस किसी को आप पसंद करते हैं और उन्हें घर ले आओ। हर दिन एक बदलें, हर रात एक दूल्हा बनो। इतना खुश चश्मे के साथ मनहूस आदमी बहुत उत्साहित था। आसपास के कई अन्य लोग भी देख रहे थे। वे सिर्फ एक लड़के के रूप में देखे जो आसानी से गली से एक खूबसूरत लड़की को उठाते थे। उनका खून भी उबल रहा था। कार में आने के बाद ली ने कहा, मास्टर, ड्राइव टू बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी। ठीक है, कोई बात नहीं। चालक ने वाहन शुरू किया और दूर चला गया। अब चश्मे वाले डरावना आदमी में अब कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं है। थोड़ी देर के बाद ऊंची एड़ी के जूते पहने एक सुंदर महिला दिखाई दी और चश्मे के साथ खौफनाक आदमी रोलिंग कर रहा था। वह आज रात अपने घर ले जाने में सक्षम होने के विचार से उत्साहित था। उन्होंने ली की विधि का पालन किया, सुंदरता तक चला गया और उस पर सीटी बजाई। हाय सुंदर महिला, हेलो। विज्ञापन, अध्याय 115, अमीर और इच्छाधारी। जब सुंदरता ने एक मनहूस आदमी को चश्मा पहने हुए देखा तो उसने सोचा कि चिढ़ाना बहुत स्पष्ट था। सुंदर महिला घृणा की नजर से दूर हो गई। चश्मे के साथ जर्जर आदमी उसके पास चला गया और कहा, हेलो सुंदर महिला। ये देखकर कि वह उससे बच नहीं सकती है, सुंदर महिला केवल कड़े जवाब दे सकती है, हेलो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? चश्मा के साथ खौफनाक आदमी ने देखा कि एक नाटक था, फिर बस उस व्यक्ति के अगले चरण का पालन करें। उन्होंने कहा, सुंदर लड़की, मैं पहली बार जब से मैंने आपको देखा था तब से मैं आपकी ओर गहराई से आकर्षित हो गया हूँ। मुझे लगता है कि हम एक साथ होने के लिए किस्मत में हैं। क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? सुंदर महिला ने अपने लाल होठों को थोड़ा खोला और स्तब्ध रह गई। चश्मा के साथ ये डरावना आदमी इतना बोल्ड है। व्यापक दिन के उजाले में उन्होंने वास्तव में इस तरह के बोल्ड शब्द कहा नहीं, उसने सीधे इनकार कर दिया। हालांकि चश्मा के साथ भद्दे आदमी ने हार नहीं मानी और जारी रखा, सुंदर लड़की, हम एक साथ होने के लिए किस्मत में हैं। क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? बोलने के बाद वह सुंदर महिला की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना उसने ली की नकल की, आधी अधूरी, और सुंदर महिला को एक राजकुमारी की तरह अपनी बाहों में ले गया। सुंदरता इतनी डरी हुई थी कि वह वापस छिप गई और चिल्लाया, मदद करो, कोई कोई यहाँ एक बिगाड़ रहा है, मदद करो। चश्मा के साथ डरावना आदमी, चश्मा वाला डरावना आदमी अचानक घबरा गया। क्या चल रहा था? ये ट्रिक अब काम नहीं करता है। वैसे कई लोग सड़क के किनारे खड़े हैं, विशेष रूप से कई पुरुष जो चारों ओर देखना पसंद करते हैं। अगर मैं एक दिन के लिए एक नजर नहीं लेता तो मैं सभी पर असहज महसूस करूंगा। स्वस्थ रहने के लिए हर दिन अपने आप पर एक नजर डालें। वे आखिरकार एक नायक बनने और सुंदरता को बचाने के अवसर का इंतजार कर रहे थे, तो वे इसे कैसे याद कर सकते थे? सुंदरता चिल्लाया और तुरंत 7 या 8 आदमी आ गए और खौफनाक आदमी को चश्मे के साथ घेर लिया। मदद करो, वह एक बिगाड़ रहा है और वह मुझे तारांकन करना चाहता है। सुंदर महिला नहीं थी लंबे समय तक उससे डरते हैं जब उसने सभी को आते देखा। ठीक है, आप बिगाड़ते हैं, आप सड़क पर एक सुंदर महिला को गले लगाने की हिम्मत करते हैं, आप एक धड़कन के लायक हैं। उसे मारो, वह बहुत विकृत है और वास्तव में राजधानी की उपस्थिति को प्रभावित कर रहा है। चलो एक साथ चलते हैं और उसे एक सबक सिखाते हैं। हर कोई खौफनाक आदमी को चश्मे के साथ पीटता है, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी नाक चोट लगी और दर्द में उसकी आंखों से आंसू आ गए। मुझे मारना बंद करो, मुझे मारना बंद करो, मैं इसे फिर से करने की हिम्मत नहीं करूंगा। चश्मे के साथ खौफनाक आदमी दया के लिए भीख मांगता है, हालांकि सभी के लिए उसे उसी तरह जाने देना असंभव था। उसके फोन की जांच करें, कुछ गुप्त रूप से फिल्माई गई सामग्री होनी चाहिए। विज्ञापन, सभी ने अपने फोन को अनलॉक करने के लिए चश्मा के साथ डरावना आदमी से पूछा। निश्चित रूप से सभी को उस खूबसूरत महिला की तस्वीरें और वीडियो मिले जो उन्होंने चुपके से फोटो खिंचवाई, साथ ही जो मेई और अन्य लड़कियों को अपने मोबाइल फोन पर भी, यहाँ तक कि महिलाओं के टॉयलेट के छिपे हुए कैमरा वीडियो भी हैं। हर कोई हैरान था। अच्छा आप बिगाड़ते हैं, आप कर रहे हैं। सभी ने पुलिस को फोन किया। कुछ मिनट बाद चश्मे के साथ खौफनाक आदमी को हथकड़ी लगाई गई और पुलिस द्वारा ले जाया गया। चश्मा के साथ स्लीजी आदमी पछतावा के आंसू बहाता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने इतनी औपचारिक रूप से कपड़े क्यों पहने थे। जब वह आदमी अभी अभी टी शर्ट, शॉर्ट्स और चप्पल पहने थे तो एक सुंदर महिला को सफलतापूर्वक हटा दिया था। स्वर्ग बहुत अनुचित है। वह केवल अपने दिल में इस तरह की गर्जना कर सकता था। मुझे इसे 2 तरीकों से समझाएं। एक टैक्सी में जो मेई अभी भी ली द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उसका चेहरा उसकी गर्दन के लिए लाल हो गया। भाई तुम मुझे नीचे क्यों नहीं डालते? जो मेई ने धीरे से कहा। तभी ली को एहसास हुआ कि वह अभी भी जो मेई को पकड़ रहा था। माफ करना, कृपया नीचे आओ। तभी जो मेई अपनी सीट पर बैठ गया। ये पहली बार था जब जो मेई को इस तरह एक लड़के द्वारा गले लगाया गया था और उसने उसे कई मिनटों तक पकड़ रखा था। उसका दिल पहले से ही तेज था और वह बेहद घबराई हुई थी। इसके अलावा उसके सामने एक टैक्सी ड्राइवर था जिसने उसे बेहद शर्मिंदा महसूस कराया, लेकिन साथ ही ये भावना बहुत रोमांचक थी। ली के कार्यों ने जो मेई की छाप को कम नहीं किया। इसके बजाय अधिक शारीरिक संपर्क के कारण उसने ली की एक अच्छी छाप विकसित की। कब्जा, लक्ष्य, जो मेई, अनुकूलता, जोड़ 1, वर्तमान अनुकूलता 91 अंक। ली खुश थे। इन सभी दुष्ट कार्यों के बाद उन्होंने वास्तव में अपनी अनुकूलता बढ़ाई। जैसा कि अपेक्षित था, लड़कियों के साथ काम करते समय आप बहुत ईमानदार नहीं हो सकते। जब आप अपने हाथों का उपयोग कर सकते हैं तो कभी भी अपने मुंह का उपयोग न करें। नीचे बैठने के बाद जो मेई ने भ्रम में पूछा, भाई तुमने मुझे अभी अभी आपके साथ सहयोग करने के लिए क्यों कहा? ली, कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपको गले लगाना चाहता हूँ।
बस मुझे गले लगाना चाहते हैं। मेरा भाई मुझे बहुत पसंद करता है, मुझे अपना भाई भी पसंद है। विज्ञापन। ली ही के शब्दों ने झो मेई को बहुत खुश कर दिया और उसके प्रति उसकी अनुकूलता वास्तव में फिर से बढ़ गई। कब्जा लक्ष्य झो मेई, अनुकूलता जोड़ 1, वर्तमान अनुकूलता 92 अंक। ली ही हैरान था, क्या गंदी बातें भी अनुकूलता बढ़ सकती हैं? पर निर्भर। निश्चित रूप से ईमानदार लोग प्यार में पीड़ित होंगे। कुछ लोग लड़कियों का पीछा करते समय एक दूसरे के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने और विनम्रता से बोलने के प्राचीन तरीके का अनुसरण करते हैं, ये सोचकर कि ऐसा करने से दूसरे व्यक्ति पर एक अच्छा प्रभाव होगा। कौन जानता होगा कि कुछ दिनों बाद एक चेन याजिन कहीं से भी बाहर दिखाई देगा, लड़की को छुएगा और कुछ अश्लील शब्द कहेंगे और वह कुछ ही दिनों में लड़की को पाने में कामयाब रहे। तभी सज्जन को एहसास हुआ कि वह कितना गलत था। वास्तव में लड़कियों और निजी विषयों के साथ शारीरिक संपर्क की एक निश्चित डिग्री दोनों पक्षों के बीच भावनाओं को बढ़ाएगी। बेशक आपको इस प्रक्रिया के दौरान परिस्थितियों के अनुसार अनुपात और कार्य की भावना रखने के लिए सावधान रहना होगा, अन्यथा आप एक गुंडे की तरह अभिनय करेंगे, चश्मा के साथ खौफनाक आदमी की तरह। टैक्सी ने बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी की ओर गति जारी रखी। झो मेई ने पूछा, भाई आपने बस फोन पर कहा कि आप कुछ खरीदना चाहते हैं, आप हमारे स्कूल में क्यों जा रहे हैं? ली ही, हाँ मुझे भी पूछना है। ली ही ने टैक्सी ड्राइवर से जोर से पूछा, मास्टर मेरे पास एक सवाल है, क्या बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी के पास कोई पूरी तरह से सुसज्जित संपत्तियां हैं? ये सुनकर ड्राइवर ने रियरव्यू मिरर में ली और झो मेई पर नजर डाली और एक मुस्कान के साथ कहा, युवा आदमी आपकी एक अच्छी आंख है। बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी के आसपास का क्षेत्र अब स्कूल जिला आवास के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। वास्तव में कई अच्छी तरह से सजाई गई अचल संपत्ति परियोजनाएं हैं। पर्यावरण सुरुचिपूर्ण है और परिवहन सुविधाजनक है। यह विशेष रूप से आप जैसे युवा लोगों के लिए उपयुक्त है। उदाहरण चिन्ह। ओह कौन से विशिष्ट गुण हैं? ये सबसे अच्छा होगा यदि वे स्कूल के करीब हों। ली ही ने पूछा, ये सोचकर कि उसे अपने स्कूल के पास एक घर खरीदना बेहतर होगा ताकि उसके लिए अध्ययन करना अधिक सुविधाजनक हो। ड्राइवर ने एक पल के लिए सोचा और जारी रखा, स्कूल के सबसे करीब हवेफू यून है। वह समुदाय पिछले साल ही पूरा हुआ था। भूनिर्माण असाधारण रूप से अच्छी तरह से किया गया है और सुरक्षा बहुत सख्त है। पास में सुपरमार्केट और शॉपिंग मॉल है और सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। थोड़ा आगे पूर्व में शिष्या मिंडी है जो एक अच्छा विकल्प भी है, लेकिन कीमत थोड़ी अधिक हो सकती है। ये दोनों घटनाक्रम बिक्री के लिए तैयार हैं। उदाहरण चिन्ह। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज। क्या ये प्री सेल प्रॉपर्टीज बेचना लोकप्रिय नहीं है? ली ही ने पूछा। ड्राइवर ने जवाब दिया, पिछले 2 वर्षों में इन 2 वर्षों में बेचना उतना आसान नहीं है जितना कि पिछले वर्षों में था। पिछले 2 या 3 वर्षों में घर की कीमतें बहुत कम हो गई हैं और बहुत से लोग घर खरीदने से डरते हैं, इसलिए सभी पूर्व बिक्री संपत्तियों को पूरी तरह से सुसज्जित गुणों के रूप में बेचा जाता है। ली ही ने कहा, मैं देख रहा हूँ, फिर चलो पहले ज़ूफू येयुंग पर जाएं। ठीक है, तुम 2 बैठ गए, मैं तुम्हें तुरंत ज़ूफू येयुंग ले जाऊंगा। टैक्सी ड्राइवर ने जवाब दिया। झो मेई ने पूछा, भाई क्या आप एक घर खरीदना चाहते हैं? ली ही मुस्कुराई और कहा, हाँ। झो मेई ने संदेह से पूछा, भाई आपने राजधानी में एक घर खरीदा है, इसलिए आप माउंटेन सिटी वापस नहीं जा रहे हैं? ली ही ने पूछा, अगर मैं माउंटेन सिटी वापस जाता हूँ तो मैं राजधानी में एक घर नहीं खरीद सकता। झो मेई अवाक था, क्या ये एक अमीर व्यक्ति है जहाँ भी आप चाहते हैं खरीदें? ये वास्तव में समृद्ध और इच्छाधारी है। विज्ञापन। अध्याय 116। मेरे मुंह में बतख दूर उड़ जाता है। टैक्सी आगे बढ़ती रही और जल्द ही ज़ूफू येयुंग पर पहुंची। टैक्सी ड्राइवर काफी कुशल था और ज़ूफू येयुंग के बिक्री कार्यालय के सामने सीधे कार को पार्क किया। आप 2 हम अकादमी के यायुआन में पहुंचे हैं। ली ही ने किराया का भुगतान किया और झो मेई के साथ कार से उतर गए। जैसे ही वे कार से उतरे, वे समुदाय के सुंदर वातावरण और उत्तम वास्तुशिल्प डिजाइन से आकर्षित हुए। मैंने देखा कि ज़ूफू येयुंग एक चमकदार मोती की तरह था जो राजधानी की समृद्धि में जड़ा हुआ था, फिर भी उसकी अपनी शांति और लालित्य था। समुदाय के द्वार को गंभीर और आधुनिक दोनों के लिए डिजाइन किया गया है और दोनों पक्षों के हरे पौधों को बड़े करीने से छटनी की गई है, जैसे कि यह प्राकृतिक और कृत्रिम सौंदर्य शास्त्र का एक आदर्श सम्मेलन है। जैसे ही आप इस क्षेत्र में कदम रखते हैं, आप एक ताजा और अनजाने सांस महसूस कर सकते हैं, जिससे आप तुरंत बाहरी दुनिया की हलचल को भूल जाते हैं। समुदाय के अंदर सौंदर्य और रंगों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले विभिन्न फूलों के साथ सावधानीपूर्वक फूलों के बिस्तरों की व्यवस्था की जाती है। हवा फूलों की बेहोश सुगंध से भरी हुई है जो ताजा है। ऊपर देखते हुए प्रत्येक इमारत को चतुराई से आसपास के प्राकृतिक वातावरण में एकीकृत किया जाता है, जो प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण से है। अस्तित्व को बनाए रखते हुए निवासियों की गोपनीयता को सुनिश्चित करता है। भाई ये समुदाय इतना उच्च अंत दिखता है, यह बहुत महंगा होना चाहिए, है ना? झो मेई ने कहा। ली ही, ठीक है, यह महंगा नहीं होना चाहिए, चलो चलते हैं और एक नजर डालते हैं। ली ही ने कहा कि वह आगे बढ़े। ज़ूफू येयुंग की सुरक्षा प्रणाली बेहद सख्त है। समुदाय के प्रवेश द्वार पर ड्यूटी पर समर्पित सुरक्षाकर्मी हैं। वे वर्दी पहनते हैं, गंभीर और केंद्रित दिखते हैं और समुदाय में प्रवेश करने और छोड़ने वाले प्रत्येक आगंतुक के लिए सख्त पहचान सत्यापन और पंजीकरण करते हैं। ली ही और झो मेई बिक्री कार्यालय में चले गए और पाया कि बहुत से लोग घरों में नहीं दिख रहे थे। कार्यालय में केवल कुछ लोग थे और यह काफी शांत था। अपने मोबाइल फोन के साथ इत्मीनान से बिक्री कर्मचारी भी खेल रहे थे। विक्रेता ने नए आगंतुकों ली ही और झो मेई को नोटिस नहीं किया। झो मेई ने फुसफुसाया, भाई वे हमारा स्वागत नहीं करते हैं, हम कैसे छोड़ते हैं? ली ही ने भड़काया, आप क्यों जा रहे हैं? वे बस दूसरों को देख रहे हैं। ली ही और झो मेई कॉलेज के छात्रों की तरह दिखते थे, विशेष रूप से ली ही जो एक थी शर्ट, शॉर्ट्स और चप्पल पहने हुए थे, एक हारे हुए की तरह लग रहे थे। ये स्पष्ट था कि उसके पास कोई पैसा नहीं था, इसलिए वे उसे प्राप्त करने के लिए बहुत आलसी थे, क्योंकि यह समय की बर्बादी होगी। क्या यहाँ कोई नहीं है? ली ही ने जोर से पूछा। इस समय एक बिक्री महिला ने देखा और शांति से पूछा, क्या आप यहाँ घर को देखने के लिए हैं? झो मेई थोड़ा निराश महसूस करने में मदद नहीं कर सका। उसने सोचा था कि इस तरह के एक उच्च अंत समुदाय में बिक्री कर्मचारी अधिक उत्साही और विचारशील होगा, लेकिन उसे इतनी ठंड से इलाज करने की उम्मीद नहीं थी। ली ही काफी उदासीन लग रहा था। वह मुस्कुराया और कहा, अगर मैं यहाँ घर को देखने के लिए नहीं हूँ तो मैं आपको देखने के लिए यहाँ हूँ। बिक्री महिला। ली ही के शब्दों को सुनने के बाद सल्स लेडी ने थोड़ा शर्माया। वह अब रिसेप्शन प्राप्त नहीं करना चाहती थी और जानबूझकर ली ही और अन्य लोगों के लिए चीजों को कठिन बना दिया। उसने कहा, ओह कोई समस्या नहीं है, घर देखने से पहले हम आपके धन को सत्यापित करेंगे। झो मेई ने ये सुना और कहा, ऐसा कोई नियम है? ली ही, ओह मुझे घर देखने से पहले अपने फंड को सत्यापित करने की आवश्यकता है। विज्ञापन। हाँ सर मैम, हम होमबॉयर्स पर भी विचार कर रहे हैं ताकि उन्हें घर खरीदने के लिए ऋण लेने की जरूरत न हो और यह उनके जीवन को प्रभावित करे। ली, यह आपके लिए काफी विचारशील है। मुझे एक संपत्ति देखने के लिए कितना भुगतान करने की आवश्यकता है? हमारी अपार्टमेंट इकाइयों की औसत कुल कीमत 15 मिलियन है। डाउन पेमेंट और करों को सत्यापित करने के लिए आपको घर देखने से पहले 3.5 मिलियन से अधिक के बैंक कार्ड बैलेंस की आवश्यकता होती है। बिक्री महिला ने खुद को सोचा, ये सुनने के बाद मुझे आश्चर्य है कि क्या आप अभी भी घर देखने आएंगे? अकेले 3.5 मिलियन, मुझे डर है कि आप 35,000 के साथ भी नहीं आ सकते। कौन जानता था? ली ने कहा, ठीक है मेयर, मैं आपको कुछ पैसे हस्तांतरित करूंगा, आप उसे दिखाते हैं और उसकी साख सत्यापित करते हैं। बिक्री महिला ने उन्हें देखा और सोचा, क्या आप अभी भी नाटक कर रहे हैं? झो मेई, भाई कोई जरूरत नहीं है, कुछ दिनों पहले आपने मुझे जो 10 मिलियन ट्रांसफर किया था वह अभी भी है। ये पूंजी सत्यापन के लिए पर्याप्त है। ली, ठीक है उसे देखने दो। झो मेई ने सिर हिलाया, बैंक कार्ड बैलेंस की जानकारी खींची, इसे विक्रेता को सौंप दिया और कहा, मिस कृपया इसे देखें। बिक्री महिला को संदेहपूर्ण और झो मेई के बैंक कार्ड में देखा गया।
एक पल में वह स्तब्ध थी। ओह माय गॉड, उसका बैंक कार्ड बैलेंस वास्तव में 10 मिलियन है। हिस बिक्री महिला हौंकने लगी। उसने सिर्फ क्या कहा? ये कहा जाता है कि इस सज्जन ने कुछ दिनों पहले उसे 10 मिलियन स्थानांतरित कर दिया था। अच्छा काम, क्या आप 10 मिलियन बेतरतीब ढंग से स्थानांतरित कर सकते हैं? तो ये सुंदर लड़का कितना अमीर है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतने लापरवाही से कपड़े पहनता है। ये पता चला है कि उसका परिवार इतना समृद्ध है कि उसे अब अपनी स्थिति दिखाने के लिए कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि उनके लिए 10 मिलियन से अधिक युआन के मूल्य के एक घर में ऋण की आवश्यकता नहीं है और वे निश्चित रूप से इसे पूर्ण भुगतान के साथ खरीदेंगे। यदि यह आदेश सफल होता है तो उसका कमीशन 2 वुआन जो 300,000 है। यदि आप इस आदेश को रखते हैं तो आप एक वर्ष में लाभ कमा सकते हैं। ये सोचकर बिक्री महिला का ठंडा चेहरा तुरंत एक फूल की तरह मुस्कुराया। सर, मैडम, पूंजी सत्यापन को मंजूरी दे दी गई है। कृपया इस तरह से आएं। मैं सबसे पहले आपको रेत की मेज से परिचित कराऊंगा। ली यी ने सिर हिलाया। जो मी को ले लिया और उसे सब कुछ पेश करने दिया। फिर ली यी ने उसे मौजूदा घरों को देखने के लिए कहा जहां से चुनने के लिए कई मंजिल और घर के प्रकार थे। विज्ञापन पूरी प्रक्रिया में आधे घंटे से अधिक समय लगा। बिक्री कार्यालय में वापस बिक्री महिला ने उम्मीद से पूछा, ये कैसे है? आप किस अपार्टमेंट को खरीदना चाहते हैं? ली यी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इसे नहीं खरीदूंगा। बिक्री महिला, क्यों? ली यी, आपकी संपत्ति बहुत कम गुणवत्ता वाली है और कीमत बहुत कम है। मुझे एक बेहतर खरीदना है। जो मी, ठीक है। बिक्री महिला अचानक घबरा गई। क्या उसके मुंह में बतख दूर उड़ने के बारे में है? उसने उनके साथ पकड़ा और कहा, आप दो, यदि आप कीमत से संतुष्ट नहीं है तो हम आपको छूट दे सकते हैं। ली यी ने रुक गए और स्पष्ट रूप से कहा, यह वह कीमत नहीं है जिससे मैं असंतुष्ट हूँ। मैं आपसे असंतुष्ट हूँ। जब हम अंदर आए तो आप भी हमें नहीं देखते। बिक्री महिला अचानक अवाक थी और यह नहीं जानती थी कि कैसे जवाब देना है। वह केवल उस बतख को देख सकती थी जो उड़ने वाली थी। ली यी और अन्य लोगों ने एक ऑनलाइन टैक्सी ली और छोड़ दिया। बिक्री महिला ने खुद को चेहरे पर थप्पड़ मारा। मैंने आपको दूसरों को देखना सिखाया। उसने खुद से कहा, बेहद अफसोस महसूस कर रहा था। बिक्री विभाग के अन्य बिक्री कर्मचारियों ने भी अपने फैसले पर पछतावा किया। 10 मिनट से भी कम समय में ली यी और जो मी एक अन्य संपत्ति पर पहुंचे जो दूर नहीं, शक्सियान मेंडी। विद्वानों के परिवार का समग्र स्तर सुरुचिपूर्ण शैक्षणिक उद्यान की तुलना में अधिक है। जूफू येयुंग की बाहरी दीवारों को चित्रित किया गया है, लेकिन शिशियान मेंडी की बाहरी दीवारें सभी एल्यूमिनियम मिश्र धातु पैनलों से बनी हैं। हर घर में एक बड़ी बालकनी होती है और वे सभी बड़े आकार के स्कूल जिले के घरों में सुधार करते हैं। जो मी कार से उतरने के बाद वह स्तब्ध थी। भाई, ये पड़ोस इतना उत्तम दर्जे का है। ये वास्तव में महंगा होना चाहिए। ली यी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वही है जो एक आधुनिक आवासीय परिसर लगता है। चलो बिक्री कार्यालय में जाएं और एक नजर डालें। ली यी और जो मी कार से बाहर निकले और शिशियान मेंडी बिक्री कार्यालय की ओर चले गए। इससे पहले कि वे 2 कदम उठाते, एक वर्दीधारी सुरक्षा गार्ड एक छाता के साथ चल रहा था। सूर्य से ली यी और जो मी को परिरक्षण करते हुए और कहा, हेलो, आप दोनों कृपया अपार्टमेंट देखने के लिए आएं। ली यी और जो मी एक दूसरे को मुस्कुराए। ये संपत्ति कम से कम अधिक आरामदायक महसूस हुई। जब वे दोनों अंदर गए तो उन्होंने देखा कि पिछली संपत्ति की तुलना में बिक्री कार्यालय में घरों को देख रहे थे, केवल एक जोड़े को घर में देख रहे थे। जैसे ही वे प्रवेश करते थे उन्हें एक पेशेवर कपड़े पहने महिला विक्रेता द्वारा सफेद शर्ट और काली स्कर्ट पहने हुए बधाई दी जाती थी। क्या आप घर देखना चाहेंगे? कृपया अंदर आएं। ली यी और जो मी उसके मार्गदर्शन में अंदर चले गए। विज्ञापन अध्याय 117। भाई मायो, आपकी बात सुनिए। महिला विक्रेता के चेहरे पर एक मुस्कान थी और उसकी आंखों ने ईमानदारी और उत्साह का खुलासा किया जो पहले जुफू यायुआन में बिक्री महिला के विपरीत था। जैसा कि उसने रास्ते का नेतृत्व किया, उसने ली यी और जो मी के आवास की जरूरतों के बारे में सावधानीपूर्वक पूछताछ की। आप किस आकार के अपार्टमेंट को देखना पसंद करेंगे? क्या आप वहां रहने या निवेश करने पर विचार कर रहे हैं? क्या आपके पास घर के फर्श या दिशा के लिए कोई विशेष आवश्यकता है? ली यी ने पूछा, आपके सबसे बड़े अपार्टमेंट का आकार क्या है? सलजूमन लोली ने जवाब दिया, हमारा सबसे बड़ा अपार्टमेंट 5 बेडरूम, 2 लिविंग रूम और 5 के साथ 260 वर्ग मीटर सुविधा है। बाथरूम उद्धरण चिन्ह। ली यी, क्या ये भी पूरी तरह से सजाया गया है? लोली, नहीं, इस प्रकार का अपार्टमेंट आमतौर पर खुद मालिक द्वारा सजाया जाता है। ली यी ने भड़काया। वह एक पूरी तरह से सुसज्जित घर खरीदना चाहता था ताकि जो मी और उसकी बेटी पहले में जा सकें। किस अपार्टमेंट प्रकार में ठीक सजावट के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र है? लोली, सबसे बड़ा पूरी तरह से सजा हुआ अपार्टमेंट 4 बेडरूम और 3 बाथरूम के साथ 188 वर्ग मीटर है। ली यी, ठीक है, तो कृपया इस अपार्टमेंट को हमारे सामने पेश करने पर ध्यान दें। ठीक है, कोई समस्या नहीं। क्या आप 2 शादी के घर के रूप में इसे खरीदने की योजना बना रहे हैं? विक्रेता से पूछा। ली यी, जो मी, ली यी और जो मी दोनों थोड़े भ्रमित थे। ली यी, नहीं। तब विक्रेता ने पूछा, ओह, तो आप दोनों ने शादी की तारीख पर अभी तक फैसला नहीं किया है? जो मी शर्मा गया। इस सवाल से पूछे जाने पर वह गुस्सा नहीं करती थी, लेकिन थोड़ा खुश महसूस करती थी। हालांकि वह शर्मीली थी और उसने ली यी पर नजर डाली। ली यी ने शांति से जवाब दिया, मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है। आइए पहले घरों को देखें। ठीक है, कृपया इस तरह से आओ। मुझे पहले रेत की मेज पर 2 परिचय दें। ली ने कहा। शिशियान मेंडी समुदाय 1 किलोमीटर दूर बीजिंग सामान्य विश्वविद्यालय से कम है। यह वाणिज्यिक सुविधाओं, सबवे और पार्कों के करीब है और इसमें अपेक्षाकृत पूर्ण सहायक सुविधाएं हैं। रेत की मेज पर स्थान की जांच करने के बाद ली यी ने कहा, मौजूदा घरों को देखने के लिए हमें सीधे ले जाएं। कोई बात नहीं, इस तरह से। कृपया आप किस मंजिल को देखना चाहेंगे? हमारे पास कुल 20 मंजिल हैं। ली यी, फिर चलो पहले 17वीं मंजिल पर जाएं। कुछ मिनट बाद विक्रेता उन्हें तैयार इकाइयों को देखने के लिए 17वीं मंजिल पर ले गया। लेआउट और सजावट बहुत अच्छी है और दृश्य भी चौड़ा है। ली यी ने जो मी को देखा और पूछा, मेयर, ये कैसा है? क्या आपको ये पसंद है? जो मी ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, मुझे ये पसंद है। ये घर वास्तव में अच्छा है, लेकिन यह महंगा होना चाहिए। सलजूमन लोली ने कहा, आपको वह मिलता है जो आपके लिए भुगतान करते हैं। हमारे आवासीय परिसर को बीजिंग में अन्य प्रमुख अचल संपत्ति परियोजनाओं की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाला माना जाता है। नवीकरण में उपयोग की जाने वाली सामग्री सभी ब्रांड नाम है। इसके अलावा यह एक प्रमुख स्थान पर स्थित है। कीमतें बहुत खराब नहीं है। पिछले 2 वर्षों में रियल एस्टेट बाजार सुस्त रहा है, इसलिए कीमतें बहुत अधिक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जो मी ने पूछा, ये प्रति वर्ग मीटर कितना है? विज्ञापन। लोली ने कहा, 188 वर्ग मीटर का अपार्टमेंट 160,000 युआन प्रति वर्ग मीटर है। जो मी दम रह गया और पूछा, 160,000 युआन प्रति वर्ग मीटर? फिर यह घर 30.08 मिलियन युआन है। लोली ने कहा, हाँ बेशक, कुछ छूट हो सकती है। हम 80,000 युआन से छुटकारा पा सकते हैं। जो मी वास्तव में हैरान था। एक घर के लिए 30 मिलियन बहुत महंगा है। वास्तव में यह मूल्य में कमी का परिणाम है। इससे पहले बीजिंग के मुख्य क्षेत्र में शीर्ष पायदान गुणों को लगभग 200,000 युआन प्रति वर्ग मीटर में बेचा जा सकता था। यह एक उच्च वृद्धि वाली आवासीय इमारत है। यदि यह एक विला होता तो यह और भी महंगा होता। यदि यह एक आंगन का घर है तो कई 100 मिलियन युआन की लागत सामान्य है। ली यी ने कहा, ठीक है, चलो नीचे जाते हैं और ध्यान से घर की कीमत, करों और अन्य खर्चों की गणना करते हैं। ली थोड़ा हैरान था। उसने सोचा कि ली यी और अन्य बस चारों ओर देख रहे थे। उसने अभी काम करना शुरू कर दिया था और वास्तव में अपनी बिक्री कौशल और वाक्पटुता का अभ्यास करना चाहती थी, इसलिए वह बहुत सक्रिय थी। लेकिन अब ये 2 लोग इसे खरीदना चाहते हैं। वह अचानक उत्साहित हो गई। ठीक है, इस तरह कृपया। वे तीनों बिक्री कार्यालय में लौट आए और बैठने के लिए एक जगह मिली। वेटर तुरंत आया और पूछा, क्या आप कॉफी, चाय या संतरे का रस पसंद करेंगे? ली यी, मुझे संतरे का रस चाहिए। जो मी, मेरे पास संतरे का रस भी एक गिलास होगा। वेटर ने ली यी और जो मी के लिए 2 गिलास संतरे का रस डाला।
जैसा कि उन्होंने पानी पी लिया, लुओ ली ने पूछा, क्या ऋण का प्रतिशत क्या आप दोनों लेने के लिए तैयार हैं? ली, कोई ऋण नहीं, पूर्ण भुगतान। लुओ ली स्तब्ध था। 30 मिलियन पूर्ण में भुगतान किया गया। क्या चप्पल की यह जोड़ी बहुत शानदार नहीं है? ठीक है, कृपया एक पल के लिए बैठें, मैं गणित करूंगा और आपको एक बिल भेजूंगा। लुओ ली खुशी से खर्चों की गणना करने के लिए गए। 2 मिनट बाद उसने एक विस्तृत व्यय सूची छापी। कुल घर की कीमत 30.08 मिलियन है, जो गोल करने के बाद 30 मिलियन है। प्रमुख मरम्मत कोष 90 युआन वर्ग मीटर, कुल 16,920 युआन है। डी टैक्स कुल घर की कीमत का 3% है, जो 900,000 युआन है। संपत्ति अधिकार पंजीकरण शुल्क 80 युआन है, कुल 30.91 मिलियन से अधिक है। विज्ञापन। झो मे की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने ली को देखा और कहा, भाई ये बहुत महंगा है, क्या आप वास्तव में इसे खरीद रहे हैं? ली ने कहा, वास्तव में इसे खरीदें। झो मे, लुओ ली, ठीक है, कृपया मुझे अपनी आईडी दिखाएं और मैं आपके लिए तुरंत कागजी कार्रवाई को संभालूंगा। ली, माय, कृपया अपना आईडी कार्ड निकालें। झो मे, भाई मुझे अपनी आईडी कार्ड के लिए क्या चाहिए? ली, घर खरीदने के लिए अपनी आईडी कार्ड का उपयोग करें। उदाहरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उदाहरण चिन्ह। झो मे भ्रमित था और पूछा, भाई आपको घर खरीदने के लिए अपने आईडी कार्ड का उपयोग करना चाहिए? ली, मूर्खतापूर्ण, जिन्होंने कहा कि आपने इसे मेरे लिए खरीदा है, यह आपके लिए है। आप और आपकी माँ पूरे साल एक छोटे से घर में कैसे रह सकते हैं? चलो एक बड़े घर में चलते हैं, ये स्कूल के करीब है और आप वापस आ सकते हैं और दोपहर में हर दिन झपकी ले सकते हैं। झो मे की आंखें अचानक नम हो गईं। उसे उम्मीद नहीं की कि ली वास्तव में उसे एक घर खरीदना चाहती थी। मेरा भाई हमेशा इतना अच्छा होता है, वह यह नहीं कहता है, लेकिन वह अपने कार्यों के साथ करता है। मायो अपने भाई से इस तरह के अच्छे इलाज के लायक कैसे हो सकता है? ये सोचकर झो मे की ली के प्रति अनुकूलता फिर से बढ़ गई। कब्जा लक्ष्य झो मे, अनुकूलता जोड़वान, वर्तमान अनुकूलता 93 अंक। स्थानांतरित होने के बाद झो मे ने कहा, भाई आपको मुझे एक घर खरीदने की जरूरत नहीं है, मेरी माँ और मैं यहाँ रहने के आदी हैं। ली, ये काम नहीं करेगा। यदि आप उस पुराने घर में रहते हैं तो मेरा भाई दुखी होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमने पहले ही यह घर खरीद लिया है। विक्रेता लुओ ली इतनी ईर्ष्या करते थे कि उसका डी तारांकन के बैंगनी हो गया, लेकिन दुर्भाग्य से वह यह नहीं था। लुओ ली ने कहा, मैं आपको इतना महान साथी होने से बहुत ईर्ष्या करता हूँ। अगर कोई आदमी मुझे इतना महंगा घर खरीदता है तो मैं उसका दिन बनूंगा। अरे नहीं, वह मुझे किसी की तरह भी मान सकता है। जब झो मे ने ये सुना तो उसका चेहरा एक सेब की तरह लाल हो गया। ली 2 बार खांसी हुई। हालांकि ली को लगा कि यह विक्रेता काफी सक्षम था। ली ने लंबे समय तक उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन झो मे ने अभी भी घर खरीदने से इनकार कर दिया। उसने महसूस किया कि उसने ली पर बहुत अधिक पैसा खर्च किया है और वह शर्मिंदा महसूस करती है। ली, माय, मैं भी अपने पिछले रिश्ते को मजबूत करने के लिए एक घर खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ, है ना? झो मे ने कहा, भाई समेकित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपके इरादों को समझता हूँ, लेकिन आपको पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ली, ये काम नहीं करेगा। यदि आप वास्तव में ये घर नहीं चाहते हैं तो चलो हमारे रिश्ते को समाप्त करते हैं, बस दिखावा करें कि आप मुझे नहीं जानते हैं। झो मे ने घबराकर कहा, भाई मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, मेयर हर चीज में आपकी बात सुनेंगे। झो मे ने तुरंत अपने मैसेंजर बैग से अपना आईडी कार्ड निकाला। इससे पहले कि वे अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकें और औपचारिकताओं के माध्यम से जा सकें, एक बहुत ही सुंदर महिला आई। हालांकि वह बहुत गुस्से में थी और यह कहकर तूफान आ गई, मैं बाहर की जांच करना चाहता हूँ। विज्ञापन। अध्याय 118 बाइंडिंग लिन वानिकिंग। जिस महिला ने अचानक तोड़ दिया वह एक मजबूत आभा थी और उसने जैसे ही सभी का ध्यान आकर्षित किया, उसकी भौहों के बीच नाजुक विशेषताएं, उत्कृष्ट स्वभाव और एक असंगत वीर आत्मा है। वह एक प्रसिद्ध फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री की तरह दिखती है। ली ने सोचा, क्या ये लिन वानिकिंग हो सकता है? फिल्म और टेलीविजन स्टार जो रहा है पिछले 2 वर्षों में बहुत लोकप्रिय है। HV2 योजक चिन्ह। मैं बाहर की जांच करना चाहता हूँ। महिला की आवाज कुरकुरा और दृढ़ थी। ये देखकर लुओ ली की अभिव्यक्ति बदल गई और इसी तरह अन्य सेल्स पर्सन। वे जल्दी से आगे बढ़े, उनके चेहरे पेशेवर मुस्कुराहट से भरे हुए। सुश्री लिन, कृपया इस तरह से आएं, हम किसी भी समस्या को एक साथ हल कर सकते हैं। कई सेल्सपर्स ने उसे पास में एक अलग कमरे में ले जाने की योजना बनाई, लेकिन महिला अंदर नहीं गई। इसके बजाय वह सीधे ली और झो मे की ओर चली गई। कई सेल्समैन ने इसे रोकने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। महिला ली और अन्य लोगों के पास आई और पूछा, क्या आप यहाँ एक घर खरीदने की योजना बना रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, इसे खरीदे नहीं, वे इसे एक घोटाले के रूप में बेच रहे हैं और मैं भी जांच नहीं कर सकता। ये सुनकर कई सेल्समैन दुखी दिखे। बिक्री प्रबंधक बाहर आया और कहा, सुश्री लिन, क्या हम पीछे जा सकते हैं और धीरे धीरे बात कर सकते हैं? महिला ने कहा, मैं पीछे नहीं जा रही हूँ, मैं यहाँ 3 बार गया हूँ। क्या आप लोगों ने इसे हल किया है? मैं बाहर की जांच करना चाहता हूँ। क्या आप लोगों ने अभी तक जांच की है? ली और झो मे दोनों चिंतित थे जब उन्होंने ये देखा। उन्होंने सोचा कि इस समुदाय में कुछ गड़बड़ हो सकती है। कुछ लोग सिर्फ अपने अनुबंधों को रद्द कर रहे थे, खरीदने के लिए क्या था? ली खड़े होकर झो मे को बाहर खींच लिया। लुओ ली ने कहा, श्री सुश्री झो, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें, मैं जाऊंगा और इसकी गणना करूंगा। ली ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, कुछ लोगों ने जांच की है, हम इसे खरीदने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? लुओ ली ने कहा, अफसोस, उसकी जांच करना वह नहीं है जो आप सोचते हैं। ये देखते हुए कि उसने इस तरह के उपद्रव करके सभी खरीदारों को बिक्री कार्यालय से दूर कर दिया था, महिला अब डरती नहीं थी और कहा, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मुझे अपनी खरीदारी रद्द नहीं करने देते हैं तो मैं हर कुछ दिनों में आपके बिक्री कार्यालय में आऊंगा। जितना अधिक ली ने उसे देखा उतना ही वह लिन वानिकिंग की तरह लग रही थी। सिस्टम ने अभी तक कोई संकेत नहीं दिया, इसलिए उसे पहले उससे संपर्क करना पड़ा। ली ने महिला को देखा और पूछा, मुझे माफ करना, आप क्यों देखना चाहते हैं? महिला ने कहा, शिष्यामिंदी झूठे विज्ञापन का उपयोग कर रहा है। जब मैंने 2 साल पहले घर खरीदा था तो उन्होंने कहा कि प्रति मंजिल 1 अपार्टमेंट था, लेकिन जब हम कब्जे में लेने के बाद मुझे पता चला कि वास्तव में प्रति मंजिल 2 अपार्टमेंट थे। क्या ये घोटाला नहीं है? क्या कोई अंतर है? ली थोड़ा भ्रमित था। क्या प्रति लिफ्ट प्रति एक घर और 2 घरों में 2 घरों के बीच अंतर है? झो मे भी भ्रमित था। महिला ने समझाया, हालांकि 1 एलिवेटर 1 फैमिली और 2 एलिवेटर 2 फैमिली इकाइयां समान लग सकती हैं, वास्तव में महत्वपूर्ण अंतर है, विशेष रूप से गोपनीयता और उच्च अंत गुणवत्ता के संदर्भ में। 1 एलिवेटर 1 फैमिली यूनिट सीधे मालिक के घर में जाते हैं और प्रत्येक मंजिल का अपना एलिवेटर कार्ड होता है, इसलिए अन्य लोग प्रवेश नहीं कर सकते। यह अधिक गोपनीयता प्रदान करता है, अन्य निवासियों के साथ जगह साझा करने की आवश्यकता को समाप्त करता है और शोर और हस्तक्षेप को कम करता है। 2 ऊंचाई 2 परिवार इकाइयों में प्रत्येक मंजिल पर 2 घर हैं, इसलिए वे अपेक्षाकृत कम निजी हैं। उदाहरण चिन्ह। इसके अलावा एक एलिवेटर 1 यूनिट अपार्टमेंट को अक्सर उच्च अंत आवास के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जिसे जीवित अनुभव की उच्च गुणवत्ता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रकार का अपार्टमेंट अक्सर लग्जरी अपार्टमेंट या उच्च अंत आवासीय परियोजनाओं में पाया जाता है। यह महंगा है और व्यापक सहायक सुविधाओं के साथ आता है, उच्च अंत ग्राहकों की जीवित जरूरतों को पूरा करता है। जबकि 2 उच्च 2 यूनिट अपार्टमेंट इकाइयां भी एक निश्चित डिग्री आराम प्रदान करती हैं, वे एक उच्च 1 यूनिट अपार्टमेंट इकाइयों के रूप में उच्च अंत नहीं हो सकते हैं। उदाहरण चिन्ह। उन्होंने प्रति लिफ्ट 1 अपार्टमेंट का विज्ञापन किया, लेकिन अब वे 2 लिफ्ट और 2 अपार्टमेंट वितरित कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मैं अपना अनुबंध रद्द करना चाहता हूँ। विज्ञापन। ये सुनने के बाद ली मोटे तौर पर समझ गया। महिला ने जो कहा उसके अनुसार ये वास्तव में डेवलपर की समस्या थी।
हालांकि मेरे लिए यह मायने नहीं रखता कि क्या प्रति लिफ्ट में एक घर है या प्रति लिफ्ट 2 घर हैं। ये संपत्ति है अभी भी खरीद के लिए उपलब्ध है। संपर्क के बाद सिस्टम ने आखिरकार एक संकेत दिया। डिंग, देवी रणनीति ऑपरेशन शुरू होता है। लक्ष्य लिन वानकिंग, आयु 26, ऊंचाई 180 सेमी, वजन 54 किग्रा, उपस्थिति 97 अंक, मेजबान के प्रति देवी की अनुकूलता 0 अंक। देवी को मेजबान की रणनीति संबंध के लिए बांधें। जब मेजबान के प्रति देवी की अनुकूलता 95 अंकों से अधिक हो जाती है तो रणनीति सफल होती है और दूसरी पार्टी मेजबान की सुंदरता बन जाएगी। रणनीति पूरी करने के बाद आपको देवी पर खर्च की जाने वाली देवी की 50% देवी रणनीति के साथ पुरस्कृत किया जाएगा और देवी की सभी प्रतिभाओं और कौशल को पुरस्कृत किया जाएगा। इनाम वृद्धि अंक 30 अंक। वृद्धि अंक मेजबान की भौतिक विशेषताओं को बढ़ा सकते हैं जिसमें काया, आत्मा, शक्ति, गति आदि शामिल हैं। बोनस कौशल, प्रदर्शन महारत, भाषण महारत, नृत्य महारत। ली ही दंग रह गई। क्या यह महिला वास्तव में लोकप्रिय फिल्म और टेलीविजन स्टार लिन वानकिंग हो सकती है? अब जब वह पहले से ही लिन वानकिंग के लिए बाध्य था तो उसे स्वाभाविक रूप से उसके प्रति अपनी अनुकूलता में सुधार करना पड़ा। ली ही तुरंत न्याय का अवतार बन गया। उन्होंने लोली और सेल्स मैनेजर को देखा और कहा, चूंकि आपका प्रचार और वास्तविक डिलीवरी मेल नहीं खाती है इसलिए आपको पैसे वापस कर देना चाहिए। जब लिन वानकिंग ने ये देखा तो वह आश्चर्यचकित थी कि इस सुंदर आदमी ने वास्तव में उसकी जांच करने में उसका समर्थन किया। वह इतना अच्छा इंसान था। कब्जा लक्ष्य लिन वानकिंग, अनुकूलता जोड़ 1-0। कब्जा लक्ष्य लिन वानकिंग, अनुकूलता जोड़ 10। वर्तमान अनुकूलता 20 अंक। लिन वानकिंग ने तुरंत ली के प्रति अपनी अनुकूलता को 20 अंक बढ़ा दिया। वास्तव में जब आप अलग थलग और असहाय होते हैं, अगर कोई आपका समर्थन करता है तो आपको उसके लिए बहुत स्नेह होगा। ली ही ने इसका फायदा उठाया। यदि यह कोई अन्य स्थिति होती तो उनके समर्थन के शब्दों का स्वाभाविक रूप से इतना अच्छा प्रभाव नहीं होता। विज्ञापन कई सेल्समैन अब वापस नहीं ले सकते थे। यदि वे स्पष्ट रूप से स्पष्ट नहीं करते हैं तो सौदा खो जाएगा। बिक्री प्रबंधक ने कहा, वास्तव में सुश्री लिन अपना पट्टा रद्द करना चाहता है। फर्श से घर का अनुपात सिर्फ एक मामूली मुद्दा है। मुख्य मुद्दा यह है कि उसने 2 साल पहले एक उच्च बिंदु पर खरीदा था और अब कीमत कम हो गई है जो उसे अस्वीकार्य लगती है। अन्यथा उसने अपार्टमेंट को स्वीकार नहीं किया होगा और यहाँ तक कि फर्नीचर और उपकरण भी खरीदे होंगे, केवल कई महीनों के बाद रद्द करने के लिए कहेंगे। उद्धरण चिन्ह। लियो ली ने कहा, इसके अलावा हम वास्तव में घर वापस नहीं कर सकते क्योंकि संपत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र पहले ही प्राप्त हो चुका है। ये सुनने के बाद लिन वानकिंग ने कहा, अगर आप बाहर की जांच नहीं करते हैं तो ये ठीक है। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि आप बस अंतर बना सकते हैं। ली ही बहुत उत्सुक थे और पूछा, मिस, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने किस आकार का अपार्टमेंट खरीदा है और इसकी लागत कितनी है? लिन वानकिंग ने गुस्से में कहा, मैंने इस अपार्टमेंट को पीक प्राइस पर खरीदा। मैंने 55 मिलियन युआन के लिए एक 188 वर्ग मीटर पूरी तरह से सुसज्जित 4 बेडरूम का अपार्टमेंट खरीदा। अब वे केवल 30 मिलियन युआन के लिए एक ही अपार्टमेंट बेचते हैं। मैं अभी तक नहीं गया और मैंने पहले ही 25 मिलियन युआन खो दिया है। क्या यह अमेरिकी उपभोक्ताओं का फायदा नहीं उठा रहा है? वास्तव में कई लोगों ने हाल के वर्षों में ऐसा किया है। उन्होंने उच्च कीमतों पर घर खरीदे और फिर कीमतों में गिरावट के बाद उन्हें बेच नहीं सकते थे। यहाँ तक कि अगर आप इसे बेचते हैं तो आप निश्चित रूप से बहुत सारे पैसे खो देंगे। यदि आप उच्च कुल कीमत के साथ एक घर खरीदते हैं तो मूल रूप से आपके जीवन की पहली छमाही में आपके सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। हालांकि ली ने अपने शब्दों से एक अलग संदेश पर कब्जा कर लिया। आपने उस घर के लिए फर्नीचर और उपकरण खरीदे हैं, क्या वे सभी पूरा हो गए हैं? आप अभी तक नहीं चले गए हैं? लिन वानकिंग ने कहा, हाँ, ये पूरी तरह से सुसज्जित है और पूरी तरह से सुसज्जित है। हम अभी तक नहीं चले गए हैं। क्या आपको लगता है कि मैं अधिक पैसा खो रहा हूँ? ली ने कहा, अब जब आपने इसे इस तरह से रखा है तो यह वास्तव में एक बड़ा नुकसान है। लिन वानकिंग ने कहा, क्या आपने देखा है? ये युवक जानता है कि मैं बहुत खो गया हूँ। मेरे लिए 25 मिलियन के अंतर के लिए बनाओ। उद्धरण चिन्ह। कई सेल्सपर्सन ने गंभीर देखा और कहा, सुश्री लिन, हम आरक्षण को रद्द करने के लिए आपके अनुरोध को पूरा नहीं कर सकते हैं या आपको मूल्य अंतर के लिए क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। ये सभी बाजार व्यवहार है और हम आवास की कीमतों में वृद्धि और गिरावट की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। लिन वानकिंग ने कहा, जरूर, फिर मैं आपको झूठे विज्ञापन के लिए मुकदमा करूंगा। आपने प्रति यूनिट एक लिफ्ट को प्रति यूनिट में 2 लिफ्ट में बदल दिया है। मैं अदालत को आदेश देने के लिए आपको संपत्ति खाली करने का आदेश दूंगा। ली ही शायद समझ गए। वह पूरी तरह से सुसज्जित घर खरीदना चाहता था, अधिमानतः फर्नीचर और उपकरणों के साथ एक, ताकि वह तुरंत आगे बढ़ सके। पैसा कोई समस्या नहीं है। वैसे भी इसे झो में के लिए खरीदें और उस पर उसका नाम लिखें। आप जैसे ही चाहें पैसे खर्च कर सकते हैं, उतना ही महंगा। क्या यह आपके दरवाजे पर नहीं दिया गया है? ली ने लिन वानकिंग की ओर देखा और कहा, बहन, अगर वे आपको वापस नहीं करेंगे तो मैं करूंगा। लिन वानकिंग भ्रमित था। जो में भी भ्रमित था। बिक्री विभाग के सभी कर्मचारी स्तब्ध थे। आप उसे बाहर की जांच करने दें। क्या आपको लगता है कि आप कंपनी के मालिक हैं? विज्ञापन अध्याय 119। जितना अधिक मैं पढ़ता हूँ उतना ही मुझे ये पसंद है। ली निश्चित रूप से कंपनी के मालिक नहीं है, लेकिन यदि आवश्यक हो तो इस रियल एस्टेट कंपनी को खरीदना उसके लिए असंभव नहीं है। लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। वह मूल मूल्य पर सिर्फ लिन वानकिंग के घर खरीद सकता है। ली ने शायद ही कभी सितारों का पीछा किया, लेकिन उन्होंने लिन वानकिंग पर विशेष ध्यान दिया क्योंकि वह अक्सर उसे देखता है। जब ड्राइंग को ब्राउज करते हुए ली को पता चलता है कि यह अभिनेत्री, जो खुद से ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत सुंदर है और उसकी सुंदरता प्राकृतिक है, प्लास्टिक सर्जरी सुंदरियों के विपरीत जो असहज दिखती हैं। लिन वानकिंग फिल्म और टेलीविजन उद्योग में एक हॉट न्यूज स्टार है। उसने 2 टीवी श्रृंखला द हॉट ईयर्स और उसके डिस्कमिट के साथ फिल्म डेजर्ट रोज के साथ बड़ी संख्या में दर्शकों के दिलों पर कब्जा कर लिया है। हालांकि 6 महीने पहले लिन वानकिंग को अचानक बड़ी संख्या में घोटालों से अवगत कराया गया था, जैसे कि अफवाहें कि वह एक मालकिन थी और अन्य लोगों के परिवारों को नष्ट कर देती थी, कि उसके अभिनय कौशल गरीब थे और उसने बहुत सारे स्टैंडिंग का इस्तेमाल किया और वह एक बड़ा शॉट था और सेट पर निर्देशक को हराया था। घोटालों की एक श्रृंखला ने एक आदर्श देवी के रूप में लिन वानकिंग की छवि को तुरंत चकनाचूर कर दिया। उनके करियर ने रॉक बॉटम भी मारा। 1 दर्जन से अधिक ब्रांडों का उसने समर्थन किया, अपने प्रवक्ताओं को बदल दिया और उसे नुकसान के लिए भारी मुआवजे का भुगतान करने के लिए कहा। लिन वानकिंग ने मुआवजे के लिए पैसे जुटाने के लिए घर से बाहर की जांच की। 1 दर्जन से अधिक ब्रांडों को उसके नुकसान के कारण मुआवजे में लगभग 1 बिलियन युआन का भुगतान करना पड़ा। अब लिन वानकिंग वह सब कुछ से छुटकारा पाना चाहता है जो वह कर सकती है। बिक्री विभाग स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह कुछ नकारात्मक खबरों के साथ एक से स्टार थी, इसलिए उनके लिए अनुबंध को रद्द करने या अंतर बनाने की अनुमति देना उनके लिए असंभव था। जो ने ली को देखा और पूछा, भाई, तुम उसकी जांच क्यों कर रहे हो? ली मुस्कुराया, लिन वानकिंग को देखा और कहा, क्या आप हमें खरीदे गए अपार्टमेंट को देखने के लिए ले जा सकते हैं? यदि आप इसे पसंद करते हैं तो मैं इसे खरीदूंगा। जब सभी ने ये सुना तो वे अचानक समझ गए। लिन वानकिंग एक पल के लिए दम रह गया और कहा, छोटे भाई, क्या आपको यकीन है ये घर लाखों लोगों के लायक है? ली, चिंता मत करो छोटी बहन, मेरे पास अभी भी यह छोटा सा पैसा है। ये सुनने के बाद लिन वानकिंग ने एक गहरी सांस ली। दसियों लाखों वास्तव में एक छोटी राशि है। क्या आप दीन मार रहे हैं? मुझे विश्वास नहीं है। क्या मैं देख सकता हूँ कि क्या आपके पास क्षमता है? ली ने कहा, बेशक। ली ने अपना फोन खोला, सिस्टम द्वारा भेजे गए बैंक कार्ड बैलेंस पर क्लिक किया, इसे लिन वानकिंग को सौंप दिया और कहा, बहन, एक नजर डालो, क्या ये पर्याप्त है? लिन वानकिंग ने ध्यान से देखा और एक के बाद इतने सारे शून्य को देखकर आश्चर्यचकित था। वह उन्हें गिन भी नहीं सकती थी। हालांकि इससे पहले कि वह गिनती समाप्त कर लेती, ली ने पहले ही फोन वापस ले लिया और पूछा, ये कैसे है? ये ठीक है क्या?
विज्ञापन। लिन वानिकी दंग रह गया। हालांकि वह गिनती खत्म नहीं करती थी, लेकिन ये कम से कम दसियों अरबों था। क्या ये युवक मेरे सामने इतना अमीर है? मैं अभी भी 800 मिलियन का भुगतान करता हूँ। यदि मैं उससे मदद मांगता हूँ तो समस्या हल हो सकती है और मुझे मुआवजे का भुगतान करने में सक्षम नहीं होने के लिए जेल नहीं जाना होगा। इस बारे में सोचते हुए लिन वानिकी ने ली को आंखों अधिक से अधिक प्रसन्न पाया और उसके प्रति उसकी अनुकूलता बढ़ती रही। कब्जा लक्ष्य लिन वानिकिंग, अनुकूलता जोड़ 1-0, वर्तमान अनुकूलता 30 अंक। लिन वानिकिंग ने ली को देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुरंत घर देखने के लिए ले जाऊंगा। लिन वानिकिंग अपने घर को देखने के लिए चला गया और बिक्री विभाग स्वाभाविक रूप से उसे रोक नहीं सका। वह सामने चली गई और ली और जो मे ने पीछे पीछा किया। नतीजतन लिन वानिकिंग ने जो इमारत खरीदी थी वह वही थी जिसे वे पहले खरीदना चाहते थे और दोनों समुदाय में शीर्ष इमारतें थीं। प्रवेश करने के बाद लिन वानिकिंग ने 19वीं मंजिल को दबाया। ली, क्या ये 19वीं मंजिल पर है? लिन वानिकिंग ने कहा, हाँ, मैंने इसे जल्दी खरीदा, इसलिए चुनने के लिए कई मंजिलें थीं, इसलिए मैंने दूसरी टॉप मंजिल को चुना। दूसरी शीर्ष मंजिल को फीनिक्स मंजिल कहा जाता है क्योंकि यह इमारत के ऊपरी हिस्से में स्थित है, लेकिन छत के बहुत करीब नहीं है, इसलिए आप एक बेहतर दृश्य और परिदृश्य का आनंद ले सकते हैं। ऊपर उच्च होने की यह भावना आकाश में एक फीनिक्स की तरह है जो सब कुछ देखने के लिए है। इसके अलावा शीर्ष मंजिल पर लीक या गर्मी के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उदाहरण चिन्ह। जब ली ने यह सुना तो उन्होंने महसूस किया कि यह वास्तव में मामला था। ऐसा लगता है कि मैंने अपने घरों को पर्याप्त रूप से नहीं देखा है और बहुत ज्ञान सीखा है। जल्द ही लिफ्ट 19वीं मंजिल पर पहुंची। घर में एक फिंगरप्रिंट लॉक है। लिन वानिकिंग उस पर अपनी उंगली दबाती है और दरवाजा लॉक स्वचालित रूप से खुल जाता है। जब वे अंदर गए तो उन्होंने देखा कि अपार्टमेंट लेआउट वही था जैसा उन्होंने पहले देखा था। एकमात्र अंतर यह था कि ये 2 मंजिलें अधिक थी, जिससे उन्हें एक व्यापक दृश्य मिला और फर्नीचर और उपकरण स्थापित किए गए हैं जिससे पूरे घर अधिक आरामदायक दिखते हैं। मेरा कहना है कि लिन वानिकिंग में अच्छा स्वाद है और फर्नीचर और उपकरण जो उसने चुने थे वह घर की समग्र शैली से बहुत अच्छी तरह से मेल खाता है। फर्नीचर और उपकरणों को कॉन्फ़िगर करते समय चतुराई से उन्हें घर की समग्र शैली के साथ एकीकृत करने में सक्षम होने के लिए न केवल विभिन्न घरेलू उत्पादों की गहन समझ की आवश्यकता होती है, बल्कि एक अद्वितीय सौंदर्य परिप्रेक्ष्य और मिलान कौशल भी। इस तरह के स्वाद और क्षमता निस्संदेह इस घर को एक व्यवहारिक और सुंदर रहने की जगह बनाते हैं। ली इसे देखने के बाद बहुत संतुष्ट थी और उसे ऐसा लग रहा था कि उसे एक खजाना मिला है। जो मे ने भी इसे बार-बार देखा और इसे बहुत पसंद किया। लिन वानिकिंग ने पूछा, ये कैसा है? क्या मेरा पहनावा ठीक है? विज्ञापन। ली ने जो मे से पूछा, मेर, तुम कैसे हो? जो मे, सिस्टर लिन का पहनावा बहुत अच्छी तरह से मेल खाता है। बहुत अच्छा, ली, ये ठीक है, हम इस घर को खरीदेंगे। जब लिन वानिकिंग ने ये सुना तो उसके चेहरे पर एक आश्चर्यचकित मुस्कान दिखाई दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस घर को इस तरह से एक नया घर मिलेगा। वास्तव में, क्या आप वास्तव में इस घर को खरीदने की योजना बना रहे हैं? उसने फिर से पुष्टि की। ली मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसकी टोन फर्म, बेशक, आपके पास वास्तव में अद्वितीय स्वाद है। ये घर, चाहे वह स्थान हो, दृश्य या सजावट, पूरी तरह से हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। लिन वानिकिंग, आपकी पुष्टि के लिए धन्यवाद। हालांकि मैं इस घर में खुद रहने की योजना बना रहा हूँ, इसलिए मैंने इसमें बहुत प्रयास किया है। घर की कीमत के अलावा फर्नीचर और उपकरणों की लागत को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। कुल लागत 31 मिलियन है। ली एक पल के लिए दंग रह गया। ओह, यह केवल 31 मिलियन क्यों है? क्या आपने इसे 55 मिलियन में नहीं खरीदा? लिन वानिकिंग ने असहाय रूप से कहा, मैं भी इसे 55 मिलियन में बेचना चाहता हूँ, लेकिन बिक्री कार्यालय इस कीमत की पेशकश कर रहा है और मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ली, नहीं नहीं नहीं, यह कोई नुकसान नहीं है। मुझे दूसरों का लाभ उठाना पसंद नहीं है। आपकी सजावट के मूल्य के आधार पर आपको इसे मूल मूल्य पर खरीदना चाहिए। इस बारे में कैसे आप इसे 55 मिलियन के लिए खरीदते हैं? साथ ही फर्नीचर और उपकरणों के लिए 1 मिलियन, कुल 56 मिलियन आपके साथ ठीक है? लिन वानिकिंग दम रह गया। जो मे भी हैरान था। लिन वानिकिंग ने सोचा, क्या दुनिया में इतना अच्छा इंसान है? जो मे सोच रहा था, उसके भाई के साथ क्या गलत है? अन्य लोग इसे केवल 31 मिलियन में बेच रहे हैं और वह वास्तव में इसे मूल मूल्य पर खरीदना चाहता है। हालांकि जो मे के बारे में ध्यान से सोचने के बाद उसे लगा कि वह समझ गई है। भाई, ली ये इतने अच्छे इंसान है। वह कभी भी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वह दूसरों की मदद करने के बजाय खुद को नुकसान पहुंचाएगा। मेरा भाई इतना अच्छा इंसान है। लिन वानिकिंग ने यह भी महसूस किया कि उसके नाम के लिए के सामने का युवक वास्तव में एक अच्छा इंसान था। ठीक है, मैं हाल ही में पैसे से कम हूँ, इसलिए मैं आपके साथ विनम्र नहीं रहूंगा, लिन वानिकिंग ने जवाब दिया। उसी समय ली के प्रति उसकी अनुकूलता फिर से बढ़ गई। कब्जा लक्ष्य। लिन वानिकिंग, अनुकूलता जोड़ 1-0, वर्तमान अनुकूलता 40 अंक। वास्तव में ली उस तरह का अच्छा आदमी नहीं है। उन्होंने जो मे के कारण मूल मूल्य पर घर खरीदने की पहल की। जो मे उनकी बाध्य वस्तु थी। घर को जो मे को बेच दिया गया था। जितना अधिक उसने उस पर खर्च किया, उतना ही अधिक नकदी वापस मिल जाएगी। जब रणनीति सफल रही, आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से एक भाग्य भी बनाऊंगा। लिन वानिकिंग ने ली को कृतज्ञता से देखा। उसकी आवाज ने ईमानदारी से भरा, धन्यवाद। फिर हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और जल्द से जल्द औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए एक एजेंट पाएंगे। विज्ञापन। अध्याय 120 अनुकूलता सोया। ली, जो मे और लिन वानिकिंग ने बिक्री विभाग को एक साथ छोड़ दिया। बिक्री कर्मचारी केवल खाली घूर सकते हैं, सोच सकते हैं, एक और व्यावसायिक सौदा चला गया है। हालांकि लिन वानिकिंग उन्हें भविष्य में फिर से जांच करने के लिए नहीं कहेंगे, जो अच्छी खबर है। सुशियामिंदी कई रियल एस्टेट एजेंसियों के साथ कोर्ट क्षेत्र में स्थित है। उन्हें कुछ ही मिनटों में एक मिला। उनके उद्देश्य को समझाने के बाद एजेंसी के कर्मचारी सभी उज्जवल मुस्कुराए। कोई समस्या नहीं है, हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और दूसरे हाथ की संपत्तियों के स्वामित्व को स्थानांतरित करने में पेशेवर हैं। हालांकि ये भी एक भुगतान सेवा है, इसलिए हमें एक निश्चित एजेंसी शुल्क लेने की आवश्यकता है। क्या ये ठीक है? लिन वानिकिंग ने पूछा। कितना? रियल एस्टेट एजेंट, आमतौर पर यह घर की कुल कीमत का 3% है, लेकिन चूंकि आप सिर्फ औपचारिकताओं से गुजर रहे हैं, आप केवल 1.5% चार्ज कर सकते हैं। 1.5%। हालांकि यह संख्या बड़ी नहीं है क्योंकि घर की कुल कीमत अधिक है। ये 56 मिलियन युआन के आधार पर गणना होने पर 840,000 युआन है। औपचारिकताओं के साथ मदद करने के लिए 840,000 युआन को चार्ज करना वास्तव में अपमानजनक है। लिन वान ने बिल को सुझाने के बाद उसने कहा 840,000, आप बहुत अधिक चार्ज कर रहे हैं। यह केवल एक बिंदु है। एजेंट ने शर्मिंदा होने का नाटक किया और कहा, एक बिंदु? ये हमारी लागतों को भी कवर नहीं करता है। ये सिर्फ एक औपचारिकता है, लेकिन एक गारंटी है। अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो हम आपको क्षतिपूर्ति करेंगे। यह आप दोनों के लिए एक गारंटी है। लिन वानिकिंग एक नुकसान में थोड़ा था। जो मे ने ली को देखा और कहा, भाई, हमें क्या करना चाहिए? वे इतना शुल्क लेते हैं। ली ने एजेंट को देखा और हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आप एक अंक चार्ज करने में कठिन समय बिता रहे हैं। एजेंट लड़की ने कहा, बेशक, हम वास्तव में एक बिंदु पर पैसे खो रहे हैं। बस इसे दोस्त बनाने के रूप में सोचें, मैं इसे आपके लिए एक बिंदु के लिए करूंगा। एक अंक भी 560,000 है। ली ने कहा, कोई जरूरत नहीं है। ये देखकर कि आप इतनी मुश्किल स्थिति में हैं और अभी भी नुकसान कर रहे हैं, मैं आपके लिए मुश्किल नहीं बनाऊंगा। चलो चलते हैं। ली दो सुंदरियों के साथ छोड़ने वाले थे। ये देखते हुए कि 560,000 युआन उन्होंने जो पेशकश की थी वह नाली के नीचे जाने वाला था, एजेंट अचानक चिंतित हो गए। उनके प्रबंधक आए बार और कहा, भाई, हम आपके लिए मुश्किल
नहीं करेंगे, एक बिंदु, कोई समस्या नहीं है। ली यी, नहीं धन्यवाद, मैंने अपना दिमाग बदल दिया। 1000 युआन, क्या आप इसे करना चाहते हैं? $1000, भाई तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। एक अंक 1000 युआन कैसे बन गया? ली यी, क्या आप इसे करना चाहते हैं? एजेंसी प्रबंधक की अभिव्यक्ति बार बार बदल गई और आखिरकार उन्होंने कहा, नहीं। ली यी, ठीक है, अलविदा। ली यी ने उन तीनों को छीन लिया। कई एजेंट पीठ में कोस रहे थे, आप बेवकूफ हैं जो आपके लिए $1000 के लिए करेंगे। उन्हें इसे करने का अधिकार न दें और उन्हें खुद जोखिम उठाने दें। ली यी ने दो सुंदरियों को बाहर लाने के बाद उन्होंने सीधे टैक्सी ली। लिन वानिकिंग ने घबराकर पूछा, क्या आप औपचारिकताओं से नहीं जा रहे हैं? ली यी, हाँ, चलो इसे तुरंत करते हैं। लिन वानिकिंग, लेकिन हमें अभी तक एक एजेंट नहीं मिला है। ली यी, हम अब हाउसिंग एक्सचेंज में जा रहे हैं और जब हम वहां पहुंचेंगे तो हमारे पास होगा। लिन वानिकिंग, वास्तव में? ली यी, बेशक। ली यी इतना निश्चित था क्योंकि उसे घर खरीदने का अनुभव था। विज्ञापन, पिछली बार जब वे माउंटेन सिटी में थे तो ली यी ने जो लुओक्सी को 80 मिलियन युआन की कीमत में एक विला खरीदा था। जब वह स्वामित्व को स्थानांतरित करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में गया तो उसने किसी को उसके लिए ऐसा करने के लिए पाया और कीमत बहुत सस्ती थी और यह 500 युआन के लिए किया गया था। इसके अलावा एक एजेंट के बिना भी ली यी मोटे तौर पर इस प्रक्रिया को जानता है। ये बस थोड़ा अधिक समय लगता है। 10 मिनट बाद तीनों एक्सचेंज में पहुंचे। निश्चित रूप से एक्सचेंज के प्रवेश द्वार पर कई लोगों ने सभी से पूछा कि अगर उन्हें एक एजेंट की आवश्यकता है तो वे सभी से मिले। सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने में कितना खर्च होता है? ली यी ने पूछा। एक एजेंट के रूप में काम करने वाली एक लड़की ने जवाब दिया, भाई ये बहुत सस्ता है, केवल 500 युआन करेंगे। ली यी, ठीक है, तो तुम जाओ, चलो स्वामित्व स्थानांतरित करते हैं। लिन वानिकिंग दंग रह गया। जो मैं भी हैरान था। ली यी ने वास्तव में केवल एक एजेंट खोजने के लिए 500 युआन खर्च किए। एजेंट 560,000 चाहता है। अंतर बहुत बड़ा है, क्या यह विश्वसनीय है? लिन वानिकिंग और जो मेई दोनों थोड़े भ्रमित थे। प्रवेश करने के बाद एजेंट बहुत कुशल था। एक नंबर लेने से लेकर फॉर्म भरने तक, प्रक्रियाओं को संभालने, करों का भुगतान करने और प्रमाण पत्र प्राप्त करने तक हर कदम मेरे लिए स्पष्ट था और मैं कहीं भी व्यर्थ नहीं गया। एजेंट ने ली यी और लिन वानिकिंग को देखा और कहा, आमतौर पर बोलते हुए, आप स्वामित्व स्थानांतरित करने से पहले 30% डाउन पेमेंट का भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद आप बाकी प्रक्रियाओं के माध्यम से जा सकते हैं। ली यी ने कहा, परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस उसे पूरी राशि स्थानांतरित करूंगा। एजेंट ने घबराकर कहा, भाई यह असंभव है। अगर प्रक्रिया के दौरान कुछ भी गलत हो जाता है तो नुकसान अपरिवर्तनीय होगा। नुकसान? ये दूसरों के लिए एक नुकसान हो सकता है लेकिन ली यी के लिए नहीं। वह सीधे सिस्टम के पैसे खर्च करता है और उसे अपनी बाध्य वस्तु में स्थानांतरित करता है, इसलिए कभी कोई नुकसान नहीं होगा। ली यी ने लिन वानिकिंग को देखा और कहा, मिस, ईमानदार होने के लिए चाहे कितना भी प्रचार ऑनलाइन हो, मैं अभी भी आप पर विश्वास करता हूँ। मैं आपको तुरंत पैसे स्थानांतरित कर दूंगा। मुझे अपना कार्ड नंबर भेजें। लिन वानिकिंग दंग रह गया। ली यी खुद पर बहुत भरोसा करता है। ये 56 मिलियन है। क्या वह मजाक कर रहा है? ठीक है, धन्यवाद, चिंता मत करो, मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। लिन वानिकिंग ने पहले ही मूल रूप से योजनाबद्ध की तुलना में 26 मिलियन अधिक बेच दिया था। इस तरह के एक शानदार खरीदार से फिर से मिलना उसके लिए असंभव होगा। वह संभवतः अपने शब्द पर वापस कैसे जा सकती है? लिन वानिकिंग ने तुरंत WECH80 के माध्यम से कार्ड नंबर भेजा। ली यी ने अपने मोबाइल फोन पर काम किया और ट्रांसफर थोड़े समय में सफल रहा। पिछले नंबर 5689 के साथ आपके बैंक कार्ड को 56 मिलियन युआन का हस्तांतरण मिला। लिन वानिकिंग ने अपने फोन पर शेष राशि की जांच की और पाया कि पैसा वास्तव में आ गया था। लिन वानिकिंग दंग रह गया। एजेंट लड़की भी हैरान थी। अच्छा, काम 56 मिलियन, उन्होंने कहा कि उन्होंने इसे स्थानांतरित कर दिया। क्या यह 1000 युआन को स्थानांतरित करने से आसान है अपने आप को? यह आदमी जो मुझसे थोड़ा छोटा है वह बहुत आकर्षक है। इस बारे में सोचते हुए लिन वानिकिंग की ली यी के प्रति अनुकूलता फिर से बढ़ गई। विज्ञापन, कब्जा लक्ष्य लिन वानिकिंग, अनुकूलता जोड़ 10, कब्जा लक्ष्य लिन वानिकिंग, अनुकूलता जोड़ 10, वर्तमान अनुकूलता 60 अंक। हालांकि लिन वानिकिंग को बहुत शर्म महसूस हुई। वह मुझसे छोटा है, मैं इस तरह के जंगली विचार कैसे कर सकता हूँ? लिन वानिकिंग, नहीं, ओह, वह मुझ में दिलचस्पी नहीं ले सकती है, इसलिए मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगा? कैसे बेशर्म। लिन वानिकिंग ने विवादित महसूस किया। इसकी तुलना में जो मेई ली यी के व्यवहार के बारे में थोड़ा शांत था, जो पहले पैसे का भुगतान करने के बाद संपत्ति को स्थानांतरित करने के व्यवहार के बारे में था, क्योंकि वह जानती थी कि उसका भाई हमेशा उदार था। ली यी का पैसा आ गया है, इसलिए लिन वानिकिंग स्वाभाविक रूप से प्रक्रियाओं के साथ अधिक सहयोग करेगा। पूरी प्रक्रिया में 1 घंटे से भी कम समय लगा और सभी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से पूरी हो गईं। जो मेई को एक नया संपत्ति प्रमाण पत्र मिला और उसका नाम उस पर लिखा गया था। वह बहुत उत्साहित थी। भाई ली यी ने वास्तव में मेरे लिए एक घर खरीदा। क्या ये हमारे भविष्य के जीवन की तैयारी है? ये सोचकर जो मेई की ली यी के प्रति अनुकूलता फिर से बढ़ गई। कब्जा लक्ष्य जो मेई, अनुकूलता जोड़ 1, वर्तमान अनुकूलता 94 अंक। ये कहते हुए कि हालांकि जो मेई ने ऐसा सोचा था वह निश्चित नहीं थी। भाई ली यी इतना बकाया है, उसकी एक प्रेमिका होनी चाहिए, है ना? क्योंकि वह और ली यी इतने कम समय के लिए एक दूसरे को जानते हैं, वह नहीं जानती कि क्या उसका शिनचेन में एक साथी है। जो मेई ने महसूस किया कि जब भाई ली यी माउंटेन सिटी लौट आए तो उन्हें उनसे मिलने और पहाड़ के शहर में अपनी स्थिति के बारे में जानने के लिए कुछ समय लेना होगा। वास्तव में ली यी ने जो मेई पर एक घर खरीदने के लिए 56 मिलियन युआन खर्च किए। लिन वानिकिंग के लिए ली यी ने उसे खर्च करने के लिए एक पैसा भी नहीं दिया। ये देखकर कि ली यी बहुत उदार थी और उसके पास बहुत संतुलन था, लिन वानिकिंग ली यी से पूछना चाहता था कि क्या वह एक खरीदना चाहता था, क्योंकि उसके पास अभी भी 3 घर थे। लिन वानिकिंग ने ली यी के पास आया और पूछा, छोटे भाई, मेरे पास बीजिंग में 3 और घर हैं, क्या आप जाना चाहते हैं और एक नजर रखना चाहते हैं? ली यी ने अपनी भौहें उठाई। लिन वानिकिंग को घर बेचने के लिए इतना क्यों जुनूनी है? आपने कितने सेट छोड़े हैं? ली यी ने संदेह से पूछा। लिन वानिकिंग, ये 3 सेट है। ली यी, केवल 3? यदि आप उन सभी को बेचते हैं तो आप कहाँ रहेंगे? लिन वानिकिंग, मैं सिर्फ एक घर किराए पर ले सकता हूँ। आपके पास एक घर है लेकिन आप इसमें नहीं रहते हैं, इसलिए आप इसे बेचते हैं और एक किराए पर लेते हैं। कुछ छिपा होना चाहिए। ली यी ने कहा, मैं इस पर विचार कर सकता हूँ, लेकिन मैं असली कारण जानना चाहता हूँ कि आप घर क्यों बेच रहे हैं। लिन वानिकिंग ने अपने होठों को शुद्ध किया, एक पल के लिए सोचा, उसका मन बना लिया और कहा, ठीक है, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपको इसे मेरे लिए गुप्त रखना होगा। कोई बात नहीं। ली यी ने एजेंट को एजेंसी शुल्क स्थानांतरित करने के बाद उन्होंने जो मेई को एक्सचेंज हॉल में एक बेंच पर बैठने के लिए आराम करने के लिए कहा, जबकि वह और लिन वानिकिंग चीजों पर चर्चा करने के लिए दूसरी तरफ गए। जो मेई बहुत अच्छी तरह से व्यवहार और समझदार था। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। विज्ञापन,